अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो टॉप राइट में आपको लिंक मिल जाएगा। शाओडे के फोन कॉल सुनने के बाद वूचैन ने फिलहाल शावी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन कल उसे शंघाई जाना ही पड़ेगा। बैठा हुआ काम करते वक्त वो सोचने लगा कोई अमीर आदमी शावी के पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। उसके दिमाग में हजारों पॉसिबिलिटीज आने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात सही लग रही थी वह ये थी, लिन शेंगजोंग के पीछे कोई ताकत है और वो है शिंग फैमिली। लगता है उनका बैकग्राउंड बिल्कुल आम नहीं है। कल शंघाई जाके इस मामले को जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। अगले दिन शंघाई में शाओडे की कंपनी के डॉर्मेट्री में वूचैन सीधा शावी के रूम में घुस गया। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने छेड़ते हुए पूछा, तो मेरी लेडी ने सब कुछ पैकिंग कर ली, लिंगजॉन से मिलने के लिए रेडी हो? वूचैन की बात सुनकर शावी थोड़ी हिचकिचा गई। मैं कल रात मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। इतना बोलते उसकी आवाज भर आई, थोड़ी नाराजगी और उदासी के साथ बोली, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ देने का फैसला कर लिया था, लेकिन तुम, अगर उस दिन सब कुछ हो गया होता तो आज इतनी परेशानी ही नहीं होती। मैं बस अच्छी एक्टिंग करना चाहती हूँ और एक शांत जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्या ये इतना मुश्किल है? यह कहकर उसने हिम्मत जोड़ते हुए अपना कोट उतार दिया और पक्के इरादे से बोली, बॉस प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपकी औरत बनना चाहती हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि ऑथर ने हमें इस हिस्से में नजारे देखने का मौका नहीं दिया। वूचैन उसके पास आया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शावी क्या अच्छी एक्टिंग करने के लिए जरूरी है कि तुम मेरी ही औरत बनो? चाहे तुम लिंगजोंग के साथ जाओ या उस थर्ड यंग मास्टर के साथ, क्या वो तुम्हें एक्टिंग नहीं करने देंगे? शावी ने गुस्से और शर्म के भी जवाब दिया, वो लोग चेयरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, आप उनसे 100 गुना ज्यादा हैंडसम हैं। और जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मैं आपको एडमायर करती हूँ। पिंक में जो आपने टीवी पर किया था उसके बाद तो मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगी, इसलिए अगर बात आपकी हो तो मैं तैयार हूँ। वूचैन उसके एक्सप्रेशन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। एडमायर करना अलग बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शावी ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरे पास एक्टिंग का टैलेंट है, बस मुझे दूसरों से 5 या 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं जरूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लूंगी। चेयरमैन समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सबसे पहले मुझे अपनी रोजी रोटी और करियर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद ही मैं प्यार के बारे में सोच सकती हूँ। वूचैन ने पूछा, अच्छा अगर तुम मेरे साथ आ गई तो शाओडे के काम का क्या प्लान है? शावी ने तुरंत जवाब दिया, अगर छोटा सा गोल बोलूं तो सबसे पहले मैं सुपरस्टार टाओ मैनिंग को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनते ही वूचैन की आंखें बदल गई, वो हैरान रह गया। टाओ मैनिंग को पीछे छोड़ना सिर्फ एक छोटा सा गोल है? आखिर टाओ मैनिंग देश की सबसे बड़ी ट्रैफिक सुपरस्टार्स में से एक थी। वूचैन ने दोबारा शावी को गौर से देखा, उसे लगा जैसे उसके अंदर फ्यूचर की एक बड़ी सुपरस्टार की झलक दिख रही हो। फिर उसने मनी मन सोचा, लगता है चार्मिंग लड़कियों के सामने मेरी रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत कम है, लेकिन अभी मैं इसे कोई नई आइडेंटिटी नहीं दे सकता। कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और नई मूवी खराब कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छे इंसान वाले अंदाज में ब्रदर वू ने शावी का कोट उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया और फिर बोला, शावी अगर तुम वाकई अपने सपने के लिए मेहनत करना चाहती हो तो नई मूवी रिलीज होने के बाद मैं तुमसे अपना वादा जरूर पूरा कराऊंगा। ये सुनकर शावी बहुत खुश हो गई। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, सच में? वूचैन ने उसे सिर से पैर तक देखा और बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, जल्दी से कपड़े पहन लो, चलो लिंगजोंग से मिलने चलते हैं। तभी शावी को एहसास हुआ कि वो अभी भी सिर्फ अपनी 2 पीस बिकनी में खड़ी बात कर रही थी। वो शर्मा गई, पर कपड़े पहनने से पहले वो भागकर वूचैन के पास आई और उसे प्यार से गले लगाकर बोली, चेयरमैन अगर दूसरों के सामने अगर मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनकर एक्टिंग करनी है तो वो बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। इसलिए शावी ने खुद ही वूचैन की गर्दन पर एक हिकी बना दिया। वूचैन ने मनी मन सोचा, ये लड़की कितनी तेज और चालाक है, अब मैं मना भी कैसे करूं? उसने भी शावी को अपनी भाव में ले लिया। कुछ देर बाद दोनों आराम से चलकर ओल्ड मैन लिन के सामने पहुंच गए। दोनों को इतना क्लोज देखकर और उनके गले पर निशान देखते ही रूम में मौजूद हर इंसान सन रह गया। सब बिल्कुल शॉक में थे। आखिर ओल्ड मैन लिन ने चुप्पी तोड़ी, मिस शाओ क्या आप वाकई मिस्टर वू की वुमन हैं? उधर गुई रूबो का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वो मनी मन घबरा कर सोच रहा था, ओ नो, कल तो मैं लगभग अपनी होने वाली भाभी को ही बेचने वाला था। शांत रहे गुई रूबो, नॉर्मल बिहेव कर, शायद ब्रदर वो को कुछ पता नहीं होगा। वूचैन आराम से सोफा पर बैठ गया। उसने आवाज लगाई, शाओडे इधर आओ। उसने अपना बायां हाथ शाओडे के कंधे पर रखा और दायां हाथ शावी के कंधे पर, फिर लिनजॉन की तरफ देखकर बोला, लिनजॉन सीधी बात करता हूँ, ये कंपनी इन दोनों लड़कियों के लिए बनाई गई है, मूवी बनाना भी सिर्फ इन्हें खुश रखने के लिए है। इतनी सी बात भी तुम समझ नहीं पाए और अपने पीछे कौन खड़ा है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। वूचैन की बात सीधा निशाने पर लगी। ओल्ड मैन लिन ने हैरान होकर बोला, पीछे? किसके पीछे मिस्टर वो, आप क्या कहना चाहते हैं? वूचैन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो, तुम लोग जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। लिनजॉन आप निकल जाओ, दरवाजा राइट साइड पर है, तुम्हें छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन लिन गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसके पास चुपचाप वहां से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रूम में मौजूद सब लोग शॉक में वूचैन को देख रहे थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या मिस्टर लिन शियांग फैमिली से हैं? तभी वूचैन ने सच बताया, लिंगजोंग सिर्फ शिया फैमिली का एक मोहरा है। हम पहले भी उनके कुछ मोहरों से निपट चुके हैं, जैसे रियल एस्टेट वाले शी ब्रदर्स।
अब सबकी बातें एकदम क्लियर होने लगी। शाओडे हैरानी से बोली, शी ब्रदर, मिस्टर वो मतलब शिया फैमिली बदला ले रही है। अब मामला और भी सीरियस हो चुका था। वूचैन ने समझाया, शी ब्रदर्स का बैकर पहले वाला चेयरमैन था, लेकिन उसके पीछे भी शिया फैमिली ही थी। पर शंघाई रियल एस्टेट सिर्फ शंघाई में ही काम करती थी, उनका स्केल बहुत छोटा था, उनके लिए इन्वेस्ट करने लायक नहीं था। लेकिन इस बार शिया फैमिली का असली टारगेट शावी है, क्योंकि हमारी फिल्म कंपनी उनके सबसे बड़े बिजनेस के लिए खतरा बन चुकी है। एक्चुअली हिजोंग मीडिया की रिसोर्सेज भी शिया फैमिली ही देती है। इंटरनेट पर जो पॉपुलर शो चल रहे हैं उनमें भी उनका ही पैसा लगा हुआ है। अगर लुई फैमिली पॉलिसी रिसोर्सेज की सबसे बड़ी ताकत है, तो शिया फैमिली फिल्म रिसोर्सेज की सबसे बड़ी ताकत है। टाओ मैनिंग इतने सालों से सिर्फ कमर्शियल करती रही, सिर्फ एक ही मूवी की थी, क्योंकि ब्रदरली हमेशा मस्ती में रहते थे, इसलिए वो शिया फैमिली के लिए कभी थ्रेट नहीं बनी। लेकिन अब टाओ मैनिंग और शावी एक साथ नई मूवी करने वाले हैं, और एन मैंगलैन के इंटरफियर करने की वजह से हिजोंग मीडिया और शिया फैमिली दोनों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब तो सीधा कई कंपनीज के बीच जंग शुरू हो गई थी। शाओडे बोली, तो वो मुझे टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए फिल्म बनाना और मुश्किल हो जाए। सच में ये लोग हर तरीका ट्राई कर रहे हैं। शावी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पिछली बार लुई फैमिली प्रॉब्लम बन गई थी, और अब शिया फैमिली। क्या मुझे कभी चैन से जीने नहीं मिलेगा? वूचैन आराम से कुर्सी पर टिक गया और मुस्कुरा कर बोला, इसी वजह से तो मजा आता है। जो तूफान आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, आने दो। फिर सीन चेंज हुआ। पिंगो घबराया और बोला, अब क्या करें? हॉट सर्च देख लीजिए, टॉप 10 में से 7 टॉपिक्स हमारे बारे में, और हेडलाइंस भी कितनी बकवास है। मिस्टर वो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंटरनेट वाले बहुत ही रूथलेस हैं। शाओडे गुस्से में बोली, ये लोग कितने घटिया बातें लिख रहे हैं, शी फैमिली से भी ज्यादा बेशरम है। वूचैन ने मुस्कुराकर शावी से पूछा, डर लग रहा है? शावी ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वूचैन मुस्कुराए, गुड, अभी जितना बड़ा तूफान होगा बाद में उतना ही बड़ा पलटवार होगा। ये कहकर वूचैन ने अपना फोन निकाला और चिंगी को कॉल लगाया। आज इंटरनेट पर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में बहुत बातें चल रही हैं। थर्ड यंग मिस्ट्रेस, क्या तुम आज मुझसे मिल सकती हो? उधर चिंगी लॉलीपॉप का एक कश लेते हुए बोली, तुमने जो 2 कंडीशंस प्रॉमिस की थी अभी तक उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई, और फिर भी मुझसे मदद मांग रहे हो। वो आसानी से मानने वाली नहीं थी। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसने कहा मेरे पास नहीं है? थर्ड यंग मास्टर की सारी फोटोज आज ही इंटरनेट से गायब हो जाएंगे, और डोंग फैमिली का मैटर भी लगभग सेटल हो चुका है। बस थर्ड यंग मिस्ट्रेस को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, उसके बाद लुई ग्रुप के 30% प्रॉफिट आसानी से तुम्हारे हाथ में होंगे। ये ऑफर काफी टेम्पटिंग था। चिंगी बोली, मिस्टर वो, अगर ऐसा है तो मेरे छोटे भाई का मैटर तुम्हारे हवाले। कॉल खत्म होते ही वूचैन ने पेंगी की तरफ देखा, मैं डॉक्यूमेंट्स बाद में भेज दूंगा, सब कुछ बहुत ध्यान से करना। आज हम हॉट सर्च में नंबर 7 पर है ना, कल मैं चाहता हूँ पूरी हॉट सर्च सिर्फ हमारी हो। सीधा ट्रेंड डोमिनेट करना था, पेंगी कॉन्फिडेंस के साथ बोला। ठीक है, बस देखते जाइए, मैं कब से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही इंटरनेट पर नई खबर फैल गई। एक नेटिजन बोला, अरे कल वाली हॉट सर्च देखी तुमने? दूसरा बोला, हाँ, लेकिन आज तो पूरा मामला उल्टा हो गया। पहला बोला, और सुना, जिस आदमी का नाम आ रहा था उसने खुद सब रूमर्स डिनाई कर दिया। सच में पूरा गेम पलट चुका था। स्कूल के स्टूडेंट भी इस ड्रामा को बड़े ध्यान से फॉलो कर रहे थे। ब्लैक कपड़े वाला लड़का बोला, भाई पिछले 2 दिन से चल रहा है, ये जबरदस्त गॉसिप फॉलो कर रहा है क्या? येलो कपड़े वाला लड़का बोला, मुझे गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो विक्टिम वाली शॉर्ट ड्रामा रिलीज हुई है वो बहुत ही मस्त है। इस वक्त वूचैन के घर पे पेंगी भागते हुए एक्साइटमेंट में आया। ब्रदर वो, आप तो कमाल हो, आपका प्लान परफेक्टली सक्सेसफुल हो गया। आज सबसे ज्यादा सर्च होने वाले सारे टॉपिक्स हमारे कंट्रोल में हैं। सब लोग खुशी से झूम उठे, जीत का माहौल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गुइरुबो एक चार्ट लेकर आया और बोला, सब लोग ये देखो, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी शॉर्ट ड्रामा की व्यूअरशिप रॉकेट की तरह बढ़ रही है। शाओडे शॉक होकर बोली, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ आधे दिन में हमारे व्यूज पहले से 5 बिलियन ज्यादा बढ़ गए। ये सुनकर वूचैन ने अपनी दोनों लड़कियों को गले लगा लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जैसे मैंने कल कहा था, जब सिचुएशन रिवर्स होगी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि अगले 2 दिन में हमारे व्यूज 3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई। उनके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं थे। वूचैन ने शावी की तरफ देखते हुए कहा, शावी ये तो सिर्फ शुरुआत है। शावी खुशी से बोली, बॉस मैं नई मूवी में और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। वूचैन ने मुस्कुरा कर कहा, शिया फैमिली 2 बार फेल हो चुकी है। वो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं मेहनत पर भरोसा करता हूँ। 3 बार से ज्यादा उन्हें मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसने प्यार से शाओडे की तरफ देखकर कहा, ज्यादा टेंशन मत लो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शाओडे ने मीठी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी। वूचैन ने सबकी तरफ देखकर कहा, सब लोग अगले 2 दिन अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओ। जैसे ही टाओ मैनिंग यहाँ पहुंचेगी, हमारी नई फिल्म की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। मुझे अभी कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद वूचैन ने टुको को फोन लगाया, मैडम टुको, हेलो, क्या मैं वाकई बच नहीं सकता? क्या आप आज रात शंघाई नहीं आ सकती? टुको ने मीठी आवाज में जवाब दिया, तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, मुझे ये आइडिया काफी पसंद आया, वही मिलते हैं। कॉल खत्म होते ही वूचैन सोचने लगा, आज डोंगचंग भी शंघाई में है, आज रात मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। आखिर डोंग फैमिली हिशिनशिन की लीनिएज की जीत या हार की सबसे बड़ी की है, उन्हें दुश्मन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए।
फिर सीन चेंज हुआ और वूचन ने ओल्ड फैटी डोंगचंग से मीटिंग अरेंज कर ली। ओल्ड फैटी थोड़ा हैरान होकर बोला, आज दोपहर फोन तुमने किया था, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों आए? मुझे लगा मैं मैडम टुको से मिलने आ रहा हूँ। वूचन मुस्कुरा कर बोला, टेंशन मत लीजिए, वो भी आ जाएगी, लेकिन बॉस डोंग टुको किसी और को पसंद करती है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप उन्हें परेशान मत कीजिए। ये सुनते ओल्ड फैटी नाराज होकर जोर से बोला, तुम होते कौन हो? अब मेरी पर्सनल लाइफ भी तुम ही डिसाइड करोगे। वूचन शांत आवाज में बोला, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस इंसान को वो पसंद करती है वो मैं हूँ। अब बताइए, क्या मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए? ओल्ड फैटी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, तुम पागल हो। तभी मैडम टुको बिल्कुल किसी परी की तरह वहाँ आ पहुंची। उसे देखते ओल्ड फैटी एक्साइटमेंट में चिल्लाया, मैडम टुको, क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? टुको उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर हैरान हो गई। हाँ मिस्टर डोंग। वूचन ने तुरंत बीच में बोल दिया, डायरेक्टर डोंग, मैं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तब टुको ने बात संभाली, मिस्टर डोंग प्लीज गुस्सा मत होइए, अगर कोई बात है तो आराम से बैठकर बात करते हैं। टुको की बात सुनकर ओल्ड फैटी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने धीरे से पूछा, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? वूचन ने जेंटलमैन की तरह चेयर खींचकर टुको को बिठा दिया, फिर बोला, ये सच है कि टुको मुझे पसंद करती, लेकिन मेरे और उसके बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त या फिर छोटी बहन की तरह देखता हूँ। और वैसे भी बॉस डोंग ने उस पर इतना पैसा खर्च किया कि वो सीधा मना करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये सुनकर टुको के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन आ गई। बस एक बात छोड़कर उसे दोस्त और छोटी बहन वाला हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उधर ओल्ड फैटी का चेहरा एकदम बदल गया, वो बिल्कुल चुप हो गया। वूचन ने बात आगे बढ़ाई, बॉस डोंग, आपकी फैमिली भी है और आप टुको के लिए डिवोर्स भी नहीं लेंगे। मेरी नजर में आप किसी अमर प्रेम की तलाश में नहीं है, आप बस एक अलग कल्चर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ये कहकर उसने 2 और जापानीज लड़कियों की फोटो दिखाई, फिर बोला, टुको का लुक बस आपके टाइप से मैच करता है, उसमें कोई यूनिक बात नहीं है। जापान में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, जैसे रिंका कावाशिमा या इरिचा, मैं चाहूँ तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवा सकता हूँ। उन्हें परसू करना टुको के मुकाबले 1000 गुना आसान होगा। टुको चुपचाप बैठी ओल्ड फैटी के लिए ड्रिंक डाल रही थी, लेकिन इस वक्त ओल्ड फैटी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वूचन ने अपना ग्लास उठा और बोला, डायरेक्टर डोंग, हम सब बड़े लोग हैं, इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। अचानक ओल्ड फैटी खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, आज के बाद मैं टुको को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, जो कहना था कह दिया, गुड बाय। जैसे वो जाने लगा, वूचन ने उसे रोक दिया, रुकिए डायरेक्टर डोंग, मैं आपसे एक और बात करनी है। ओल्ड फैटी हैरान होकर मुड़ गया, अब क्या बात करनी है? वूचन ने बोला, हमारी कंपनी की शॉर्ट ड्रामा आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है और टॉम एनी के साथ मिलकर कुछ नए ड्रामास भी शुरू होने वाले हैं, उनकी शूटिंग भी जल्दी शुरू होगी, तो सोचा क्या बॉस डोंग भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? ओल्ड फैटी ने शक भरी नजर से पूछा, क्या आसमान से भी कभी मुफ्त में लड्डू गिरते हैं? वूचन मुस्कुरा कर बोला, मैं बस बॉस डोंग से दोस्ती करना चाहता हूँ। ओल्ड फैटी ने हैरानी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने टुको वाली बात पर मुझे नाराज कर दिया और अब सिर्फ दोस्ती के लिए मुझे इतना पैसा कमाने का मौका दे रहे हो? वूचन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, कैसे इंसान होते हैं जो मुश्किल वक्त में दोस्त की मदद ही नहीं करे? बॉस डोंग, आपके मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हैक हो चुकी है, जैसे ये डाटा लीक होगा 4 मेजर फैमिलीज आपको तुरंत बाहर निकाल देंगे और उसके बाद आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा। ओल्ड फैटी ने शक भरी नजर से पूछा, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन तुम इसका फायदा उठाने के बजाय मुझे पैसे कमाने का मौका देने आए हो? ये बात तो हजम नहीं हो रही। जहाँ इतना फायदा हो वहाँ कोई ना कोई हिडन मोटिव जरूर होता है। वूचन जोर से हंस पड़ा, ठीक है, ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डायरेक्टर डोंग के हैक होने की स्टोरी हैकर कम्युनिटी में काफी फेमस हो चुकी है। यह कहकर उसने अपना फोन निकाला, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया है, बॉस डोंग इसे यूज करके देख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी हैक नहीं होंगे। सच में, पहले खुद किसी को हैक करो और फिर उसी को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेच दो, ये भी कमाल का बिजनेस मॉडल था। ओल्ड फैटी ने पूछा, तुम मेरी इंसिडेंट को यूज करके अपनी सॉफ्टवेयर की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो? वूचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। एक्सीडेंट के बाद डायरेक्टर डोंग ने जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर चूज किया वो इंडस्ट्री में टॉप सीक्रेट बात बन जाएगी। मार्केट नेचुरली मेरे सॉफ्टवेयर पर ध्यान देगा और फिर वो अच्छे प्राइस पर बिकेगा। ओल्ड फैटी हंसकर बोला, मतलब जो पैसा तुम शॉर्ट ड्रामास में इन्वेस्ट करवा रहे हो, असल में उसे अपनी एडवर्टीजमेंट खरीद रहे हो? वूचन मुस्कुरा कर बोला, आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं सिर्फ बॉस डोंग से दोस्ती कर रहा हूँ। ओल्ड फैटी जोर से हंस पड़ा, उसने ग्लास टकराया और बोला, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे ऐसे ही लोग पसंद है, इतनी बड़ी मेहरबानी को मना करना मुश्किल है। आज से डोंगचंग तुम्हारा दोस्त हुआ। 3 घंटे बाद डोंगचंग के जाने के बाद रूम में सिर्फ टुको और वूचन ही बचे थे। टुको ने मौका देखकर अपना कोट उतारा और अपने कोलोसल ट्विन टावर्स दिखाए और प्यार से कहा, तुमने उसी का डाटा चुरा लिया और फिर उसी को लेक्चर भी दे दिया, सच में तुम बहुत बड़े विलन हो। वूचन ने सीधा पूछा, टुको, क्या तुम मुझे डोंगचंग की इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? टुको ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा, तुमने पहले कहा था काम खत्म होने के बाद मैं जो चाहूंगी वो करोगे। वूचन ने शांत अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मैंने भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब बॉस डोंग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ना ही शॉप में इतना पैसा उड़ाएंगे। मेरे हिसाब से हिसाब बराबर हो गया। टुको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला और प्यार से कहा, वूचन, क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो?
वूचैन ने उसे प्यार से अपनी भाव में लेते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हारे लिए सही वक्त है, इंतजार करना ही बेहतर होगा। तुको को लगा कि उसके हाथ थोड़े ज्यादा ही एक्टिव हो रहे थे और उसने बड़ी ही दिलचस्पी से जवाब दिया, तुम्हें डर नहीं लगता कहीं मैं भी तुम्हारी तरह चालाक बनकर डोंगचैन की इन्फॉर्मेशन ना दूं? वूचैन हल्का सा मुस्कुरा दिया, टुको ऐसा कभी नहीं करेगी, वैसे भी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, तुम्हारे बिना भी मुझे उसे हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बार कोई उसे इतना आसानी से आउटस्मार्ट कर गया था, लेकिन टुको बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, वो बस मुस्कुरा कर बोली, वूचैन तुम वाकई बहुत डेंजरस हो, एक ऐसे बैड बॉय जिसका चार्म इग्नोर करना मुश्किल है। वूचैन बिना कुछ और किए रूम से बाहर निकल गया, जाते जाते हाथ हिलाकर बोला, मैं चलता हूँ, ये रूम तुम्हारा है, आराम करना, अगली बार फिल्म मिलते हैं। बाहर निकलते उसके फोन पर कॉल आया, कॉल टैंगशिंग बाओ का था। उसने धीरे से कहा, मास्टर। वूचैन ने फोन उठाया, हाँ। टैंगशिंग बाओ बोला, मेरे सेकंड अंकल की इंटरनल इंजरीज है, पूरे दिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वूचैन ने जवाब दिया, अच्छा कोइंसिडेंस है, मुझे भी उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद वूचैन बोबा टी की एक क्रेट और ग्रिल स्क्विकर्स लेकर पहुंच गया। हंसते हुए बोला, मैं जल्दी में निकला था, सबके लिए कोई खास गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया। ओल्ड टैंग ने कंसर्न के साथ पूछा, शावू इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, वैसे तुम आजकल लुई फैमिली के काफी करीब दिख रहे हो, क्या चल रहा है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि टोंग फैमिली और लुई फैमिली के बीच जंग होने वाली है? वूचैन बैठ गया और बोला, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ? हमारी कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट लुई फैमिली की थर्ड मिस से हुआ था और लगभग 1 महीने पहले हमने उसके साथ थोड़ा कोऑपरेशन शुरू किया। ओल्ड टैंग हैरान होकर बोला, मतलब वॉर खत्म हो गई? वूचैन ने सिर हिला दिया, नहीं, लू फैमिली की दोनों बेटियों के बीच जो सीक्रेट बैटल चल रही है वो हमारी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। ओल्ड टैंग ने याद करते हुए कहा, कैपिटल वाली लड़ाई के वक्त लुई फैमिली एक मजबूत किले की तरह थी, लेकिन 20 साल बाद वक्त बदल चुका और जीत का पलड़ा धीरे धीरे टोंग फैमिली की तरफ आ रहा है। वूचैन ने बोबा टी का एक घूंट लिया और बोला, सच कहूं तो लुई फैमिली की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है। फिर उसने ओल्ड टैंग को मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बता दी। लुई फैमिली उस प्रोजेक्ट के 30% प्रॉफिट चाहती है, लेकिन डोंग फैमिली इतना बड़ा फायदा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मेरी नजर में डोंग फैमिली जरूर दोनों यंग लेडीज के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में हाथ डालेगी और लुई फैमिली को अंदर से डिवाइड कर देगी। उसके बाद ली फैमिली और टोंग फैमिली को बहुत कम रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। सबसे अच्छा होगा अगर कमजोर थर्ड मिस चिंगी को इंचार्ज बना दिया जाए, तब उसके पास हमारे साथ कोऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और धीरे धीरे लुई फैमिली के सारे रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ओल्ड टैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर लुई फैमिली वाकई वही करे जो वूचैन कह रहा है तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है वूचैन, तुम बस अपना प्लान आगे बढ़ाओ और टैंग फैमिली की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर एक और काम है बॉस टैंग, मुझे एक ऐसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी चाहिए जिसकी बिजनेस कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो, जो मेहनती लोगों से भरी हुई हो और टनल्स, ब्रिजेस और पोर्ट बनाने का एक्सपीरियंस रखती हो। ओल्ड टैंग ने तुरंत जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा। ये सुनकर दोनों ने अपने ग्लासेस टकरा और साथ में चीयर्स किया। अगले दिन लिरुबी के विला में अभी नींद से उठी शाओशिया जामाई लेते हुए नीचे आई। जैसे उसने वूचैन को देखा वो थोड़ी शर्मा गई और बोली, अरे ब्रदर वो आप कब आए? वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अभी, मैंने कॉल भी किया था लेकिन देखा तुम अभी भी सो रही थी, इसलिए जगाए नहीं, सोचा थोड़ी देर और आराम कर लो। फिर मजाक में बोला, लगता है पिछले 2 दिन इतना ड्रामा देखकर मिस शिया भी थक गई है। वूचैन ब्रेकफास्ट बनाते हुए पूछने लगा, वैसे डिंगलोंग आजकल डोंगाई में है, उससे तुम और बेबी शिनशिन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शाओशिन मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, हम दोनों बाहर घूमने गए थे, पूरी रात बहुत एंजॉय किया, हम दोनों बहुत खुश हैं। वूचैन हंस पड़ा, अच्छा चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। वूचैन को अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते देखकर शाओशिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, यह एहसास कितना खूबसूरत है। खुशी में उसने वूचैन को प्यार से गले लगाया और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करते हुए बोली, थैंक यू टीचर वू। इतने में एम्प्रेस लिरुबिंग वहां आ गई। दोनों को इतना क्लोज देखकर उसने हल्की सी खांसी की, फिर थोड़ा ताना मारते हुए बोली, लगता है इस बार मेरे डार्लिंग काफी ओबीडिएंट निकले। उसकी बात का मतलब बिल्कुल क्लियर था, वूचैन ने प्रॉमिस किया था कि वो टाइम पर घर लौटेगा और अगर फिर चुपके से बाहर घूमता मिला तो फिर उसकी खैर नहीं। वूचैन मुस्कुराकर बोला, लिरुबिंग यह हमारा प्रॉमिस था, मैं जो बोलता हूँ वो उसे जरूर निभाता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बालकनी में बैठकर ठंडी हवा के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे। लिरुबिंग बोली, आखिर डिंगलोंग चला गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसने कहा, ब्रेकफास्ट के बाद सुशिनियन से मिलने चलते हैं। वूचैन भी मुस्कुराकर बोला, लिरुबिंग हम सच में कनेक्टेड है, मैं भी वही सोच रहा था। कुछ देर बाद लिरुबिंग वूचैन को लेकर सुशिनियन के रूम में पहुंची। जैसे ही सुशिनियन ने वूचैन को देखा वो बिना पजामे बदले ही भागकर बाहर आ गई। खुशी से उसने कहा, अभी आखिर आप वापस आ गए? वूचैन हैरान होकर बोला, है सुशिनियन अब यही शिफ्ट हो गई? लिरुबिंग मुस्कुराकर बोली, तुमने उसे पूछा भी नहीं क्यों? वूचैन की लापरवाही देखकर सुशिनियन ने हल्का सा मुंह फुला लिया, फिर धीरे से बोली, मुझे लग रहा था जैसे तुमसे हजारों सालों की जुदाई हो गई हो, हर रात तुम्हारे बिना बहुत लंबी लगती थी, मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े पहनकर और उनकी खुशबू महसूस करके ही थोड़ा बेहतर फील करती थी।
ये सुनते ही वूचैन तुरंत उसके पास गया। उसने सुशिनिन को जोर से गले लगा लिया और प्यार से बोला, पगली। सुशिनिन की आंखों से आंसू निकल आया। वो धीरे से बोली, अभी मैंने आपको बहुत मिस किया, प्लीज अगली बार हमें इतने दिन तक अकेला मत छोड़ना। लगता था वूचैन को भी एहसास हो गया था कि इतने दिन घर से दूर रहना सही नहीं था। उसने तुरंत कहा, ठीक है अब ऐसा नहीं होगा। तभी टियान टियान रूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। वो मुंह फुलाकर बोली, अरे अरे हमारे बिग बैड वुल्फ को घर का रास्ता याद आ ही गया। पता है सुशिनिन का वेट घटकर 56 किलो रह गया है। वूचैन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर बोला, 1 महीने में हमारी टियान टियान कितनी बड़ी हो गई। टियान टियान शर्मा कर बोली, ऑफ कोर्स सुशिनिन आपको इतना मिस कर रही थी कि ऑलमोस्ट टूट ही गई थी, लेकिन वो काम में भी बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने उसका थोड़ा वर्कलोड शेयर कर लिया। वूचैन ने कहा, काम की बात चली रही है तो सब लोग ये मेरा प्लान देख लो। ये सुशिनिन और वू फैमिली के बीच एक ऑपरेशन प्लान है। हम अलग अलग देशों के रॉयल फैमिलीज के लिए स्पेशल ज्वेलरी सप्लाई करेंगे। उसे सुनते ही ल्यूरुबिंग थोड़ी नाराज हो गई। उसने पूछा, क्या वूरैंग को पैसे कमाने में हेल्प करना ही काफी नहीं था, अब तुम सुशिनिन को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो। साफ था ल्यूरुबिंग को सुशिनिन का उस औरत के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वूचैन ने प्यार से समझाया, स्वीटहार्ट इससे सुशिनिन और जिनफू को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। सुशिनिन ने सीधा पूछा, अभी अगर मैं ये करूंगी तो क्या मुझे आपसे ज्यादा मिलने का मौका मिलेगा। वूचैन मुस्कुराकर बोला, शायद। ये सुनते ही सुशिनिन खुश होकर बोली, ठीक है मैं मान गई। ल्यूरुबिंग कुछ कहने वाले थे कि वूचैन तुरंत उसके पास गया और उसे गले लगा लिया और प्यार से मनाते हुए बोला, मैं ये सब डिंग फैमिली को गिराने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें नाराज करने के लिए नहीं। ल्यूरुबिंग ने थोड़ा नखरा दिखाया, फिर टॉपिक बदलते हुए बोली, लेकिन इसे टियान टियान का वर्कलोड और नहीं बढ़ेगा, अभी तो वो सुशिनिन से सीखने ही शुरू किया है। टियान टियान खुशी से सुशिनिन को गले लगाती हुए बोली, कोई बात नहीं सिस्टर ल्यूरुबिंग, अब हम सब एक दूसरे से और ज्यादा मिल पाएंगे, मुझे तो यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। ल्यूरुबिंग ये देखकर थोड़ी हैरान रही। उसने मन ही मन सोचा, लगता है हम वाकई एक फैमिली बन गई हैं। वूचैन के साथ इतनी बड़ी फैमिली में रहने का ख्याल आते ही उसके गाल हल्की सी शर्म से लाल हो गए। और ये तो बस शुरुआत थी, अभी शावडे और शावी भी इस फैमिली का हिस्सा बनना बाकी थी। वूचैन थोड़ा पास आया और प्यार से पूछा, क्या सोच रही हो स्वीटहार्ट, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया। ल्यूरुबिंग अभी भी नए घर के बारे में सोच रही थी। वो इमेजिन कर रही थी कि अब सब सिस्टर्स एक ही फैमिली बनकर साथ रहेंगी। तभी चिंगी का फोन आ गया। वूचैन ने कॉल उठाया, हेलो थर्ड मिस, कोई जरूरी बात है। दूसरी तरफ चिंगी बोली, ये बात फोन पर डिस्कस करना कन्वीनियंट नहीं है, तुम्हें एक बार मूड वापस आना पड़ेगा। वूचैन अभी 1 महीने बाद घर लौटा ही था और देखते ही देखते उसे दोबारा अपनी वाइफ को छोड़कर जाना पड़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मामला खत्म नहीं होता मैं इसे थोड़ा और डिले कर देता हूँ। पहली बात, मुझे ये कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताने हैं, और दूसरी बात, जितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी मेरे लिए इंटरवीन करना उतना ही आसान होगा। अगले दिन थर्ड मिस चिंगी के विला में जैसे ही वूचैन वहां पहुंचा, चिंगी ने नाराजगी से कहा, अब आने की याद आ गई, 1 हफ्ता और डिले कर देते, अगर तुम 2 दिन और लेट होते तो शायद हमें मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके चेहरे पर टिपिकल यंग मिस वाला गुस्सा और जिद साफ दिख रही थी। वूचैन बस मुस्कुरा दिया, फिर मजाक में बोला, मैंने पहले ही कहा था थर्ड मिस, एक लॉलीपॉप जला लीजिए, आराम से बैठकर बात करते हैं। उसका शांत एटीट्यूड देखकर चिंगी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, फिर वो सीधा बिजनेस पर आ गई। मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट में मेरे हस्बैंड वाला मैटर सॉल्व होने के बाद उनकी पोजीशन पहले की तरह स्टेबल हो गई, लेकिन जो काम तुम और सिस्टर इन लॉ ने उन्हें दिया था वो लगभग रुक चुका है, और वैसे भी तुम्हें ऑस्ट्रिया का एक ट्रिप करना ही पड़ेगा। वूचैन हंसकर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता, लुई फैमिली की इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें एक आउटसाइडर को बता रही हो। चिंगी ने लॉलीपॉप बुझाते हुए कहा, सबसे पहले एक बात जान लो, मेरा बड़ा भाई यानी एल्डेस्ट यंग मास्टर, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन वो लुई फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए बाहर वाले उनकी पोजीशन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे बड़े भाई की कंडीशन अचानक खराब हो गई और ऑस्ट्रिया वाले ऑफिस में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सेकंड मास्टर ने फॉरेन फोर्सेस के साथ मिलकर पावर ग्रैब करना शुरू कर दिया है, कितने बेशरम है। वूचैन ने तुरंत कहा, लगता है मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट फेल होने का गुस्सा भी उसी में निकाला जा रहा है, इसलिए थर्ड मिस ने मुझे स्पेशली बुलाया है। असल में तुम मेरे पीछे खड़ी ली और वू फैमिली की स्ट्रेंथ यूज करना चाहती हो, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि सिर्फ उसके पीछे ही फॉरेन सपोर्ट नहीं है। ये सुनते ही चिंगी चुप हो गई। उसने सिर्फ वूचैन की तरफ देखा, साफ था उसने उसकी बात बिल्कुल सही पकड़ ली थी। वूचैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये काम करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थर्ड मिस इस बार मेरी कंडीशंस भी सुन लो। चिंगी ने मजबूरी में कहा, ठीक है बताओ, देखते हैं इस बार तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं। वूचैन शरारती मुस्कान के साथ बोला, मेरी कंडीशन है मुझे तुम चाहिए थर्ड मिस। ये सुनते ही चिंगी नाराज होकर बोली, बेशरम। वाह गाइस, अगर स्वैग चाहिए तो वूचैन जैसा। वूचैन तुरंत हंस पड़ा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम दोनों इतने क्लोज है, हर बात में इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है, और बाकी बातों की चिंता मत करो, मैं किसी का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन थर्ड में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी भी मामले में कॉन्फिडेंस लैक नहीं करता।
चिंगी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है पहले मिशन की बात करते हैं। लैब पोर्ट और लैब सिटी को जोड़ने वाली ब्रिज प्रोजेक्ट कुछ कॉम्प्लिकेटेड रीजंस की वजह से रुक गई है। हमें उसे दोबारा शुरू करना है और टाइम पर कंप्लीट भी करना है। ये मिशन पिछली बार से भी ज्यादा मुश्किल है और इस बार का फॉरेन कंट्री में है, तो क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? वूचैन ने पूछा, डिटेल्स में बताओ। चिंगे ने समझाया, लोकल गवर्नमेंट के लीडर्स पैसा बर्बाद कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। एक एथनिक ग्रुप भी इकट्ठा होकर प्रोजेक्ट में रोज ट्रबल क्रिएट कर रहा है। पोर्ट से कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने वाली सारी रोड्स तोड़ गई है। इंजीनियर्स इतने परेशान हो चुके कि लगभग सामान बांधकर घर लौटने वाले हैं। ये सब सुनकर वूचैन के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। इंटरेस्टिंग, ठीक है मैं समझ गया। फिर उसने कहा, और हाँ, डोंग फैमिली को खत्म करने की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड मिस, आप वो फैमिली को लेकर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट के प्रमोशन प्रोसीजर हैंडल कीजिए और मेरे वापस आने का वेट कीजिए। चिंगे हैरान होकर बोले, हैं तुम्हारा वापस आने का वेट? किस बात का वेट? वूचैन खड़ा हुआ और शरारती अंदाज में हंसकर बोला, थर्ड मिस अभी तुम्हारे रिएक्शन देखने लायक है। ही 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 ही। उसकी बात सुनते ही चिंगी को वूचैन की पहली वाली कंडीशन याद आ गई। उसका हमेशा वाला ठंडा एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसकी जगह शर्म और झिझक आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन सिर्फ अटक कर रह गई। वूचैन तुम कितने बेशरम हो। विला से बाहर निकलने के बाद वूचैन ने अपने भाई ली राउटाई को फोन लगाया। ली राउटाई आजकल कैसे हो? ली राउटाई ने बेचैनी से जवाब दिया, भाई बाहर छुपकर रहना बहुत बोरिंग है, मत पूछो। वैसे बताओ मुझे किस बात के लिए कांटेक्ट किया? वूचैन ने इंस्ट्रक्शन दिया, लाउडा और बाकी ब्रदर्स को कॉल करो, सब स्किल्ड लोगों को साथ लेकर मेरे साथ ऑस्ट्रिया चलो। ये सुनते ही ली राउटाई एक्साइटमेंट से भर गया। वो तुरंत बोला, ठीक है ब्रदर इन लॉ, ये तो कमाल की बात है। अगले दिन वूचैन, लाउडा और ली राउटाई ऑस्ट्रेलिया के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। ली राउटाई ने हैरानी से पूछा, ब्रदर इन लॉ आप हमें सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों ले आया? हम यहाँ क्या करने वाले हैं? वूचैन मुस्कुराकर बोला, बस मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा, पहले अंदर चलते हैं। कुछ देर बाद वूचैन ने एक बड़े से गोल दरवाजे पर नॉक किया। हेलो, मैं वूचैन हूँ, नया प्रोजेक्ट लीडर। क्या यहाँ के सारे लोकल वर्कर्स घर वापस चले गए हैं? दरवाजा खुला, अंदर से एक बहुत खूबसूरत सावली लड़की बाहर आई। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मिस्टर वो, मेरा नाम ले है। जब चाइनीज इंजीनियर्स वापस चाइना चले गए तो वर्कर के पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए सब लोग घर चले गए। वूचैन ने तुरंत कहा, अगर अभी तुम फ्री हो तो फिलहाल मेरी असिस्टेंट बन जाओ। नए इंजीनियर्स 3 दिन के अंदर एक एक करके आ जाएंगे। तब तक वर्कर्स को इन्फॉर्म कर दो कि 3 दिन बाद सब लोग वापस काम पर आ जाएं। ले खुश होकर बोली, सच? ठीक है मैं सबको बता दूंगी। वूचैन ने आगे कहा, अब हम उस ट्राइब के पास जाएंगे जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम मेरी ट्रांसलेटर बन सकती हो। ये सुनकर ले थोड़ी हिचकिचाई और बोली, जोंग के ट्राइब से पंगा लेना आसान नहीं है। फिर सब लोग उस ट्राइब की तरफ निकल पड़े। ले अभी भी थोड़ी परेशान लग रही थी। ली राउटाई हंसकर बोला, अरे जब ब्रदर इन लॉ हमारे साथ है तो डर किस बात का? एक ट्राइब क्या 10 ट्राइब भी आ जाए, ब्रदर इन लॉ सब हैंडल कर लेंगे। 2 घंटे बाद सब लोग ट्राइब के बेस पर पहुंच गए। सबको लगा था कि यहाँ लोग बस भाले या तीर कमान लेकर घूमते रहेंगे, लेकिन असली सीन देखकर सब लोग हैरान रह गए। हर आदमी के हाथ में बड़े वाले लॉलीपॉप्स और दूसरे मॉडर्न लॉलीपॉप्स थे। ली राउटाई धीरे से बोला, ब्रदर इन लॉ ये लोग बड़े लॉलीपॉप लेकर घूम रहे हैं और इन्हें ट्राइब बोलते हैं। ये ट्राइब कुछ ज्यादा ही अजीब है। बेस के बीच में एक बूढ़ा चीफ्टन बैठा हुआ था। उसने वूचैन की बात सुनने के बाद कहा, ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए वो छोटी रोड्स दोबारा खोलनी होंगी? नहीं, उन रोड्स की वजह से हमारी 10 से भी ज्यादा ट्राइब्स के पानी का रास्ता बंद हो गया है। अब उन्हें कई घंटे का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। आना जाना मिलकर 10 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। ली राउटाई ने मजाक करते हुए कहा, इतनी सारी वाइव्स हैं, लगता है दिन भर काफी बिजी रहते होंगे। वूचैन ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। ली राउटाई थोड़ा पेशेंस रखो। फिर उसने चिफ्टन की तरफ देखकर कहा, तो असली प्रॉब्लम पानी है। अगर बस इतनी सी बात है तो हमारे इंजीनियर्स आपके लिए वेल्स खोद देंगे। हमारे इंजीनियर्स के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। ओल्ड चिफ्टन ने सिर हिला दिया। मैंने पहले भी उन इंजीनियर्स को कहा था, लेकिन हमारी ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करने वाला और क्वालिफाइड इंसान उन्हें मिला ही नहीं। वूचैन ने पूछा, क्वालिफाइड उसका मतलब? बुढ़े चिफ्टन ने समझा, यह जमीन हमारे देवताओं की कृपा से पवित्र है। जो भी इस जमीन पर काम करेगा उसे देवताओं का चुना हुआ बहादुर होना चाहिए। हमारी परंपरा के मुताबिक जो आदमी बिना किसी हथियार के शेर को हरा दे, सिर्फ वही देवताओं का असली योद्धा माना जाता है। ये सुनते ही ली राउटाई धीरे से बोला, ऐसा इंजीनियर तो पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बुड्ढे ने शायद किसी हीरो की कहानी देख ली है। लाउडा भी धीरे से बोला, शेर को हरा भी दिया तो उसका कुआं खोदने से क्या लेना देना? वूचैन मुस्कुरा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट रोकने का बहाना है, मैं हैंडल कर लूंगा। यह कहकर वूचैन ने अपना क्लोक उतार दिया। उसकी मजबूत बॉडी देखकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने जोर से कहा, चीफ मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दी से अरेंजमेंट कीजिए। ओल्ड चिफ्टन ने मनी मन सोचा, अगर इस लड़के को मरना ही है तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। वूचैन ने फिर कहा, चीफ अगर देवताओं का चुना हुआ योद्धा चैलेंज पास कर ले तो क्या बीच के सारे फॉर्मेलिटी स्किप किया जा सकता है? मैं तुरंत वेल्स खुदवाना शुरू करवा दूंगा और बदले में आपको हमारे प्रोजेक्ट के रास्ते की सारी रुकावटें हटानी होंगी। ओल्ड चिफ्टन थोड़ा असहज होकर बोला, ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन होती है, जितने अधिकार मिलते हैं उतनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, सोच समझकर फैसला लेना। वूचैन ने सामने खड़ी 3 लड़कियों की तरफ उंगली करते हुए कहा,
अच्छा, मतलब मैं उनमें से किसी को भी चूज कर सकता हूँ? तो फिर मैं उसे चूज करता हूँ। उसने सीधा मिन की तरफ इशारा कर दिया। ये देखते ही ओल्ड चिफ्टन की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर दूसरे एल्डर के साथ जाकर धीरे धीरे बात करने लगा। वूचे ने हैरानी से ले से पूछा, ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कहीं कोई फॉर्मिडल रिचुअल या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? ले ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ऐसी बात नहीं है मिस्टर वू, आपने अभी जिस लड़की को चूज किया है वो चीफ की बेटी है। ये सुनते ही वूचन एकदम पीछे उछल गया। लाउडा और ली राउटा दोनों बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। ली राउटा के दिमाग में तुरंत अजीब अजीब सीन्स चलने लगे। उसने इमेजिन किया चैलेंज खत्म होने के बाद वूचन चीफ के बेटी से शादी कर लेता है। चीफ के बेटी वूचन से कहती है, ओ ब्रेव चैलेंजर, मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर कुछ साल बाद दो छोटे बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और बोलते हैं, हेलो अंकल टाई। ये सोचते ली राउटा ने अपना सिर पकड़ लिया। ब्रदर इन लॉ, आपकी चॉइसेस को समझना मेरी बस की बात नहीं है। कुछ देर बाद एल्डर के साथ बात करने के बाद ओल्ड चिफ्टन वापस आया और बोला, अगर तुम मेरी बेटी को चूज करते हो तो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वूचे ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? ओल्ड चिफ्टन ने समझाया, पुराने जमाने में हमारी फैमिली को चीफ इसलिए चुना गया था क्योंकि हम सबसे बेहतरीन शिकारी थे। हम पूरे ट्राइब के लिए बहुत सारा शिकार लेकर आते थे, लेकिन हजारों सालों में वो स्किल धीरे धीरे कम हो गई। इसलिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें एक बार में 5 पंचों को मारकर दिखाना होगा। वूचे ने बिना सोचे जवाब दिया, समझ गया, लेकिन टाइम बचाने के लिए जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ दर्जन कबूतर खरीद लेता हूँ और यही सबके सामने अपनी स्किल दिखा लेता हूँ। ओल्ड चिफ्टन हंस पड़ा, अच्छा है, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, ठीक है। 1 घंटे बाद वॉरियर चैलेंज की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ली राउटा ने पूछा, ब्रदर इन लॉ रेडी हो? वूचे ने मुस्कुराकर अपनी स्किल्स दिखाना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपना हथियार घुमाया। इतनी स्पीड और कंट्रोल देखकर सब लोग हैरान रह गए, ये मेरा पहला तरीका है। फिर उसने धनुष उठाया। हम लोग एक बार में 1 तीर चलाते हैं, लेकिन मैं एक साथ 3 तीर चलाता हूँ। 3 तीर एक साथ निकले, बिल्कुल किसी लेजेंडरी हीरो की तरह। ये मेरा दूसरा तरीका है। फिर वूचे ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे गोली की तरह चला दिया। एक ही बार में चैलेंज कंप्लीट हो गया। कबूतर एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। फिर वूचे ने मुस्कुराकर पूछा, बस या फिर कोई और तरीका भी दिखाना है? ओल्ड चिफ्टन अब सच में उसकी स्किल देखकर डर गया था। वो जल्दी से बोला, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। वूचे ने तुरंत कुछ स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया। कल तुम सब मेरे साथ मिलकर कुआं खोदोगे। अगले दिन जब कुआं तैयार हुआ और उसमें से पानी निकला तो पूरा ट्राइब खुशी से झूम उठी। पानी आ गया, सच में पानी आ गया, अब हमें दूर दूर तक पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा। ली राउटा हैरानी से बोला, ब्रदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ये सब भी कर लेते हैं। ये सब कब सीखा? तभी ले भागती हुई वहाँ आई। उसने घबरा कर कहा, मिस्टर वू, सिटी गवर्नमेंट ने अभी नोटिस भेजा है, हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के कई पार्ट स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। वूचन बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, चलो ली राउटा, हम लीडर से मिलने चलते हैं, और हाँ, मुझे तुमसे थोड़ी एक्टिंग भी करवानी है। ली राउटा थोड़ा हैरान होकर बोला, मुझसे? ब्रदर इन लॉ, मुझे क्या करना होगा? वूचन सिर्फ मुस्कुरा दिया, बाद में पता चल जाएगा। लाउडाओ ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, सब लोग कुएं की सिक्योरिटी करो, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर वो लगभग 500 ब्रदर्स को लेकर वही तैनात हो गया। थोड़ी देर बाद वूचन सिटी के सीनियर लीडर से मिलने पहुंच गया। वो अंदर जाकर बोला, हेलो लीडर्स, मैं ब्रिज प्रोजेक्ट का नया इंचार्ज हूँ। एक बुढ़ा लीडर ठंडे अंदाज में बोला, डॉक्यूमेंट सबमिट करने तो पब्लिक अफेयर ऑफिस जाओ, यहाँ क्यों आए हो? वूचन ने सीधी बात की। उसने बिना घुमाए अपना फोन निकाला और बोला, लीडर, क्या यहाँ पहले से सब कुछ इतना ही केयरलेस तरीके से हैंडल होता है? हमने अभी प्रोजेक्ट संभाला ही था और इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आ गई, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। ये बोलते हुए वो फोन स्क्रॉल करने लगा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, मिल गया, सेकेंड यंग मास्टर लुई और डिंग फैमिली के बीच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखते ही बुढ़ा लीडर घबरा गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांसफर? वूचन ने फोन थोड़ा उसकी तरफ घुमा दिया और बोला, मैं एक इंटेलिजेंस मर्चेंट हूँ। बिजनेसमैन की हर मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। डार्क वेब और हैकर वर्ल्ड में भी मेरी काफी कनेक्शंस हैं। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो पिछले 10 सालों का आपका पूरा हिस्ट्री भी निकाल सकता हूँ। यह सुनते बुढ़ा लीडर का सारा एटीट्यूड हवा हो गया। अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वूचन ने आराम से हाथ उठाया और बोला, रिलैक्स, मैं यहाँ धमकी देने नहीं आया, मैं तो बस कॉपरेशन की बात करने आया हूँ। वूचन ने फिर अपना सिग्नेचर चिकन लूरिंग वाला ट्रिक यूज किया और कुछ और लोगों को भी फंसा लिया। जब उसने देखा कि सामने वाले उसकी बात मान गए तो वूचन बोला, सबसे पहले तुम्हारे अकाउंट की सिक्योरिटी बहुत वीक है। हाँ, अगर अकाउंट हैक हो गया तो इतनी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अपग्रेड करने आया हूँ, जिससे तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और अगर बाद में तुम्हारा कोई पैसा भी डूब गया तो उसका कॉम्पेंसेशन मैं दूंगा। और वैसे भी मेरे साथ काम करोगे तो सिर्फ और ज्यादा पैसा ही कमाओगे। साइड में बैठा ली राउटा मनी मन सोचने लगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे ब्रदर इन लॉ के चिकन लूरिंग स्किल इतने नेक्स्ट लेवल होंगे। पहले लोगों को हैक करो, फिर उन्हीं को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेचो, ये सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ ही कर सकते हैं। वूचन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ली राउटा, लीडर को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रिनोवेशन प्लान दिखाओ।
बस ब्रिज प्रोजेक्ट स्मूथली शुरू हो जाए, फिर मैं सिटी सेंटर वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा, और अगर बनने के बाद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में दिक्कत आई तो उसमें भी मैं मदद करूंगा। ये सुनते ही बुढ़ा लीडर हैरान होकर बोला, क्या फ्री? सच में फ्री में? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल, रेनोवेशन और सारी मॉडिफिकेशंस फ्री होंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझे 4 फ्लोर्स 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री लीज पर दोगे। मैं लास वेगस में सबसे हाई एंड क्लब बनाऊंगा। वूचैन ने कहा, ली राउटर, लीडर को हमारे क्लब के ऑपरेशन के ऑडियो वीडियो दिखाओ। इसके बाद ली राउटर ने क्लब का प्रमोशनल वीडियो चला दिया। ली राउटर समझाते हुए बोला, हमारे यहाँ वेस्टर्न और चाइनीज दोनों स्टाइल्स अवेलेबल है, ताकि डोमेस्टिक से लेकर फॉरेन कस्टमर्स तक सबको पसंद आए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्लासिकल चाइनीज स्टाइल है, खासकर फुल बॉडी मसाज और लाइट लग्जरी वर्जन वाला मीट फॉरेस्ट और वाइन पूल। सब कुछ देखने और सुनने के बाद ओल्ड लीडर बार बार तारीफ करने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमारे लास वेगस को इसी तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। वूचैन ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखते हुए कहा, लगता है हमारी कोऑपरेशन की बात पक्की हो गई है। तो फिर लीडर प्लीज प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने वाले अप्रूवल पर साइन कर दीजिए। कुछ देर बाद एग्रीमेंट साइन हो गया और वूचैन और ली राउटर वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही ली राउटर ने पूछा, ब्रदर इन लॉ, क्या शुरू से आपका प्लान था कि मैं यहाँ क्लब चलाऊं? वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं है, ब्रिज प्रोजेक्ट में भी तुम्हारी जरूरत है, और वैसे भी मुझे चाइना में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, मैं हमेशा के लिए लास वेगस में नहीं रुक सकता। ली राउटर थोड़ा झिझक कर बोला, वैसे भी मैं काफी टाइम से चीजों से भाग रहा था, अगर यहाँ रहकर ब्रदर इन लॉ की हेल्प कर सकूं तो वही सही होगा। बस फिलहाल मैं कंट्री वापस नहीं जा सकता, डर लगता है कि वो हरामी डिंगलोंग फिर से आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। वूचैन शांत आवाज में बोला, डिंगलोंग वो मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। ली राउटर ने फिर भी कहा, मुझे डर है कि वो ब्रेनी से भी ज्यादा पागलपन दिखा सकता है। वूचैन बिल्कुल आराम से बोला, डोंट वरी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस पहुंचे तो वूचैन ने देखा कि ले उसका इंतजार कर रही है। वूचैन ने पूछा, ले तुम वापस यहाँ क्यों आई हो? ले थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, मिस्टर वो ओल्ड चिफ्टन और बाकी लीडर्स को पता चल गया कि आपने लीडर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वूचैन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कहीं फिर से उनकी कोई अजीब ट्रेडिशन तो शुरू नहीं हुई? ले ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, बात यह है कि वो समझते हैं कि आप बहुत महान इंसान है, इसलिए वो अपनी सारी बेटियों को यहाँ ले आए हैं, आप खुद देख लीजिए। ये सुनते ही वूचैन वहां पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल चुप रह गया। उसके सामने का नजारा कुछ ऐसा था, 3 सावले रंग की लड़कियां पूरी तरह खुली हुई थी, उनके शरीर कसे हुए और सुडौल थे। वूचैन ने मनी मन सोचा, इस ट्राइबल चिफ्टन का सोचने का तरीका तो सच में बहुत ही अजीब है। वूचैन ने ले से कहा, ले मेरी बात इन्हें ट्रांसलेट करके समझा दो। ले शर्माते हुए उन तीनों लड़कियों से बोले, मिस्टर वो कह रहे हैं कि फिलहाल वो तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले तुम सब चाइनीज सीखो ताकि बाद में सब उनसे नॉर्मल तरीके से बात कर सको। इसी बीच चाइना में शाओडे ने घबराहट में फोन किया, ब्रदर वो शियांग फैमिली फिर से गंदी चाल चल रही है। गुई रूबो ने भी तुरंत कहा, जैसे हमारा नया स्क्रिप्ट उनके पास किसी तरह पहुंचा, शियांग को उसका कंटेंट पता चल गया। अब वो भी बिल्कुल मिलती जुलती फिल्म बना रहे हैं ताकि हमारे साथ सीधा कंपटीशन कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीवी सीरीज नहीं, सीधा फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने 4th जनरेशन के रिटायर्ड लेजेंडरी डायरेक्टर को हायर कर लिया है। फिल्म को एक टॉप क्लास डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा और उसमें ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस लीड रोल निभाएंगी। शूटिंग लगभग 6 महीने चलेगी और साल के एंड में लूनार न्यू ईयर के टाइम पे रिलीज होगी। शाओडे घबरा कर बोले, अब हम क्या करें, हमारा तो लार्ज स्केल टीवी ड्रामा है, चाहे कितनी भी फास्ट शूटिंग करे कम से कम 10 महीने लगेंगे और ये अगले साल समर से पहले रिलीज नहीं हो पाएगा। वूचैन मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल पैनिक मत करो, मैं वापस आकर सब बताऊंगा। फोन रखने के बाद वूचैन ने ली राउटर से कहा, ली राउटर मुझे जल्दी चाइना वापस जाना ही पड़ेगा, इन लोगों को चाइनीज सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। टोंग फैमिली की प्रोफेशनल टीम 2 दिन में ब्रिज प्रोजेक्ट संभाल लेगी, तब तक तुम और ओल्ड लव प्रोजेक्ट पर नजर रखना, ध्यान रहे कोई आकर फिर से दिक्कत ना खड़ी कर दे। ली राउटर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ठीक है ब्रो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप आराम से घर जाओ, यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, कभी भी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना। एक दिन बाद बीजिंग में वूचैन सीधा लुई फैमिली की 3rd मिस चिंगी से मिलने पहुंच गया। वूचैन को इतनी जल्दी देखकर चिंगी मजाक में बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या लास वेगास में टिक नहीं पाए या ब्रिज इतनी जल्दी बन गया? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, 3rd मिस फिर से मजाक कर रही है, आप चाहे तो उधर का प्रोग्रेस खुद चेक कर सकती हैं। चिंगी ने आराम से लॉलीपॉप जलाई और बोली, कम से कम कंस्ट्रक्शन शुरू होने का वेट तो कर लेते हैं, इतना भी क्या जल्दी थी वापस आने की? वूचैन ने हल्का सा मुस्कुराकर उल्टा पूछा, आपको क्या लगता है? ये सुनते ही चिंगी थोड़ी हिचकिचाई और शर्मा गई। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती और मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस भी नहीं किया। वूचैन हंस पड़ा, 3rd मिस का रिएक्शन पिछली बार से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि एक बहुत जरूरी काम है जिसमें मुझे 3rd मिस की मदद चाहिए। वूचैन फिर से उसके करीब गया, धीरे से उसके कान के पास कुछ बोला और उसके हाथ भी हल्का सा छू लिया। चिंगी थोड़ी नर्वस हो गई, क्या देश में ऐसी घटनाओं का कोई उदाहरण ही नहीं है? वूचैन शांत आवाज में बोला, हमारे देश में इस तरह की चीज का पहले कभी एग्जाम्पल नहीं रहा, लेकिन अगर लुई फैमिली सपोर्ट करे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चिंगी ने चिंता से पूछा, क्या सच में इतना बड़ा स्टेप लेना जरूरी है?
वूचैन ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा, अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। चिंगी ने आखिरकार धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वूचैन मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो मैं अब शंघाई वापस जाकर मेन बिजनेस संभालता हूँ। वूचैन को जाते देख चिंगी का दिल अचानक बेचैन हो गया। उसके दिमाग में वूचैन के साथ गुजारे हुए पल बार बार याद आने लगे। उसने शर्माते हुए सोचा, मेन बिजनेस पहले संभालेगा, मतलब उसके बाद उसके पास मेरे साथ करने के लिए और भी कुछ प्लान्स हैं। क्या वूचैन वाकई बाद में मेरे साथ गुड्डा गुड्डी खेल खेलेगा? अगले दिन शंघाई में सुबह सुबह वूचैन सीधा अपनी प्यारी वाइफ एन मैंगलान के स्टूडियो पहुंच गया। जैसे एन मैंगलान ने वूचैन को देखा, वो अपनी फीलिंग्स रोक ही नहीं पाया और दौड़कर उसके गले लग गई। एन मैंगलान प्यार से बोली, वूचैन। वूचैन हंसी के साथ बोला, मैंगलान इस बार शायद तुम्हें मेरे लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्यार भरा सीन देखकर शावी, शावड़े और गुइरुबो तीनों एकदम स्टंट रह गए। तीनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सुपरस्टार एन मैंगलान असल में वूचैन की औरत है। गुइरुबो हैरानी से बोला, ब्रदर वो आप सीरियस हैं? एन मैंगलान हमारे प्रोजेक्ट में थर्ड फीमेल लीड का रोल करेंगी। एन मैंगलान थोड़ी हेजिटेंट होकर बोले, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, मुझे नहीं पता मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। वूचैन ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया, कोई बात नहीं, डायरेक्टर तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वैसे भी फिल्म की तीनों फीमेल कैरेक्टर्स तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी से काफी मिलती जुलती हैं। एन मैंगलान तुम्हें बस थोड़ा कम एक्सप्रेशन देने होंगे। ये सुनते ही पेंगी ने जोर से थम्स अप दिखाया। सिर्फ एन मैंगलान का एक्टिंग डेब्यूट ही पूरे इंटरनेट पर सेंसेशन क्रिएट कर देगा। ऊपर से वो थर्ड फीमेल लीड का रोल कर रही है। फिल्म की पॉपुलैरिटी और हाइप को कंट्रोल करने के लिए इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता। वाह क्या कमाल का प्लान है। वूचैन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सच कहो तो एन मैंगलान सिर्फ आइसिंग ऑन द केक है। हमारी फिल्म की असली बैकबोन शावी और टाओ मैनिंग की एक्टिंग होगी। सबको अपना पूरा फोकस इसी फिल्म पर देना होगा। शावी ने तुरंत सीरियस होकर जवाब दिया, समझ गई ब्रदर, वो मैं अपनी जान लगा दूंगी ताकि आपकी मेहनत कभी वेस्ट ना हो। वूचैन मुस्कुराकर बोला, लेकिन अगर हमें फॉरेन ऑडियंस को जीतना है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी भी थर्ड मिस का ही है। मिस चिंगी पूरे देश के बड़े टीवी स्टेशंस को कन्विंस करेगी कि हमारी सीरीज अमेरिकन ड्रामा मॉडल फॉलो करे। मतलब शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग एक साथ होगी। जिस वक्त एक एपिसोड शूट होगा उसी वक्त उसका टेलीकास्ट भी शुरू हो जाएगा। ये अजीब प्लान सुनकर सब लोग एकदम शॉक रह गए। क्या टीवी सीरीज की शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग एक साथ? ये भला कैसा पॉसिबल है? गुइरुबो जितना वूचैन के सीरियस एक्सप्रेशन को देखता गया उतना ही उसका चेहरा सरप्राइज से भर गया। एन मैंगलान भी इस अनयूजुअल प्लान को लेकर थोड़ी वरीड लग रही थी। वूचैन मुस्कुराकर बोला, ये सब थर्ड मिस हैंडल करेगी। हमें जो करना और जो हमें हर हाल में करना ही होगा वो ये है कि हर एपिसोड की क्वालिटी किसी मूवी के बराबर या उससे भी बेटर हो। वूचैन की कॉन्फिडेंट बात सुनकर तीनों का एक्सप्रेशन अलग अलग थे। शावी और शावड़े के चेहरे पर एक्साइटमेंट और सरप्राइज था, जबकि गुइरुबो अभी भी शॉक में था। एन मैंगलान ने धीरे से पूछा, वूचैन मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो और जो कहते हो वो करके दिखाते हो। सच कहो तो मुझे क्वालिटी की बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टाइम है। क्या इतने कम वक्त में ये सब सच में हो पाएगा? वूचैन ने उसे प्यार से गले लगा लिया और बोला, टेंशन मत लो एन मैंगलान। ये बात सुनते ही एन मैंगलान की सारी चिंता पल भर में गायब हो गया और वो आराम से उसकी भाव में सिमट गई। वूचैन ने मनी मन सोचा, 1000 सालों की रीइंकार्नेशन के दौरान इस स्क्रिप्ट को मैंने ना जाने कितनी बार डायरेक्ट किया है। आंखें बंद करके भी इसे बना सकता हूँ। इस बार असली मुश्किल शूटिंग नहीं बल्कि पोस्ट प्रोडक्शन है। फिल्म की क्वालिटी मूवी लेवल की होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम बहुत कम है। वूचैन ने सबकी तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सब लोग बस अपना अपना काम अच्छे से करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम आया, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कंप्यूटर जीनियस एन ह्युआंग, कंप्यूटर वर्ल्ड का अनडिफिटेड स्वॉर्ड्समैन। अगर वो हमारी टीम ज्वाइन कर ले तो ये सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये सोचते ही वूचैन ने तुरंत एन ह्युआंग को मैसेज भेजा, मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? कुछ ही देर बाद रिप्लाई आया, पहली बात मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात मैं ऑलरेडी दुनिया की नंबर 1 हूँ, कंपटीशन का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। तीसरी बात मुझे न्यूबीज के साथ खेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। वूचैन ने तुरंत जवाब दिया, चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी। वैसे ज़ेल्डा का 100% स्पीड रन देखना चाहोगी? मैसेज देखते एन ह्युआंग की आंखें फैल गई। क्या ये तो पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आधे घंटा फास्ट है। वूचैन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत एक फाइल भेजी और लिखा, बस मजे के लिए बनाया था, एक पुराने गेम के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, बताओ कैसे लगा। लगभग 20 मिनट तक फाइल देखने के बाद एन ह्युआंग का चेहरा पूरी तरह से शॉक से भर गया। उसने हैरानी में सोचा, मैंने इसे कोई नॉर्मल नूबी समझा था, ये तो हिडन एक्सपर्ट निकला। जो चीजें इसने किया उनमें से कुछ तो मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। वूचैन को जैसे पहले से पता था कि वो क्या सोच रही होगी। उसने फिर से मैसेज भेजा, तो एन ह्युआंग अब भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगी? एन ह्युआंग ने रिप्लाई किया, मैं तुम्हारे साथ गेम्स कैसे खेलूं? उसकी आंखों में सोच विचार साफ नजर आ रहा था। तभी वूचैन का एक और मैसेज आया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है उसके हिसाब से दुनिया समझती है कि तुम एक लड़के हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम असल में एक लड़की हो। बचपन से ही तुम्हारी कंप्यूटर स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि लोग तुम्हें कंप्यूटर फ्रीक और अजीब प्रोग्रामर कहकर बुलाते रहे। इतना सब होने के बाद भी तुम दुनिया की नंबर 1 बन गई, लेकिन आज भी तुम सिर्फ एक कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन और नेटवर्क केबल के पीछे छुपी हुई जिंदगी जी रही हो।
ये बातें सुनते एन युआंग का दिल धीरे धीरे हिलने लगा। वू चैन ने एक और मैसेज भेजा, अगर तुम मेरे साथ आई तो सबसे पहले मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी भी बोर या लोनली फील नहीं करोगे। तुम्हारी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हें सिर्फ इंटरनेट के पीछे छुपे हुए इंसान नहीं बल्कि रियल दुनिया में जीने वाले इंसान बनाऊंगा। एन युआंग के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं थी। ये उसके लिए पहली बार रियल दुनिया में कदम रखने का मौका था। लेकिन फिर भी उसने झिझक कर पूछा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, वैसे तुम हो कौन? वू चैन ने जवाब दिया, लगता है ऑनलाइन बात करके काम नहीं चलेगा, मिलकर फेस टू फेस बात करते हैं। एन युआंग ने तुरंत लिखा, क्या तुम पागल हो? क्या नेटवर्क केबल फॉलो करके मेरा घर आ जाओगे? वू चैन ने हंसी के साथ रिप्लाई किया, सच में? तो बताओ, डोर नॉक करूँ या सीधा विंडो से अंदर आ जाऊं? जैसे उसने मैसेज भेजा, नॉक नॉक नॉक, उसके घर का दरवाजा पर किसी ने नॉक किया। एन युआंग एकदम उछल पड़ी, अरे अरे, मैंने तो अभी पैंट्स भी नहीं पहनी, तुम चाहते क्या हो? ये बोलकर वह भागती हुई जल्दी से कपड़े पहनने लगी। जब वो वापस कंप्यूटर के पास आई, स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, दरवाजा खोलो और मैंने जो हेल्दी खाना ऑर्डर किया है उसे खा लेना, पूरा साल पिज्जा खा खा कर कब तक जिंदा रहोगी। एन युआंग शर्माते हुए बोली, तुमने मेरे घर में सर्विलेंस सिस्टम कब इंस्टॉल कर दिया? वू चैन हंस पड़ा, खुद ही तो तुमने अपने घर को स्मार्ट होम बना रखा है। जब हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी तो हैक होने का रिस्क भी रहेगा। और हैकिंग के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, मिलते हैं जल्दी पार्टनर। एन युआंग ने शर्मा कर तुरंत जवाब दिया, कौन तुम्हारा पार्टनर? मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती, बेशरम। लगभग 40 मिनट बाद वू चैन दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उसे देखते ही पूछा, मैंने जो खाना ऑर्डर किया था वो क्यों नहीं खा रही? क्या तुम्हें लगता है कि उसमें जहर है? फिर मजाक करते हुए बोला, जब मुझे तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है तो मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा? जब एन युआंग ने पहली बार वू चैन को सामने देखा तो वो कुछ पल के लिए बस उसे देखती ही रह गए। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इतना हैंडसम होगा। लेकिन अगले पल उसने खुद को समझाया, नहीं नहीं, अभी इस बेशरम पर क्रश करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तुम सच में रात के बीच मेरे घर आ गए? अभी तो कुछ ही मिनट्स पहले ऑनलाइन मिले थे। वू चैन ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया, हम दोनों फ्यूचर में पार्टनर्स बनने वाले हैं। नहीं पार्टनर्स नहीं, दोस्त। ये सुनते एन युआंग बिल्कुल चुप हो गए। उसके चेहरे पर परेशानी भी थी और हल्का सा शर्माया हुआ एक्सप्रेशन भी। तभी वू चैन की नजर उसके कैट ईयर हेडसेट पर पड़ी। वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे ये डिवाइस सही तरह से काम नहीं कर रहा, मैं अभी इसी वक्त इसे ठीक कर देता हूँ। वू चैन ने टूल बॉक्स निकालते हुए कहा, इतने सालों से तुम सोने के अलावा सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठी रही हो। शोल्डर्स और नेक पक्का दर्द करते होंगे और बिल्कुल स्टिफ हो गए होंगे। मसाज की जरूरत है, लेकिन तुम बाहर जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ प्रोग्राम्स लिखती रहती हो। प्रैक्टिकल स्किल तो काफी वीक है। सच कहो तो तुमने जो चीजें खुद से जोड़ जोड़ कर बनाई है उनका इतना अच्छा चलना भी सरप्राइजिंग है। एड्रेस बदलते एन युआंग ने प्यार भरे अंदाज में पूछा, अरे अभी तो हम पार्टनर्स और फ्रेंड्स थे, अचानक से मुझे सीनियर सिस्टर क्यों बुला रहे हो? कहीं कोई शरारत तो नहीं सोच रहे हैं? वू चैन मुस्कुरा कर बोला, ठीक हो गया, आओ पहनकर ट्राई कर लो। वू चैन ने खुद उसके लिए डिवाइस पहना दिया। एन मैंगलर हैरानी से बोली, तुमने कहा था ठीक करोगे और इतनी जल्दी हो भी गया, वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। वू चैन मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मशीन तो मशीन ही होती है, वो इंसान की जगह कभी नहीं ले सकती। अभी मेरी असली स्किल्स दिखाने का टाइम है। यह कहकर वू चैन ने अपनी शर्ट उतार दी। एन युआंग एकदम घबरा गई और शर्मा कर बोली, अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? वू चैन ने शांत होकर कहा, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया का एक नया एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। असली एंशिएंट मेरिडियन मसाज टेक्निक का मजा चखने दो। सीनियर सिस्टर, बेड पर लेट जाओ और बस रिलैक्स करो। एन युआंग उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, ये सीनियर सिस्टर क्या लगा रखा है? तुम आज अजीब ही बिहेव कर रहे हो। जैसे उसने देखा कि वू चैन का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो घबरा कर बोली, हाँ नहीं, क्या करने वाले हो तुम? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वू चैन ने प्रोफेशनल मसाज शुरू कर दिया। हर जगह जोर से प्रेशर देती एन युआंग के मुंह से निकल गया, आउच 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 आउच। रात की खामोशी में उसकी आवाज गूंज उठी। थोड़ी देर में एन युआंग पूरी तरह मसाज एंजॉय करने लगी। उसका पूरा शरीर पहले से बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस हो रहा था। जो सुकून उस मशीन से कभी नहीं मिला था, वो आज वू चैन के मसाज से मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। लगभग 1 घंटे बाद वू चैन ने मुस्कुरा कर पूछा, तो बताओ, नेटवर्क केबल के बाहर वाली दुनिया कैसे लगी? क्या आप समझ आए कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कोई प्रोग्राम कभी रिप्लेस नहीं कर सकती? एन युआंग ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, तो हम सिर्फ पार्टनर्स और फ्रेंड्स ही रहेंगे? मुझे तो लग रहा है तुम मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। ये सुनकर वू चैन जोर से हंस पड़ा। रियल वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सिंपल नहीं होती, उससे ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एन युआंग ने धीरे से कहा, फिलहाल ट्राई करके देखते हैं, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वू चैन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाकी डिटेल्स कल बताऊंगा। फिर सीन चेंज हुआ। लगभग 45 मिनट बाद वू चैन घर वापस आ गया। शावड़े खूबसूरत पजामास पहने शर्माते हुए उसके पास आए और धीरे से बोली, ब्रदर वू, मैं फिर से आपको परेशान करने आ गई। उसका शर्माया हुआ चेहरा देखकर वू चैन ने उसे प्यार से गले लगा लिया। वो बोला, शावड़े, शियांग फैमिली सिर्फ तुम्हें टारगेट नहीं कर रही, वो हमारी पूरी कंपनी को निशाना बना रही है। तुम और मैं अलग नहीं है, इसलिए इतनी दूरी मत रखा करो, ठीक है? शावड़े ने प्यार से सिर हिला दिया, ठीक है।
इसी प्यारे पल के बीच अचानक फोन बज उठा। वूचैन ने कॉल उठाया। हेलो सुशिनिन, इतनी रात को अभी तक जाग रही हो? फोन की दूसरी तरफ से सुशिनिन की घबराई हुई आवाज आई। अभी मैंने और सिस्टर वूरैंग ने तुम्हारी नई मूवी के कॉस्ट्यूम्स और एक्सेसरीज का डिजाइन कंप्लीट कर दिया, लेकिन टाओ मैनिंग को शूटिंग के दौरान जहर दे दिया गया। तुम जल्दी आ जाओ, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये सुनते ही वूचैन का चेहरा सीरियस हो गया। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। फोन रखते ही वूचैन धीरे से बोला, सच्ची कहते हैं खुशियां कभी अकेले नहीं आती और मुसीबतें भी एक साथ ही आती हैं। उसने शावड़े के माथे पर हल्का सा किस किया और बोला, शावड़े तुम पहले सो जाओ और कंपनी की नई ड्रामा की प्रोग्रेस किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चलना रहे। शावड़े ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। उसी वक्त वूचैन ने एन योंग को कॉल किया। मुझे पता है तुम एक्साइटमेंट की वजह से अभी तक सोई नहीं हो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। एन योंग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बोलो। वूचैन ने कहा, यहाँ किसी की जान खतरे में, मैं डोंगाई वापस जा रहा हूँ, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है। तुम मेरे लिए एसएल ग्रुप, जिनफू ग्रुप और टाओ मैनिंग को जहर दिए जाने के बीच का कनेक्शन पता करो। एन योंग ने हैरानी से पूछा, टाओ मैनिंग को पॉइजन दे दिया गया? उसकी कंडीशन सीरियस है क्या? वूचैन बोला, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। वैसे जब तुम डोंगाई आओगी मुझे कैसे ढूंढोगी? फिर मजाक करते हुए बोला, वैसे तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सीधा डोंगाई आ जाओ सीनियर सिस्टर, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ये सुनते एन योंग ने नाक चढ़ाकर कहा, उफ, मुझे सीनियर सिस्टर बुलाना बंद करो, बहुत इरिटेटिंग लगता है। 3 घंटे बाद एन योंग ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया और उसी वक्त वूचैन भी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने जल्दी से पूछा, ब्रदरले मेरी सिस्टर इन लॉ टाओ मैनिंग कैसी है? ब्रदरले ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, अच्छी बात यह रही कि वक्त पर पता चल गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। अब सब ठीक है। सुशिनिन और वूरैंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वूचैन ने सुकून की सांस ली। ठीक है ब्रदरले, अब बिजनेस की बात करते हैं। अगर मेरी सिस्टर इन लॉ हमारी सारी मूवीज में काम करेगी तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। सिर्फ पैसे ही नहीं, नाम भी कमाओगे। फिर वूचैन ने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बताई। ले यू और जिनफू ग्रुप के सेकंड शेयर होल्डर चैंग योंगशु के बीच पहले से ही दुश्मनी चल रही है। चैंग योंगशु को कंपनी से निकाला जाने वाला है, इसी वजह से उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। सुशिनिन के डिजाइन किए हुए इयररिंग्स उसी डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस हुए थे जिसे योंगशु कंट्रोल करता था। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने मेरी सिस्टर इन लॉ टाओ मैनिंग को जहर दिलवा दिया। सुशिनिन थोड़ा गुस्से में बोली, ये अंकल शू हद से ज्यादा कर रहे हैं। ब्रदरले गुस्से से गाली देते हुए बोला, अगर वो हरामी लुई का चमचा बनने की हिम्मत करेगा तो उसकी खाल जिंदा उतार दूंगा। वूचैन की आंखों में ठंडी सी खतरनाक चमक आ गई। मैंने पहले ही वैंग शुआन और उनके लोगों को उसे पकड़ने भेज दिया है। ब्रदरले चलिए एक अच्छा तमाशा देखते हैं। कुछ देर बाद वूचैन, ब्रदरले, वूरैंग, सुशिनिन और एन योंग सब एक सुनसान अबैंडन्ड बिल्डिंग में मौजूद थे। चेयर से बंधा हुआ योंगशु बुरी तरह पिटा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुश्किल से सांस ले रहा था और आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पा रहा था। वूचैन ने पूछा, सीनियर सिस्टर मैंने जो कहा था वो सब कर दिया ना? एन योंग ने बेबसी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। डिजाइन के मामले में तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी चीजें किसी और के हाथ में नहीं लगेंगी। वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर। ये बोलते हुए उसका एक हाथ मोबाइल पर कुछ ऑपरेट कर रहा था जबकि दूसरे हाथ में नैनो रोबोट इंजेक्शन की एक छोटी सी वाइल थी। वूचैन ने सीधा इंजेक्शन योंगशु के गर्दन के पीछे लगा दिया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, योंगशु बॉस वाला मामला खत्म होने के बाद भी तुम फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हो। लगता है अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छुपे ब्रदरले के दुश्मनों को थोड़ी वार्निंग ना दूं तो तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। जैसी दवा का असर शुरू हुआ, योंगशु का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसके मुंह से लाल बहने लगी, आंखें उलट गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। एन योंग क्यूरियोसिटी से ये सब देख रही थी। वूचैन ने ठंडी आवाज में कहा, लग रहा है मरने वाला है। अरे नहीं, इसे इतनी आसानी से मरना थोड़ी दूंगा। उसने योंगशु का मुंह खोला और एक और दवा पिलाते हुए बोला, लो ये एंटीडोट है, पी लो, आज मौत के मुंह से बच जाओगे। योंगशु ने कमजोर आवाज में पूछा, ये कौन सी दवा है? वूचैन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। आज के बाद अगर हर 15 दिन में मेरी दवा न ली तो तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी और सुशिनिन को दोबारा परेशान करने की हिम्मत मत करना। एन योंग ने शरारत से वूचैन के बाजू को हल्का सा धक्का दिया, तुम सच में बहुत बुरे हो। ये सीन देखकर सिस्टर वूरैंग की तीखी नजर सीधा एन योंग पर टिक गई। उसने मनी मन सोचा, लगता है इस लड़की और मेरे छोटे पति के बीच कुछ तो चल रहा है। सुशिनिन भी चुपचाप सोचने लगी, शुरू में तो मेरे हस्बैंड इसे सीनियर सिस्टर कह रहे थे ना। इसी बीच ब्रदरले हंसकर बोला, लिटिल वू का काम करने का तरीका कमाल का है, वो टॉर्चर के आइडिया से भी ज्यादा इफेक्टिव है। मैं तो सोच रहा था इसके हाथ पैर तोड़ दूं या इसे जिंदगी भर के लिए निकम्मा बना दूं। चलो अब इसे छोड़ दो, लिटिल वो पूरी रात मेहनत करता रहा है, अब इसे आराम करने दो। टाओ मैनिंग के पास मेरे लोग हैं, किसी बात की टेंशन मत लो। वूचैन ने वूरैंग की तरफ देखकर कहा, सिस्टर वूरैंग आप पहले घर चले जाइए, मुझे सुशिनिन के साथ कुछ बात करनी है। वूरैंग ने सीधा जवाब दिया, ठीक है फिर मिलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, अरे बाप रे, वूचैन का मूड तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, चेहरा देखकर ही पता चल रहा है, घर जाकर देखते हैं क्या होता है। लगभग 1 घंटे बाद वूचैन के घर पर सुशिनिन एक्साइटमेंट से बोली, हनी क्या मेरी छोटी बहन के लिए नया पजामास खरीद दे? वूचैन थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंस पड़ा, एन योंग कोई नई छोटी बहन नहीं है, हम बस दोस्त हैं। एन योंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ वैसे भी हम दोनों आज रात ही पहली बार मिले हैं। सुशिनिन मासूमियत से बोली, हाँ सही बात है, लेकिन मुझे याद है उस वक्त भी मेरी और मेरे हस्बैंड की पहचान ज्यादा पुरानी नहीं थी।
एन योंग ने मुंह बनाकर कहा, अरे सुनो, तुम लोग और तुम्हारे आसपास के लोग बहुत अजीब हो। वूचन हंसकर बोला, अच्छा अच्छा, अब काम की बात करते हैं। एन योंग, अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। उसकी आंखें एकदम सीरियस हो गई। सुशिनिन, लुई का मामला उतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है। अपनी हार के बाद वो चुप बैठने वाला नहीं है। वो सोचेगा कि उसका बेवकूफ साथी योंगशु ही उसका प्लान बिगाड़ गया। अब वो खुद एक्शन लेगा, बिल्कुल जिनफू वाले इंसिडेंट की तरह। हमने ब्रदर ले की हेल्प की थी, इसलिए वो हमें तबाह करना चाहता है। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो भी लेचन की मदद करेगा वो उसका दुश्मन बन जाएगा। वूचन ने एन योंग की तरफ देखकर कहा, तुम एक और प्रोग्राम लिखो। सबसे अच्छा होगा अगर नैनो रोबोट पर ऐप बना सको, लेकिन इस बार वो जिनफू की हर ज्वेलरी में इंस्टॉल होगा ताकि जिनफू की बेची गई हर ज्वेलरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ट्रेस किए जा सके। एन योंग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। वाह, अगर ऐसा हो गया तो ज्वेलरी हैंडल करने वाले हर इंसान की मूवमेंट ट्रैक करके असली कल्प्रिट तक पहुंचा जा सकता है। वूचन ने मुस्कुराकर कहा, समझ गई हो तो काम शुरू करो। घर के इक्विपमेंट्स तुम्हारे सेटअप जितने पावरफुल नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। एन योंग भागते हुए अपने रूम की तरफ गई और बोलती चली गई, सिंपल प्रोग्राम है, जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। वैसे मुझे नैनोबॉट्स का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाद में उन्हें बनाने में मेरी हेल्प करोगे ना? एन योंग के जाते ही वूचन ने शरारत से सुशिनिन को अपनी तरफ खींच लिया। पहले तुम प्रोग्राम लिख दो, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे सुशिनिन के साथ थोड़ी देर आराम करना है। दूर से एन योंग ने नाराज होकर आवाज लगाई, वाह, तुम दोनों आराम करोगे और मुझे काम करना पड़ेगा? क्या मैं तुम्हारी फ्री एम्प्लॉय हूँ क्या? वूचन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी आदत तो यही है ना, जब तक काम खत्म ना हो एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती। एन योंग ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बेशरम, क्या तुम मेरे पेट के कीड़े हो? मुझे इतना अच्छे से कैसे जानते हो? सुशिनिन प्यार से बोली, हनी चलो सोने चलते हैं, हमारी शुगर बेबी सिस्टर का काम डिस्टर्ब मत करो। ये सुनती एन योंग भड़क गई, अरे ओए, किसे शुगर बेबी बोल रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हारी छोटी बहन थी ना। वूचन और सुशिनिन एक दूसरे को गले लगाए अपने रूम की तरफ चल दिए। वूचन मुस्कुराकर बोला, ठीक है एन योंग, अपना काम करे। सुशिनिन, आज क्या खेलना चाहती हो? सुशिनिन खुशी से मुस्कुरा दिया, हनी तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स समझ जाते हो। ही 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 ही। रूम के अंदर पहुंचते सुशिनिन ने अपना पहले वाला व्हाइट रैबिट वेट्रेस आउटफिट बदल दिया। अब वो एक हल्का सा रिवीलिंग एंशिएंट स्टाइल कॉस्ट्यूम पहने हुए थी। वो एक्टिंग करते हुए बोली, आज एक खूबसूरत कंकुबाइन ने बुढ़े माली का खजाना चुरा लिया, लेकिन भागते वक्त पकड़ी गई। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। वूचन ने अपनी शर्ट उतारने की तैयारी करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें खुद कड़ी सजा देनी होगी। दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी एन योंग को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो हैरान होकर सोचने लगी, ये कैसी आवाजें हैं? पहले वूचन की, फिर सुशिनिन की आवाज। मास्टर प्लीज मुझे और मत मारिए, मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। एन योंग क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आ गई, मनी मन बोली, अरे ये लोग सोने नहीं गए क्या? आखिर क्या कर रहे हैं? मुझे तो काम भी करना है। वो और पास जाकर ध्यान से सुनने लगी। अंदर से वूचन की आवाज आई, तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इधर आओ, खचैक खचैक। ये सुनते एन योंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। वो शर्मा कर तुरंत अपने रूम में भाग गई। अपने कान बंद करते हुए बार बार खुद से कहने लगी, मत सुन, बिल्कुल मत सुन, काम कर, बस काम कर। उसी पल एन योंग के दिमाग में वूचन और सुशिनिन की घोड़े की सवारी और फुल देखने वाली पोजीशन में इंटेंस तस्वीरें उभर आई। साथ ही वूचन का आकर्षक चेहरा भी दिखा जो कह रहा था, तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ आओ। एन योंग ने फ्रस्ट्रेशन में तकिया उठाकर फेंका। ओह, मेरा दिमाग पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर से मुझे काम भी फिनिश करना है, कितना इरिटेटिंग है। कुछ देर बाद वूचन उसके रूम में आया और बोला, अरे छोटी बहन, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एन योंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। थकी हुई आवाज में बोली, हाँ अभी अभी फिनिश हुआ। वूचन ने पूछा, क्या हुआ? इतना सिंपल प्रोग्राम था, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। एन योंग ने मुंह फुलाकर कहा, बदमाश, अगली बार काम करते वक्त इतना शोर मत मचाना, बहुत एनोइंग था। लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है, बस एक कंट्रोल स्टेशन सेटअप करना होगा, उसके बाद 2-3 चीजें और ऐड कर देना, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। वूचन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गुड, तुमने बहुत मेहनत की, हमारी एन योंग कितनी हार्ड वर्किंग है। एन योंग शर्मा कर बोली, कौन हमारी? इतने में सुशिनिन भी आ गई। वूचन ने कहा, सुशिनिन, अगले 2 दिन के लिए जिनफू की सारी ज्वेलरी शॉप्स रेनोवेशन के नाम पर बंद करवा दो। बाहर योंगशु वाले इंसिडेंट की बात फैला देना और अंदर ही अंदर सारी ज्वेलरी पर सीक्रेटली नैनो रोबोट्स इंस्टॉल करवा देना। सुशिनिन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं और टियान टियान ये सब हैंडल कर लेंगे। हनी, बस ध्यान रहे कि ये प्लान लीक ना हो। वूचन ने प्यार से सुशिनिन के गले पर किस किया और बोला, मुझे भी शंघाई वापस जाना होगा। टाओ मैनिंग को पॉइजन देने वाली इंसिडेंट के बाद शियांग फैमिली पर और भी ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। चलो छोटी बहन, चलो। 3 घंटे बाद शंघाई में शाओडी की फिल्म क्रू में काफी हसल चल रहा था। शाओडी एक्साइटमेंट से बोली, हम इतने दिनों से स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे थे, अब फाइनली कॉस्ट्यूम पहनकर एक्चुअल शूटिंग शुरू करने का टाइम आ गया। तभी वूचन अचानक अंदर दौड़ती हुआ, शावी रुको। उसने तुरंत उसके आउटर ड्रेस पकड़ लिया और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे चेक करने लगा। शावी थोड़ी घबरा गई। मिस्टर वू, क्या हुआ? वूचन ने ड्रेस को ध्यान से देखते हुए कहा, शावी, मैं नहीं चाहता तुम्हारा भी टाओ मैनिंग जैसा हाल हो, ठीक है? शावी इमोशनल होकर उसके पास है और उसे जोर से हक कर लिया। थैंक यू मिस्टर वू।
वू चैन ने समझा, तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाले हो, इसलिए हर छोटी बड़ी चीज में बहुत केयरफुल रहना। उसने खुद उसकी ड्रेस दोबारा ठीक से पहना दी। ये ड्रेस सेफ लग रही है, जाकर शूटिंग करो, मैं बाकी सारी चीजें चेक कर लेता हूँ। प्रॉप्स इंस्पेक्ट करते वक्त वू चैन अचानक रुक गया, जैसे मुझे शक था ये छोटे नाइफ एक्टर के चेहरे को बुरी तरह इंजर्ड कर सकते हैं। गुइरुबो ने कहा, मिस्टर वू, पिछली बार स्क्रिप्ट लीक किसने की थी ये अभी तक पता नहीं चला। लगता है शियांग फैमिली का प्लांटेड मोल इसी मौके का फायदा उठा रहा था। हमें असली कल्प्रिट को ढूंढना ही होगा। वू चैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, शिंग फैमिली का असली बॉस अभी भी ओवरसीज है। उसने अभी तक खुद कोई मूव नहीं किया। उसका करंट मैनेजर 2 बार फेल हो चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ मौके का फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। ज्यादा टेंशन मत लो, हम बस अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट रखनी है। फिर वू चैन की आंखों में एक तेज चमक आई। फिलहाल मोल को भूल जाओ, वो लोग सिर्फ स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हैं। मैं स्क्रिप्ट में और नए सीन्स ऐड करवाऊंगा, फिर देखते हैं वो क्या कॉपी करते हैं। अगर ज्यादा कॉपी करेंगे तो उनकी फिल्म कम और कॉपी ज्यादा लगने लगेगी। गुइरुबो हंस पड़ा, अगर वो 2 अलग अलग वर्जन बनाने लगे तो दूसरी मूवी अगले साल से पहले रिलीज ही नहीं हो पाएगी। तब तक हमारी मूवी तो कब की रिलीज हो चुकी होगी। वू चैन बोला, बिल्कुल, इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि शूटिंग बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली चले और सीरीज टाइम पर रिलीज हो। हमारा खुद का स्टूडियो तो अगले साल से पहले रेडी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ पहले पूरी टीम को हांगकांग ले चलते हैं और इंडोर सीन्स वही शूट करते हैं। जितनी फास्ट शूटिंग होगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी सिस्टर पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट कर पाएगी। बॉस गु, ये काम मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, इस बार तुम भी मेरे साथ हांगकांग चलो। गुइरुबो ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मिस्टर वू, हमें कब निकलना है? वू चैन बोला, कल ही चलते हैं। एक दिन बाद शहर के दूसरे हिस्से में एक आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम सबके सब निकम्मे हो, एक छोटी सी कंपनी तक हैंडल नहीं कर पाए। ये आदमी था शियांग फैमिली का बड़ा बेटा शियांग शाइनबाई। उसके पास खड़ा शियांग फैमिली का चौथा बेटा शुआंग योडोंग बोला, ब्रो, इसमें हमारी गलती नहीं है, शायद लेइयो ने उन्हें डरा दिया और वो हांगकांग भाग गए। शियांग आगे बोला, लेकिन क्या भाव शिनहुई उनकी हिफाजत कर पाएगा? मुझे याद है बचपन से ही भाव शियानहुई सेकंड सिस्टर पर फिदा था। ब्रो, क्यों ना सेकंड सिस्टर को हांगकांग भेज देते हैं। इसी वक्त एक लंबी और खूबसूरत लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, हांगकांग जाओ ताकि फिर से भाव शियानहुई को परेशान करूं। तुम लोग अभी तक प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही हो क्या? ये थी शियान फैमिली की सेकंड में शियांग नैनमिन। उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा, वैसे वो वू नाम का आदमी क्या भाव शियानहुई और डिंगलोंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? फिर थोड़ा नाराज होकर बोली, ठीक है, इस बार तुम लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो वापस आकर सबका बुरा हाल करूंगी। उसी वक्त हांगकांग में वू चैन और भाव शियानहुई बात कर रहे थे। भाव शियानहुई बोला, मिस्टर वो, आप कमाल के डायरेक्टर है, पिछले कई सालों में जितने भी डायरेक्टर्स देखे हैं उन सबसे कई ज्यादा प्रोफेशनल। उसने लॉलीपॉप का एक कश लिया और बोला, बस अफसोस इतना है कि हांगकांग का फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ डेवलपमेंट करना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर पैसा कमाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा हेजिटेंट हूँ। वू चैन हंसकर बोला, पैसे कमाने के तरीके कभी खत्म नहीं होते। अगर इस फिल्म में साथ काम नहीं हो तो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है। भाव शियानहुई की आंखें चमक उठी, मिस्टर वू, कौन सा प्रोजेक्ट, जल्दी बताइए। तभी भाव शियानहुई का फोन बज उठा। दूसरी तरफ शियान नैनमिन थी। शियानहुई, तुमने तो कहा था शूटिंग खत्म होने के बाद किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगे, आजकल फिर से फिल्म लाइन में कैसे आ गए? भाव शियानहुई जल्दी से बोला, सेकंड सिस्टर, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस ही नहीं मिला। शियान नैनमिन ने ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कल मैं खुद आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे नए इरादे क्या हैं। फोन रखने के बाद भाव शियानहुई शर्मिंदा होकर वू चैन से बोला, सॉरी मिस्टर वू, लगता है आपकी शूटिंग में थोड़ी डिले हो जाएगी। वू चैन ने पूछा, क्या यह शियान फैमिली की सेकंड मिस थी? भाव शियानहुई का चेहरा एकदम बदल गया। उसने घबराकर पुरानी यादें याद की। बचपन से लेकर आज तक वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। वू चैन हल्का सा मुस्कुरा दिया, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अगर मुसीबत सामने खड़ी हो तो उससे भागने से बेहतर है उसका सामना किया जाए। सामने वाले बॉस से सीधा डील करना पीछे छुपे हुए लोगों से लड़ने से कहीं ज्यादा आसान होता है। वैसे भी इसलिए तो मैं हांगकांग में शूटिंग करने आया हूँ। भाव शियानहुई ने जल्दी से कहा, मिस्टर वू, कुछ दिन के लिए शूटिंग रोक देते हैं, मैं पहले सेकंड सिस्टर को संभाल लेता हूँ। वू चैन ने सिर हिला दिया, शियानहुई, दुश्मन खुद हमारे दरवाजे तक आ गया, आप कुछ चीजों से बचकर नहीं निकला जा सकता। भाव शियानहुई ने गहरी सांस लेकर कहा, सही कह रहे हैं, हर बार उससे बचने की कोशिश करूंगा तो उसके पास और ज्यादा बहाने मिल जाएंगे। चलो, कल जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन वू चैन की शूटिंग में शियान नैनमिन भी आ पहुंची। वो हंसते हुए बोली, अरे मेरे छोटे शियानहुई, लगता है पिछली बार से थोड़ा ज्यादा मर्द बन गए हो। सबके सामने वो उसे छेड़ने लगी, वाह, अब तो चेस्ट मसल भी आ गए, बुरा नहीं, चलो अपनी दीदी को दिखा जरा। हांगकांग में भाव शियानहुई किसी राजा की तरह घूमता था, लेकिन शियान नैनमिन को देखते हुए उसका कॉन्फिडेंस आधा रह गया। दूर खड़ी शावी चुपचाप दोनों को देख रहे थे। उसने मनी मन सोचा, क्या ये शियान फैमिली की सेकंड मिस है? लगता है यंग मास्टर भाव के काफी करीब है। तभी पुराने डायरेक्टर ने वॉकी टॉकी उठाकर जोर से चिल्लाया, सब लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो, शूटिंग शुरू करते हैं, गॉसिप बंद। ये सुनते ही शावी एकदम घबरा गए। उसके माथे पर पसीना आ गया। अरे, मैं अपने रोल से ही बाहर आ गई। ये देखकर शियान नैनमिन उसके पास चलकर आई और बोली, लगता है तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत जल्दी टूट जाता है, तुम सच में प्रोफेशनल एक्ट्रेस हो भी।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ा और शावी के कोलोसल ट्विन टावर्स को दबाना शुरू कर दिया और कहा, मुझे देखने दो कि कौन सा पका हुआ है। शावी घबरा गई, वो हकलाई, मिशियांग। फिर उसने शावी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पहली फिल्म देखी है, मुझे तो किसी सीरियस सिनेमा से ज्यादा सिर्फ चीप पब्लिसिटी वाली फिल्म जैसी लगी। ये देखकर बाओ शियानुई के चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। माहौल का टेंशन महसूस करते ही वूचन आगे बढ़ा और बोला, सेकंड में शियांग, हमारी एक्ट्रेस बस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है ना? शियांग नैनमिन ने तुरंत तीखे अंदाज में जवाब दिया, लगता है तुम्हारी मूवी हमारी मूवी से कम्पीट करने वाली है और तुम इन एवरेज एक्टर के भरोसे सेट पर घूम रहे हो। फिर उसने एक्टर्स के कॉस्ट्यूम की तरफ देखकर कहा, और ये कॉस्ट्यूम्स, इनकी क्वालिटी भी बहुत ऑर्डिनरी है। तुम्हारे पास खुद का फिल्म सिटी तक नहीं, शूटिंग के लिए इतनी दूर हांगकांग तक भागना पड़ रहा है, इसे तुम एम्बिशन कहते हो? मुझे तो लग रहा है मैं 1980 या 1990 के जमाने में आ गई हूँ। बाओ शियानुई ने धीरे से कहा, सेकंड सिस्टर, मेरे इंडोर शूटिंग लोकेशंस इतने बुरे भी नहीं है। वूचन मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं शियानुई, मुझे लगता है सेकंड में शियांग की एडवाइस से हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर उसने मुड़कर आवाज लगाई, एनयुआंग, जरा बिहाइंड द सीन सेटअप में हेल्प करो। फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉप्स का यूज भी ना करें, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन की मदद से हम जो चाहे वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड में शियांग, चाहे एंशिएंट चाइनीज स्टाइल हो, हॉलीवुड स्टाइल हो या अरेबिक स्टाइल, हम सब क्रिएट कर सकते हैं। शियान नैनमिंग ने हल्का सा तंज मारते हुए कहा, ओ तो टेक्नोलॉजी के कुछ ट्रिक्स भी आते हैं तुम्हें, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट स्टाइल में असली आर्टिस्टिक सोल नहीं आती। अब जब टेक्निकल साइड में उसे कोई कमी नहीं मिली तो उसने स्क्रिप्ट पर अटैक कर दिया। चलो ये सब छोड़ो, मुझे दिखाओ तुम लोग शूट क्या कर रहे हो। उसने स्क्रिप्ट देखते ही कहा, दुश्मन कैपिटल पर अटैक करते हैं, प्रिंसेस को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो प्रिंसेस अभी अभी प्रिजनर बनी हो वो इतनी साफ सुथरी कैसे लग सकती है? कपड़े बिल्कुल ठीक है, बाल भी परफेक्टली सेट है, मेकअप भी किया हुआ है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा। ये सुनकर शावी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन वूचन ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, सेकंड में शियांग हमें इतना डिटेल में गाइड कर रही है, ध्यान से सुनते हैं। ये देखकर शियान नैनमिंग ने लाइटर निकाला और स्क्रिप्ट का एक कोना जला दिया। फिर बोली, ठीक है, अगर तुम लोग सच में सीखना चाहते हो तो मैं खुद दिखाती हूँ कि असली एक्टिंग कैसे करते हैं। यह कहकर उसने स्क्रिप्ट एक तरफ फेंक दी। उसने खुद ही अपने कपड़े और बाल थोड़े बिखरे, चेहरे पर थोड़ी काली सूत लगा दी और एक बेचारी सी एक्सप्रेशन बनाकर बोली, ये सिर्फ भागते वक्त की हालत है, लेकिन अगर कोई सच में प्रिजनर बन जाए तो उसकी मेंटल स्टेट और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। उसकी जबरदस्त एक्टिंग देखकर शावी की आंखें चमक उठी। वो एडमिरेशन से शियांग नैनमिंग को देखने लगी। वूचन ने ताली बजाकर तारीफ की। सेकंड में शियांग, आप वाकई बहुत प्रोफेशनल है, आपकी एक्टिंग सच में टॉप क्लास है। डेमो खत्म करके शियांग नैनमिंग फिर अपने नॉर्मल अंदाज में आ गई। वो बोली, तुम लोगों को सिखाया जा सकता है, लगता है तुम लोग कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अब मुझे एक न्यूज आर्टिकल लिखना चाहिए। हेडलाइन होगी, शियान नैनमिंग खुद हांगकांग आई और नए डायरेक्टर वूचन को स्क्रिप्ट और एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। वूचन ने माना कि उसकी स्किल अभी उनके लेवल तक नहीं है, कैसा रहेगा। ये सुनकर बिहाइंड द सीन्स शूट करने वाला लड़का बिल्कुल स्टन रह गया। शियान नैनमिंग ने ठंडे अंदाज में कहा, बाओ शियानुई, तुम और तुम्हारे ये दोस्त सच में बहुत बोरिंग हो। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कल कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिले। उसके जाते ही वूचन चुप रहा, लेकिन बाओ शियानुई घबरा कर बोला, नहीं ब्रदर, वो क्या आप वाकई सेकंड सिस्टर को ऐसी न्यूज पब्लिश करने देंगे? आप यही रुकिए, मैं उनके पीछे जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये आर्टिकल पब्लिश ना करे। वूचन ने उसे रोक दिया, शियानुई, अभी सबसे जरूरी काम आग बुझाना है, और वैसे भी क्या ये वही पब्लिसिटी नहीं है जो सेकंड में शियांग शुरू से चाहती थी, उसे करने दो। बाओ शियानुई ने टेंशन में पूछा, लेकिन इससे हमारी मूवी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ना? वूचन ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मूवी रिलीज होने से पहले अगर इंटरनेट पर लोग हमें थोड़ा और क्रिटिसाइज कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक गैम्बल है, असली प्रॉब्लम तो उनकी साइड पर है। मनी मन वूचन ने सोचा, 1000 साल की रीइंकार्नेशन में मैं शियान नैनमिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी बीमारी। उस वजह से उसके करीब रहना आसान नहीं था, लेकिन अब जब किस्मत के पहिए दोबारा घूमने लगे हैं, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं। एक और दिन बीत गया। फिल्म क्रू ने प्रिंसेस के कैप्चर होने वाला स्क्रीन कंप्लीट कर लिया था। प्रिंसेस के कपड़े, एक्सप्रेशन और पूरी बॉडी लैंग्वेज पहले से काफी रियलिस्टिक लग रही थी। शावी ने अपना रोल भी बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। उसके एक्सप्रेशन से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ काफी इम्प्रूव हो चुका था। ये सब देखकर शियान नैनमिंग ने हैरानी से कहा, ओ तुम लोगों ने वाकई मेरी बात मान ली। वूचन हंसकर बोला, बिल्कुल, जो अच्छी बात होती है उसे सीखना ही चाहिए। सेकंड में शियांग, हमारे लिए और कोई एडवाइस है? वूचन का एटीट्यूड देखकर शियान नैनमिंग थोड़ी हैरान रह गई। उसने मनी मन सोचा, कल मैंने न्यूज के थ्रू इसे सबके सामने एम्बैरेस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। ये बाओ शियानुई और डिंगलोंग से कई ज्यादा मैच्योर लगता है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये मेरी बात भी बड़े ध्यान से सुनता है। चलो एक और बार इसे टेस्ट करके देखते हैं। शियान नैनमिंग शावी के पास गई और बोली, अगर मैं सीधी बात करूं तो मुझे लगता है कि इस सीन में आर्टिस्टिक फील की कमी है और प्लॉट भी हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच नहीं करता। अगर मुझे इसे डिजाइन करना होता तो मैं पहले एक ज्यादा लॉजिकल बैकग्राउंड सेट करती।
ये सब सुनते हुए वूचन मनी मन सोचने लगा, शियान एनविंग बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में पली बड़ी है। शियान फैमिली एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों में टॉप लेवल पर है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो रोल के अंदर बहुत आसानी से घुस जाती है, लेकिन उस रोल से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैरेक्टर में इतनी डूब जाती है कि रियलिटी और एक्टिंग का फर्क भूल जाती है। तभी शियान एनविंग ने पास रखी स्वॉर्ड उठा ली और बिना किसी वार्निंग के रिबेल का रोल कर रहे एक्टर की पीठ पर जोर से वार कर दिया। वो जोर से गरजे, प्रिंसेस की बेइज्जती हो चुकी है, उसका देश बर्बाद हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, अगर वो बदला ही ना ले तो फिर इस सब का क्या मतलब है। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, उसे बदले के रास्ते पर चलना होगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेना होगा। प्रिंसेस का दिल और दिमाग दोनों टूट चुके हैं, उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। उस जमाने के हिसाब से उसकी किस्मत में सिर्फ मौत ही बची है। ये कहकर उसने तलवार अपनी गर्दन की तरफ उठा ली। जैसी वो खुद को मारने वाली थी, शावी डर के मारे जोर से चीख उठी। बाओ शियानुई भी दौड़ता हुआ उसकी तरफ भागा। अरे सेकंड सिस्टर फिर से रोल में इतनी डूब गई, मुझे इसे रोकना होगा। वूचैन ने भी तुरंत सिचुएशन समझ ली। उसने मनी मन सोचा, अभी एक्टर को चोट पहुंचाई और अब खुद को भी मारने जा रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन सच में किसी की जान चली जाएगी। इसी पल वूचैन ने टाइम स्पेस रीइंकार्नेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। समय तुरंत पीछे चला गया, सब कुछ वापस उसी पल पर आ गया जब शियान एनमिंग बस रोल में घुसना शुरू ही कर रही थी। वो फिर से वही बात बोलने लगी, अगर मेरी सच्ची राय चाहो तो मुझे लगता है ये सीन कन्विंसिंग नहीं है और प्लॉट हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच ही नहीं करता। अगर डिजाइन करना है तो पहले। लेकिन इस बार उसके तलवार पकड़ने से पहले वूचैन तेजी से उसके पास पहुंच गया। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बहुत ही प्यार भरी अंदाज में बोला, सेकंड मिस शियांग। साथ ही उसने एक हाथ से उसकी कमर को संभाला और दूसरी हाथ से उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। फिर मुस्कुरा कर बोला, मुझे लगता है अगर हम आपके डिजाइन आइडियाज पर कहीं आराम से बैठकर धीरे धीरे डिस्कशन करें तो शायद और भी अच्छा रहेगा। ये देखकर शियान एनमिंग एकदम सन्न रह गए। वो बस वूचैन को देखती रह गई, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। 5वीं फ्लोर पर अपने प्राइवेट ऑफिस में शियांग एनमिंग को ले जाने के बाद वूचैन ने वाइन कैबिनेट से शैंपेन की बोतल निकाली ताकि दोनों आराम से एंजॉय कर सके। थोड़ी देर नॉर्मल बातें करने के बाद उसने कहा, यहाँ कोई और नहीं है सेकंड मिस, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। तुम हांगकांग सिर्फ मजे करने आई हो, अगर तुम्हें खेलना है तो मैं तुम्हारे साथ सच में इंटरेस्टिंग गेम्स खेलूंगा। शियान एनमिंग ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मेरे बारे में इतना सब मत समझो जैसे तुम मेरी हर पसंद जानते हो। वूचैन ने वही फ्लर्टिंग स्किल्स यूज की जो उसने अपनी कई वाइफ्स को इंप्रेस करने के लिए सीखी थी। मैं तुम्हें उतना ही नहीं बल्कि तुम खुद से भी ज्यादा अच्छी तरह से समझता हूँ। सेकंड मिस, हिम्मत है तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पास्ट बताऊं। शियान एनमिंग उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगे। ठीक है बताओ, देखते हैं लोग और क्या क्या गॉसिप करते हैं। वूचैन ने बोलना शुरू किया, सेकंड में शियान बचपन से एक रेयर जीनियस थी। सिर्फ 3rd ग्रेड में ही जूनियर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया और पूरे शहर में फर्स्ट रैंक लाई। सब उसे कंट्री में एक बार पैदा होने वाली जीनियस कहते थे। 16 साल की उम्र में पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। 19 साल की उम्र में कैम्ब्रिज चली गई। 23 साल की उम्र में साइंटिस्ट बनने का फैसला किया और डॉक्टरेट करने वाली थी। लेकिन उसके फादर जो कंपनी के डायरेक्टर थे अचानक बीमार पड़ गए, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसे वापस ले आए ताकि वो फैमिली की फिल्म्स बिजनेस को संभाले। सेकंड मिस ने खुद डायरेक्शन भी की और एक्टिंग भी। सबको हैरान हुई जब उसकी फिल्म में इतनी सक्सेसफुल हुई कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड तक मिल गया। एक ही झटके में वो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार बन गई। उसके बाद चाहे सेकंड मिस कुछ भी करती, चाहे बस घर पर लेटी रहती या बिना वजह रोड का कोई रैंडम सीन शूट कर लेती, मीडिया उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। सब कहते थे उसकी एक्टिंग कमाल की और उसकी डायरेक्शन मास्टरपीस है। शियान एनमिंग ने बेपरवाही से कहा, बस ये तो पुरानी बात है, हर जगह मिल जाती है, इन्हें दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी। वूचैन मुस्कुराई, इतनी जल्दी मत करो, जो मैंने अभी बताया वो सेकंड मिस की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद तुम फिल्म इंडस्ट्री से बोर हो गई, काम में इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर तुम एक्साइटमेंट ढूंढने लगी। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन तुमने और सेक्रेटरी ने साथ मिलकर इंसानी शरीर के बारे में स्टडी की थी। हालांकि जब तुम्हारा पागलपन सामने आया तो सेक्रेटरी उस मानसिक दबाव को झेल नहीं पाया और कभी खड़ा नहीं हो पाया। वूचैन ने आगे कहा, एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने आप को देने के लिए तैयार थी, लेकिन सामने वाले पर कोई असर ही नहीं हुआ। उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारे लिए एक्साइटमेंट और खुशी महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया। ये सब चीजें इंटरनेट पर तो नहीं मिलती है ना। ये पहली बात सुनते ही शियान एनमिंग के हाथ से वाइन का मजा ही चला गया। वूचैन ने फिर उसके बारे में दूसरी बात बतानी शुरू की। सेकंड मिस लगभग 1 साल तक जिंदा लाश की तरह जीती रही। बाद में एक प्रोफेशनल प्लेयर के थ्रू उसका इंट्रोडक्शन गैम्बलिंग की दुनिया से हुआ। सेकंड मिस अपने साथ 13 मिलियन लेकर गई और धीरे धीरे उससे 700 मिलियन बना दिए। पहले तुम हमेशा फैमिली के इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करती थी, लेकिन गैम्बलिंग पहली बार थी जब तुमने अपनी मेहनत से इतना बड़ा पैसा जीता। काफी वक्त बाद तुम्हें फिर से एक्साइटमेंट महसूस हुई। तुम्हें लगा कि तुम दुनिया की पहली फीमेल गैम्बलिंग गॉड बन जाओगी। फिर तुम दुनिया के हर बड़े कसिनोज में गई। सिर्फ आधे साल में ही 30 बिलियन जीत गए। हर जगह तुम्हारी ही चर्चा थी। लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले आधे साल में तुम्हारी किस्मत साथ छोड़ गई। तुमने 100 बिलियन से भी ज्यादा हार दिया। मिस्टर जियांग को तुम्हारे पूरे दुनिया भर के कर्ज चुकाने के लिए फैमिली की आधी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। उसके बाद तुम्हें नॉर्थ अमेरिका की एक बड़ी विला में नजरबंद कर दिया गया। सेकंड मिस, क्या मैं गलत कह रहा हूँ?
ये सुनने के बाद उसके चेहरे की शक्ल बिल्कुल सिकुड़ गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, लगता है तुम पूरी तैयारी करके आए हो, लेकिन ये पुरानी कहानियां सुनाकर ये मत सोच लेना कि कल वाले आर्टिकल के लिए तुमसे माफी मांग लूंगी। वूचैन फूल की तरह मुस्कुराए, मुझे पता है सेकंड मिस बंद होकर बहुत बोर हो चुकी है और फैमिली के कहने पर ही हांगकांग आई है थोड़ा मजा करने को। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये मजा मेरे एम्प्लॉइज तक ना पहुँच जाए। अगर तुम्हें खेलना ही है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने वूचैन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम तो इतने कमजोर लगते हो, तुम्हें आखिर आता ही क्या है। वूचैन ने अपनी जेब से लेरूबिंग की लॉलीपॉप निकाली और बोला, तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो चलो सबसे एक्साइटिंग गेम खेलते हैं, रशियन रूलेट। सेकंड में इसको इसका रूल तो पता ही होगा। शियान एनमिंग लॉलीपॉप हाथ में लेकर हंसी, बस इतना ही, ये बच्चों वाले गेम्स मेरे सामने मत लाओ। अपनी तेज नजर और जबरदस्त जजमेंट के साथ उसने कॉन्फिडेंस से कहा, अगर हम सच में ये गेम खेलते तो हम दोनों के पास 50% चांस होगा लॉलीपॉप चलाने का। तुम अपनी जान मेरे साथ दांव पर कभी नहीं लगाओगे और ना ही तुम मुझे मरने दोगे, इसलिए मुझे पूरा यकीन है इस लॉलीपॉप में कोई छोटी लॉलीपॉप नहीं है। वूचैन ने लंबी सांस भरी और ड्रामा करते हुए बोला, हाय सेकंड मिस ने तो मुझे पूरी तरह से समझ लिया, लगता है मैं तुमसे पूरी तरह हार गया। वो उदास चेहरे के साथ खिड़की के बाहर देखने लगा, लगता है मैं बहुत ही बेकार डायरेक्टर हूँ और मेरी प्लानिंग भी बिल्कुल बकवास है। फिर अचानक उसने खिड़की जोर से खोल दी और बाहर चढ़ने लगा। मेरी मूवीज वैसे भी सेकंड मिस के हाथों बर्बाद होने वाली है, मेरा सारा इन्वेस्टमेंट पानी में चला जाएगा, फिर ली फैमिली भी मुझे निकाल देगी और डिंगलोंग को तो बस इसी मौके का इंतजार होगा मुझे खत्म करने का। इतनी बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं खुद ही कूद जाऊं। उसे देखकर लगा जैसे कोई फुटबॉल होलीगन की एक्टिंग करते हुए सच में जान देने जा रहा है। शियान एनमिंग के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, ये बंदा इतना कमजोर है, ये सच में खिड़की से कूदने वाला है। मैं तो बस थोड़ा मजाक करने आई थी, अगर यहाँ मर्डर हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। वो घबरा कर उसकी तरफ दौड़ी, अरे रुक जाओ, आराम से बात करते हैं, ऐसा पागलपन वाले ख्याल मत लाओ। जैसे ही वूचैन ने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा, उसने मौका देखते उसे मजबूती से पकड़ लिया। शियान एनमिंग एकदम कंफ्यूज हो गई, उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो रहा है। अगले ही पल वूचैन खिड़की के बाहर की तरफ झुक गया और उसे भी अपने साथ खींच लिया। यह सुनती है शियान एनमिंग का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया, क्या ये मुझे भी अपने साथ गिराने वाला है, मैं मर जाऊंगी। वो डर के मारे पीछे हटने लगी और जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं। दूसरी तरफ एन यांग मुस्कुराते हुए बोली, जाल बिछाकर रबर बैंड वाला स्टंट सिर्फ 2 मिनट्स में तैयार हो गया, सेटअप भी बिल्कुल परफेक्ट था। लोगों के साथ ऐसा प्रैंक करना सच में बहुत ही शैतानी बात है, लेकिन देखने में काफी मजा भी आ रहा है। इधर वूचैन और शियान एनमिंग दोनों एक साथ नीचे गिरे, लेकिन नीचे पहले से ही वूचैन ने एक बहुत बड़ा इन्फ्लेटेबल सेफ्टी कुशन तैयार करवा रखा था। शियान एनमिंग ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना अचानक और खतरनाक प्रैंक एक्सपीरियंस किया था। वो सच में बुरी तरह घबरा गई, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि वो जिंदा है। वूचैन अब भी उसके भावों में था। उसने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, सेकंड मिस, मुझे तो नहीं लगता तुम डर के मारे अपने कपड़े खराब किए हैं, लेकिन नीचे काफी गीला लग रहा है, जाकर कपड़े चेंज कर लो। यही था एक चालाक यंग मास्टर का असली अंदाज, किसी लड़की को इतना डरा दो कौन शांत रह पाएगा। जब वूचैन ने देखा कि वो गुस्से में उसे छुड़ाकर दूर जाने की कोशिश कर रही है, तो उसने कहा, सेकंड मिस, पहले जाकर कपड़े बदल लो। शियान एनमिंग ने उसे एक ठंडी और गुस्से भरी नजर से देखा, फिर बिना कुछ कहे बस गुस्से में हुफ करते हुए वहां से चली गई। बाओ शिन्युई दौड़ते हुए आया, भाई वो जब सिस्टर शियांग ऐसा एक्सप्रेशन बनाती है ना तब बहुत खतरनाक लगती है, लगता है बाद में मेरी बुरी तरह वाट लगने वाली है, तुमने अभी थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। वूचैन बिल्कुल शांत था, कोई बात नहीं यंग मास्टर वाओ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज रात तुम्हें मेरे साथ ओवरटाइम करना पड़ेगा, नए शो के पहले एपिसोड का पोस्ट प्रोडक्शन फिनिश करना है, जल्दी से कैपिटल वापस भेजना होगा। अगली सुबह वूचैन सैंपल लेकर चिंगी के पास गया। थर्ड मिस, ये हमारे नए ड्रामा का सैंपल एपिसोड है, जरा देख लीजिए। लेकिन उसने जैसे ही चिंगी का चेहरा देखा, उसके दिमाग में ख्याल आया, थर्ड मिस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेकअप के बाद भी उसके चेहरे की सफेदी और कमजोरी छुप नहीं रही थी। उसने एपिसोड देखते हुए कहा, यह ड्रामा काफी हाई क्वालिटी का है, मैं कल ही इसका सैंपल रेलेवेंट लीडर्स को भेज दूंगी, सैटेलाइट टीवी के साथ सिंक्रोनाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वूचैन तुरंत अदब से बोला, ठीक है थर्ड मिस, प्लीज थोड़ी चाय लीजिए। लेकिन जैसे ही चिंगी ने एक घूंट लिया, उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और लगातार खांसने लगी। वूचैन ध्यान से देखते हुए सोचने लगा, थर्ड मिस को पानी निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। चिंगी ने कप वापस रखते हुए कहा, मेरा वू रैंक के साथ कोऑर्डिनेशन काफी स्मूथली चल रहा है, प्रोसेस आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, बस तुम ड्रामा की शूटिंग टाइम पर खत्म कर देना। ये कहकर वो खड़ी हो गई और बोली, मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं चलती हूँ। लेकिन खड़े होते उसका सिर बुरी तरह घूमने लगा, वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाई। ये देखते ही वूचैन तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया, थर्ड मिस संभाल कर। उसने आराम से उसे वापस बिठा दिया, पहले बैठ जाइए। इतनी नजदीकी से चिंगी बहुत शर्मा गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, शायद पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, बस थोड़ी थकान है। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, सिर्फ कुछ ही मिनट में मैंने देखा आपको पानी निकलने में दिक्कत हुई, चाय पीते वक्त जोर की खांसी और आप ठीक से चल भी नहीं पा रही। एक बार पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ थर्ड मिस, क्या आपको बार बार उल्टी जैसी फीलिंग होती है? चिंगी थोड़ी हैरान हो गई, क्यों? हाँ, लगता है जो सिम्टम्स तुमने बताए वो सब मुझ में है। फिर वूचैन ने ध्यान से उसके कोलोसल ट्विन टावर्स को देखा और पूछा, तो क्या आपको लैक्टेशन संबंधी कोई समस्या है? चिंगी का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया, तुम्हें ये कैसे पता?
वूचन ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, थर्ड मिस आप बीमार है, आपको तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में पूरा चेकअप करवाना चाहिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मेरी सलाह है कि अगर हो सके तो ट्रीटमेंट के लिए किसी फॉरेन हॉस्पिटल में जाइए। अगर इस वक्त आपकी कंडीशन सबके सामने आ गई तो अब तक की गई बहुत सी मेहनत बेकार हो सकती है। उसने तुरंत मामा टुको को फोन लगाया, टुको मेरी तरफ से टोक्यो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करवा दो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, वूचन अगर चीफ फिजिशियन चाहिए तो सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद मिलेगी। वूचन ने बिना सोचे जवाब दिया, 2 दिन ही सही, फिर परसों मिलते हैं। 2 दिन बाद वूचन तुरंत चिंगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा, पेशेंट की कंडीशन एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से हुई है, इससे ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन गया है, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करनी होगी। थोड़ी देर बाद रूम में वूचन ने पूछा, थर्ड मिस क्या आपकी फैमिली में किसी को ऐसी कोई बीमारी रही है या पिछले कुछ सालों में आपने कोई रेडियोथेरेपी करवाई थी? चिंगे ने सिर हिला दिया, मेरी फैमिली में ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और मैंने कभी रेडियोथेरेपी भी नहीं करवाई। हाँ, आधा साल पहले मेरी डेंटल सर्जरी हुई थी, उस वक्त काफी टेस्ट भी हुए थे। ये सुनते ही वूचन थोड़ा हैरान हुआ, प्लीज मुझे उस सर्जरी के बारे में डिटेल्स में बताइए। चिंगी थोड़ी झिझकते हुए बोली, सच कहूँ तो ये बात बताना थोड़ी मुश्किल है। वूचन ने सीरियस होकर कहा, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है थर्ड मिस, मुझे उम्मीद है आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगी। चिंगी धीरे धीरे पुरानी बात बताने लगी, एक बार मैं मजे करते करते बेहोश हो गई थी। उस वक्त हमारे घर का नया बटलर बहुत ही बेशर्म निकला और उस वक्त उसने मेरा एडवांटेज लिया। जब मुझे होश आया तो मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने तुरंत उसे बुरी तरह सजा दी, लेकिन वो भी आदमी था, उसने पलटकर मुझ पर हमला किया और मेरा एक दांत तोड़ दिया। इतना सुनते ही वूचन ने तुरंत कहा, ठीक है अब मुझे समझ आ गया। थर्ड मिस उस वक्त जिस डेंटिस्ट के पास आप गई थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए। चिंगी ने हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है। रिपोर्ट मिलते ही वूचन ने ध्यान से देखना शुरू किया। उस सर्जरी को डेंटिस्ट फैंग जिनयू ने परफॉर्म किया था। नाम देखते ही उसके दिमाग में कुछ चमका, ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, मुझे ध्यान से याद करना होगा। इसी बीच चिंगी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वूचन मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरह की बड़ी सर्जरी में कोई भी डॉक्टर 100% सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। टोक्यो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं बिना किसी पछतावे के जाना चाहती हूँ। वो धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अगर सर्जरी फेल हो गई तो मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना। तुम उसकी कैपेबिलिटी जानते हो, मेरे बिना वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके मिडिल ईस्ट वाले प्लान्स, नया स्टार टीवी ड्रामा और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स, अगर तुम उसकी मदद करोगे तो सब कुछ ट्रैक पर रहेगा। उसके साथ रहना असल में अपनी भी मदद करना होगा। वूचन हल्का सा मुस्कुराया, थर्ड मिस क्या आप बिना किसी स्वार्थ के अनंत बच्चों की देखभाल कर रही हैं? चिंगी भी हल्की सी मुस्कुराई, वो चाहे कितना भी शरारती हो लेकिन मेरी बात हमेशा मानता है। और तुम्हारी बात करे तो बहुत कम औरतें होंगी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस की तारीफ किए बिना रह सके। मैं भी उनमें से नहीं हूँ, शायद मैं थोड़ी लालची हूँ क्योंकि मैं सब कुछ पाना चाहती हूँ। लग रहा था चिंगी की शादी सिर्फ नाम की रह गई थी और उस रात लग्जरी अपार्टमेंट में प्यार भरी कराहें निकल रही थी। कुछ देर बाद दोनों बेड पर साथ बैठे हुए थे। वूचन ने कहा, वैसे मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो। और मुझे याद आ गया, ये डेंटिस्ट फैंग वूरैंग की स्कूल टाइम की क्लासमेट और सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। चिंगी ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब? वूचन ने समझाना शुरू किया, फैंग जिन्यू भी एक बहुत खूबसूरत लड़की है। बचपन से ही वो वूरैंग की सबसे बड़ी राइवल थी, लेकिन वो कभी भी वूरैंग को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बाद में वूरैंग को पता चल गया कि फैंग जिन्यू उसके खिलाफ प्लानिंग कर रही है। आखिरकार दोनों अलग रास्ते पर चले पड़े। फैंग जिन्यू ने अपना खुद का सपोर्टर ढूंढ लिया ताकि वूरैंग का सामना कर सके। उसने लुई फैमिली की सेकंड मिस के साथ मिलकर हर काम में उसका सपोर्ट किया। मुझे लगता है ये पूरा मामला इतना सिंपल नहीं है, मैं जरूर इसकी सच्चाई तक पहुंचूंगा। अगर सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल हो गई तो लग रहा था कि वूचन की हारा में एक और खूबसूरत लड़की शामिल हो सकती है। 2 दिन और बीत गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल ऑपरेशन इन प्रोग्रेस वाली लाइट जल रही थी। बाहर सिर्फ वूचन और टुको इंतजार कर रहे थे। टुको ने तसल्ली देते हुए कहा, वूचन चीफ सर्जन यहाँ के सबसे बेस्ट सर्जन में से एक है। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी दोस्त चिंगी की सर्जरी जरूर सक्सेसफुल होगी। वूचन ने धीरे से सिर हिला दिया, हाँ मुझे भी उम्मीद है सब कुछ ठीक रहे। तभी उसके फोन की रिंग बजी। कॉल उसकी प्यारी सिस्टर वूरैंग का था। उसने टुको की तरफ देखकर कहा, सॉरी टुको तुम यही बैठो, मैं बाहर जाकर कॉल रिसीव करता हूँ। हॉलवे में जाकर उसने फोन उठाया। हेलो सिस्टर वूरैंग, क्या हुआ, अचानक फोन क्यों किया? फोन की दूसरी तरफ से बहुत गुस्से भरी आवाज आई, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने उस औरत को मैसेज भेजा और 2 दिन बाद तुम फैंग यू से मिलने वाले हो। वूचन दुनिया की किसी भी लड़की के पीछे जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उसके पास बिल्कुल मत जाना, वो बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं अपने आदमी को उस औरत के पास जाने की इजाजत नहीं दूंगी। अपनी प्यारी सिस्टर की इतनी सख्त बात सुनने के बाद वूचन शांत आवाज में बोला, मेरी फैंग जिन्यू में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तुम टेंशन मत लो। मैं सिर्फ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। मुझे डर था कि तुम गलत समझ बैठोगी, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पहले ही सब बता दिया। ये बात सुनने के बाद वूरैंग थोड़ी सोचने लगी। उसे लगा वूचन की बात में दम तो है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वूचन ने पहले ही बात काट दी। टेंशन मत लो सिस्टर वूरैंग, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी यहाँ मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं।
ये कहकर उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। टुको तुरंत उनके पास गई। डॉक्टर, सर्जरी कैसे रही? डॉक्टर मुस्कुराए। सब कुछ सक्सेसफुल रहा। पेशेंट सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही वूचैन ने चैन की सांस ली। फिर उसने टुको से कहा, टुको, इन कुछ दिनों तक मेरी दोस्त का ख्याल रखना। तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। टुको ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वूचैन, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। हर चीज प्रॉपरली अरेंज कर दूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वूचैन उस वक्त बहुत खुश हुआ। उसने पूरी सिंसेरिटी से टुको का हाथ पकड़ा और बोला, हमारे बीच का रिश्ता तुम्हारे नाम की तरह ही सच्चा है टुको, इसलिए हम एक दूसरे के साथ हमेशा दिल से पेश आ सकते हैं। ये एक्सप्रेशन टुको ने पहली बार वूचैन के चेहरे पर देखा था। वो वही खड़ी रह गई। वूचैन मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर वहां से चला गया, लेकिन टुको कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये सिर्फ सिंसेरिटी थी या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? शायद यही मेरा एक तरफा प्यार है। फिर सीन चेंज हुआ। एक दिन बाद बीजिंग में वूचैन आराम से चाय पीते हुए आईपैड पर एक वीडियो देख रहा था। वीडियो के अंदर लुई फैमिली की सेकंड मिस और उसके नए शादीशुदा हस्बैंड के बीच जोर जोर की बहस चल रही थी। आदमी गुस्से में चिल्लाए, 3 दिन हो गए, बुड्ढा हर रोज पूछ रहा है। अगर तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो चाहे मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट छोड़ना पड़े, वो वापस आकर जरूर हंगामा करेगा। सेकंड मिस ने कंधे उचका दिया, तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करेगा तो तुम ही कर लेना। आदमी और गुस्से में बोला, हमारे बीच छोटी मोटी नोकझोंक तो हमेशा होती रहती है, लेकिन अगर लुई फैमिली का थर्ड यंग मास्टर अपनी वाइफ की वजह से सच में हमारे खिलाफ जंग छेड़ दे तो लुई फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा घर बिखर जाएगा। उसके बाद हमें कौन इज्जत देगा? सेकंड मिस ने बेपरवाही से कहा, सच कहूं मुझे बिल्कुल नहीं पता वो इस बार कहाँ गई है। इस बार मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब देखकर वूचैन ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं सोचता था थर्ड यंग मास्टर एक सीधा साधा आदमी है, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन लगता है इस बार उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। मेरा मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में है, अब वो इसमें कोई दिक्कत नहीं डाल सकता। उसने तुरंत फोन निकाला और एन योंग को कॉल किया। हेलो मेरी प्यारे सिस, मैंने जो फोटो भेजी है वो लुई फैमिली की थर्ड यंग मिस की है। उस फोटो को हांगकांग में टीवी ड्रामा की शूटिंग सुपरवाइज करते हुए उसके वीडियो के साथ एडिट करके कंबाइन कर दो, मुझे उसकी जरूरत है। एन योंग तुरंत शिकायत करने लगी, फिर से काम? तुमने कहा था मुझे घूमने ले जाओगे, लेकिन पिछले 3 दिन से बस पोस्ट प्रोडक्शन ही करवा रहे हो। वूचैन हंसा, पहले जो बोला है वो कर दो, उसके बाद तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। एन योंग ने शक भरी नजर से कहा, ठीक है, लेकिन इस बार झूठ मत बोलना। वूचैन मनी मन सोचने लगा। थोड़ी देर में थर्ड मैडम का एडिटेड वीडियो मिडिल ईस्ट भेज दिया जाएगा। उम्मीद है उसके बाद थर्ड यंग मास्टर कोई और हंगामा नहीं करेगा। उसके बाद उसने फेंग जुनियो की इन्फॉर्मेशन देखनी शुरू की। स्क्रीन पर उसका प्रोफाइल दिख रहा था। तेज नजर, बिल्कुल स्टेबल ब्रीदिंग, काफी इंप्रेसिव। क्लिनिक रोज सुबह 9:30 बजे खुलता है और शाम 6:30 बजे बंद होता है। सबसे अजीब बात, सारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव नहीं होती। हर रिकॉर्ड सिर्फ हाथ से लिखा जाता है। आज के मॉडर्न जमाने में ऐसा करना बिल्कुल अनयूजुअल है। जहाँ कुछ अजीब होता है वही कोई राज छुपा होता है। उसी शाम क्लिनिक बंद होने के बाद वूचैन पूरे काले कपड़ों में छुपकर अंदर घुस आया। उसने सोचा, मुझे नहीं पता तुम क्या छुपा रही हो, लेकिन आज मैं सब कुछ जानकर ही रहूंगा। उसने पूरा क्लिनिक छान मारा, लेकिन उसे सिर्फ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की परचेस और यूसेज रिकॉर्ड ही मिली। पेशेंट्स की लिस्ट या उनकी इलनेस की डिटेल्स कहीं भी नहीं थी। अपने एक्सपीरियंस के भरोसे वो हर कोने को ध्यान से देखने लगा। आखिर उसकी नजर फ्लावर वेस्ट पर पड़ी। उसने वेस्ट को हल्का सा घुमाया। अगली पल दीवार के अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट सेफ सामने आया। पासवर्ड लॉक खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर रखे डॉक्यूमेंट्स निकालने वाला था, अचानक एक जहरीला सांप बाहर उछल कर आया और उसकी गर्दन पर काट लिया। चाहे वूचैन कितना भी स्मार्ट और पावरफुल क्यों ना हो, इस ट्रैप का अंदाजा वो भी नहीं लगा पाया। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और अपनी गर्दन पकड़ ली। था जहरीला सांप। बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी जगह पर मुझे ऐसी गलती हो जाएगी। तभी फेंग जिन्यू वहाँ आ पहुंचे। उसने गुस्से से फाइल वापस छीन ली और तेज आवाज में पूछा, तुम कौन और मेरे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वूचैन ने हल्का सा चक्कर खाते हुए सोचा, जहर पूरे शरीर में फैलने में अभी लगभग 15 मिनट बाकी हैं। जब तक ये यहाँ आए तब तक मुझे जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। उसने सीधा पूछा, लुई फैमिली की थर्ड यंग मिस के ब्रेन में जो एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से ट्यूमर हुआ है, क्या उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है? फेंग जिन्यू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तो अगर है भी तो? अगर वो मेरे हाथ न लगती तो कहीं और मर जाती। वैसे भी हर इंसान को एक न एक दिन मरना ही है, तो बेहतर है वो मेरे हाथों मरे और मेरी सक्सेस की सीढ़ी बन जाए। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना मास्क उतार दिया और बोला, तो बताओ कितनी और सीढ़ियां चाहिए तुम्हें ताकि तुम वू रैंक का सामना कर सको? ये नाम सुनते फेंग जिन्यू का चेहरा बदल गया। तुम आखिर कौन हो? वूचैन शांत रहकर बोला, लुई फैमिली की सेकेंड यंग मिस कई सालों से तुम्हारी सपोर्टर रही है। उसकी वजह से तुम हाई सोसाइटी के सर्कल्स में घुस गई, लेकिन फिर भी तुम और वू रैंक के बीच का गैप कभी कम नहीं हुआ। जब तुम्हें समझ आ गया कि तुम उसे कभी पार नहीं कर पाओगी, तब तुमने उसे ही खत्म करने का प्लान बना लिया। फेंग जिन्यू हल्की सी मुस्कुराई। लगता है तुमने अभी तक अंदर वाली फाइल पढ़ी ही नहीं। क्या तुम बस मुझे बातों में फंसाकर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो? वूचैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, फेंग जिन्यू मैं तुम्हारा पूरा पास जानता हूँ। तुम जो प्लान कर रहे हो वो भी मुझसे छुप नहीं सकता।
तुम और वूरैंग दोनों ही बचपन से बहुत खूबसूरत थी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में तुम दोनों ही सबके अट्रैक्शन का सेंटर हुआ करती थी, लेकिन एक को लोग उसके बड़े फिगर की वजह से चिढ़ाते थे और दूसरी को उसके छोटे फिगर की वजह से। फिर हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी आई। वूरैंग धीरे धीरे स्कूल ब्यूटी से बढ़कर डोंगा की सबसे खूबसूरत औरत बन गई और तुम धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब होने लगी। तुम सिर्फ वूरैंग का शैडो बनकर रह गई। उस दिन से तुमने उसे दिल ही दिल में कम्पीट करना शुरू कर दिया। वो अपनी शादी में खुश नहीं थी। तुमने सोचा तुम परफेक्ट हस्बैंड ढूंढकर उसे हरा दोगी। फिर वूरैंग ने अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के जरिए उसका बच्चा पैदा हुआ। वो बिजनेस वर्ल्ड की ब्लैक विडो बन गई, लेकिन लोगों की नजर में वो फिर भी परफेक्ट ही रही। तुम हर बार उसका नाम सोचकर अंदर ही अंदर जलती रही। कुछ ही वक्त बाद तुम प्रेग्नेंट हुई, लेकिन तुम्हारी शादी भी टूटने लगी। एक तूफानी रात तुम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस दौरान तुम सीढ़ियों से गिर गए और तुम्हारा बच्चा नहीं बच सका। सबसे बुरी बात, उस दिन के बाद तुम कभी भी मां नहीं बन सकी। उस पल से तुम्हारी वूरैंग के लिए नफरत अपनी हद पार कर गई। तुम पागलपन की हद तक उसे बर्बाद करना चाहती थी। तुमने उसके लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भेजा था उसका असली मकसद उसकी स्किन को खराब करना था, ताकि डोंगाई की सबसे खूबसूरत औरत का टाइटल उसे छीन लो। लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया और उस दिन के बाद तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। फैंग जिन्यू ने शांत लहजे में कहा, जो कुछ तुमने कहा वो सब बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी असली प्लानिंग जानते हो? कुछ ही मिनट बाद तुम एक लाश बन चुके होगे। उसके बाद मैं आराम से तुम्हारी आइडेंटिटी भी पता कर लूंगी, और अगर तुमने मेरा कोई सीक्रेट भी जान लिया है तो मैं तुम्हारे सारे निशान मिटा दूंगी। मेरा प्लान आधा पूरा हो चुका है। मैं उसे किसी भी हालत में फेल नहीं होने दूंगी। यह कहकर उसने एक भरोसेमंद मुस्कान दी। वूचान ने मनी मन सोचा, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। चाहे मेरी सोच गलत भी निकले, मैं जल्दी पूरी सच्चाई तक पहुंच जाऊंगा। अगली पल उसकी आंखों का रंग बदल गया। स्पेस टाइम सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वक्त रिसेट होकर रात के 8:30 पर आ गया। इस बार वूचान पूरी तैयारी के साथ क्लिनिक में घुसा। उसने सबसे पहले जहरीले सांप को खत्म किया, फिर सीधा सेफ खोला और अंदर रखी मेडिकल फाइल्स निकाल ली। देखते हैं इसके अंदर कौन सा राज छुपा है। उसने फाइल खोली। उसमें थर्ड यंग मिस की डेंटल एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड थे। साथ ही एक सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिक्र था, जिससे हर फॉलो अप एग्जामिनेशन के दौरान धीरे धीरे ज्यादा पावर पर यूज किया गया था। वूचान की आंखें चमक उठी। अब देखते हैं क्या और भी कोई इस तरह का शिकार बना है। कुछ ही देर में उसे 5 और लोगों के रिकॉर्ड्स मिल गए। वूचान धीरे से मुस्कुराया। बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था, इन 5 लोगों के साथ भी बिल्कुल वही किया गया है। उसने तुरंत सोचा, क्या इन सबको भी थर्ड यंग मिस की तरह ब्रेन ट्यूमर हुआ होगा? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल डाटा हैक करके देखते ही वो हैरान रह गया। 5 पेशेंट्स को भी एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर हुआ था। वूचान ने गहरी सांस ली। इन मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ फैंग जिन्यू बिना कोई सबूत छोड़े किसी को भी मार सकती है, लेकिन एक बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी। अब तक उसे समझ नहीं आया कि फैंग जिन्यू का असली टारगेट कौन है। फिर उसने अगला पेज खोला। उस पर एक लड़की का मेडिकल रिकॉर्ड था, वोंग शाओ में। ये नाम देखते ही वूचान चौंक गया। वोंग शाओ में सिर्फ टीथ क्लीनिंग और ओरल केयर। 1 मिनट, क्या ये शुआन शुआन की बेस्ट फ्रेंड नहीं है? कहीं क्या मुझे इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ना होगा? जितना वूचान जानता था, वोंग फैमिली और फैंग फैमिली पहले पड़ोसी हुआ करते थे। दोनों फैमिलीज के बीच काफी अच्छे संबंध थे। वोंग शाओ में तो फैंग जिन्यू को अपनी गॉड मदर तक मानती थी, लेकिन फैंग जिन्यू के डिवोर्स के बाद दोनों फैमिलीज का कांटेक्ट टूट गया। फिर जब वोंग शाओ में यूनिवर्सिटी के लिए बीजिंग आई, तब जाकर उसका फैंग जिन्यू से दोबारा कनेक्शन बना। वोंग शाओ ने एक दिन अपनी गॉड मदर से शिकायत की, शुआन शुआन अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इतना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करती है कि हमारी दोस्ती धीरे धीरे कम हो गई है। ये सुनने के बाद जो फैंग जिन्यू पहले कभी इन बातों की परवाह नहीं करती थी, उसने अपने पैसों से वोंग शाओ के घर में बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसा एक कैरियोकी रूम बनवा दिया। बाद में वोंग शाओ ने फैंग जिन्यू को एक और फोटो भेजी। उस फोटो में वो शुआन शुआन के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने मैसेज लिखा, अब घर में कैरियोकी रूम भी बन गया है। शुआन शुआन मेरे घर आकर प्रैक्टिस कर सकती है। हम पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे। ये सब मेरी प्यारी गॉड मदर की वजह से हुआ। वूचान धीरे से बोल पड़ा, मतलब जिस पल फैंग जिन्यू ने शुआन शुआन को देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि वो वूरैंग की बेटी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और वोंग शाओ के कैरियोकी रूम का बार बार यूज हुआ, तो शुआन शुआन को भी एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता था। मुझे एक बार और कंफर्म करना होगा कि कैरियोकी रूम कब बनाया गया था। उसने रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए, जैसे उसने सोचा था। फैंग जिन्यू ने वो कैरियोकी रूम तब बनवाया था जब थर्ड यंग मिस और बाकी 5 लोग पहले ही उसके शिकार बन चुके थे। वूचान ने गहरी सांस ली। सिर्फ वूरैंग से बदला लेने के लिए यह औरत शुआन शुआन को भी मारने से नहीं हिचकी। यहाँ तक कि उसने अपनी गॉड डॉटर का भी इस्तेमाल कर लिया। अब बस फैंग जिन्यू के वापस आने का इंतजार है। सिर्फ 2 मिनट बाद रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही फैंग जिन्यू अंदर आए, पास छुप कर बैठे वूचान ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। फैंग जिन्यू हैरानी से चिल्लाई, इम्पॉसिबल, तुम्हें सांप ने नहीं काटा? वूचान ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास बकवास करने का वक्त नहीं है। फिर सीन चेंज हुआ। आधे दिन बाद वूचान अपने लोगों को लेकर वैंग शिया के रिकॉर्डिंग रूम पहुंच गया। सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़ी रेड होने वाली हो। ये देखते वैंग शाओ में डर से चुप गई। शुआन शुआन ने हैरानी से पूछा, ब्रदर वू, आप ये सब क्या कर रहे हो?
वूचैन ने तुरंत कहा, शुआन शुआन गाने की प्रैक्टिस किसी और दिन कर लेना, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के घर का कैरियोके रूम अभी इसी वक्त तोड़ना पड़ेगा। वोंग शाओ में तुरंत गुस्से में आ गई, सीनियर आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, मेरे घर को तोड़ने का क्या हक है आपको? अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं ये बात यही खत्म नहीं होने दूंगी। वूचैन ने बिना कुछ कहे स्पीकर तोड़ दिया, अंदर से एक डिवाइस निकल आया। देखो इस स्पीकर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छुपाया गया है। इस कैरियोके रूम की एक्सेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन धीरे धीरे तुम दोनों को मार रही है। बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा, अभी सबसे जरूरी बात यह है तुम दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाओ, फुल बॉडी चेकअप करो, आप बिल्कुल देर मत करो, जल्दी। थोड़ी देर बाद वूचैन ने दोनों लड़कियों को एम्बुलेंस में बिठा दिया। उसने डॉक्टर से कहा, जैसे ही रिपोर्ट्स आए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। एम्बुलेंस जाते ही यह खबर सुनकर वूरैंग भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। उसने घबरा कर पूछा, हे भगवान यहाँ क्या हुआ है? वूचैन ने उसे गले लगाकर पूरी कहानी बता दी, कैसे फेंग जिन्यू ने थर्ड यंग मिस और दूसरे लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया और फिर वांग शाओमे को यूज करके शुआन शुआन को मारने की प्लानिंग की। ये सब सुनते ही इतनी स्ट्रॉन्ग औरत होने के बाद भी वूरैंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में दांत भींचकर कहा, वो औरत जानवरों से भी बदतर है। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, मैंने उसे डोंगाई ले जाकर बंद कर दिया है। फिर उसी रात एक सुनसान जगह वूरैंग ने फेंग जिन्यू के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। तुम दरिंदी हो, इतने सालों बाद मुझे लगा था तुम पुरानी बातों को भूल चुकी होगी। फेंग जिन्यू ने सूजा हुआ चेहरा उठाया और ठंडी हंसी हंसी, भूल गई तो तुम भी तो इतने सालों से मेरे पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ना। वूरैंग गुस्से में फिर से उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन, मैं तो बस। गुस्से की वजह से उसकी बात पूरी ही नहीं हो पाई। तब वूचैन ने बीच में कहा, सिस्टर वूरैंग इससे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है ये सब तब शुरू हुआ जब इसे थर्ड यंग मिस की बीमारी का पता चला। फेंग जिन्यू ने हार मानी हुई आवाज में कहा, एक बार जीती दो बार हारी, अब जब मैं तुम्हारे हाथ लग गई हो तो कहने को कुछ नहीं बचा। बस एक अफसोस रहेगा, जब तुम अपनी बेटी को दफन करोगी वो मैं मंजर देख नहीं पाऊंगी। वूरैंग हैरान रह गई, मुझे समझ ही नहीं आता, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, फिर तुम्हारा डिवोर्स हुआ, लेकिन उस सब में मेरा क्या कसूर था? और तुम शुआन शुआन को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते थे? मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा था? फेंग जिन्यू ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं, इस जिंदगी में बस ऐसा ही होता है। यह कहकर वो चुप हो गई। वूरैंग पलटकर चलने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, तुम सही कहती हो, अब ना वजह जानने का कोई मतलब है और ना ही नतीजे का, लेकिन जिस दिन तुमने शुआन शुआन पर हाथ उठाया उस दिन तुमने अपनी सजा भी तय कर ली। थोड़ी देर बाद फरारी के अंदर वूचैन ने वूरैंग के हाथ में एक छोटा सा स्विच रख दिया, ये लीजिए सिस्टर वूरैंग। वूरैंग सब समझ गए, उसने बिना कुछ कहे स्विच दबा दिया। उसी वक्त फेंग जिन्यू के पास रखे कंटेनर्स खुल गया, अंदर से बहुत सारे जहरीले सांप निकल आए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। लग रहा था ये वही सजा थी जो वूचैन ने उसकी बेशर्मी और जुल्म के लिए तैयार की थी। घर लौटने के बाद फेंग जिन्यू का मामला खत्म करने के बाद भी वूरैंग का मूड बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसने अपना माथा दबाते हुए कहा, बेबी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा मन कर रहा है सब कुछ तोड़ फोड़ दूं, मुझे संभाल लो वरना मैं सच में अपना कंट्रोल खो दूंगी। थोड़ी देर बाद उसकी बात सुनकर वूचैन उसे रोकने के लिए बिस्तर पर पटक देता और कहता है, कोई बात नहीं सिस्टर वूरैंग, पहला मेरा सामना करो, बाकी सब बाद में देख लेंगे। सच कहो तो वूचैन को अच्छी तरह पता था कि किसी इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर खड़ी हुई औरत को कैसे शांत करना है। कुछ घंटों बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वूचैन ने देखा कि वूरैंग नहाने जा रही है। उसने मुस्कुराकर पूछा, आप कैसा फील कर रही हो सिस्टर वूरैंग, सब ठीक है ना? वूरैंग हल्की सी मुस्कुराई, ठीक है, मेरे छोटे हबी को भी थोड़ा रेस्ट करने दो, मैं पहले शावर लेकर आती हूँ। तभी वूचैन की फोन की रिंग बजी, हॉस्पिटल से कॉल था। मिस्टर वू, रिपोर्ट्स आ गई है, शुआन शुआन की कंडीशन काफी अच्छी है, लेकिन वोंग शाओमे की रिपोर्ट थोड़ी सीरियस लग रही है। वूचैन ने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो कहेंगे वही फॉलो करो, पूरा ट्रीटमेंट प्लान उनके हिसाब से ही चलेगा। फोन रखने के बाद उसके दिमाग में अपनी वाइफूज का ख्याल आया। उसने मनी मन सोचा, मैं इतना ज्यादा बड़े बड़े फैमिलीज के मामले सुलझाने में लगा रहा कि लोगों के दिल में छुपी हुई अंधेरी सोच को ही इग्नोर कर दिया। फेंग जिन्यू जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी वाइफूज के साथ। इस वक्त उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तभी एन युआंग ने सीधा वूचैन के कंप्यूटर में हैक करके कांटेक्ट किया। हे वूचैन सुनो, गुइरुबो और बाओ शिनवान यहाँ सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे। उस तरफ मिस यांग आ गई है, अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मूवी की शूटिंग रुक गई है। वूचैन हैरान हो गया, क्या इतनी सीरियस सिचुएशन, जल्दी बताओ माओ रुसोंग कहाँ है? उसी वक्त एन युआंग ने रिपोर्ट दी, ब्रदर वो पहले बिल्डिंग का डिमोलिशन कंप्लीट हो गया था, नया फिल्म और टेलीविजन बेस भी कुछ दिन पहले ही बनना शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ बहुत अजीब घटनाएं हो रही है। हेडमास्टर भी पर्सनली आ गए, आप एक बार खुद आकर देख लीजिए। वूचैन ने तुरंत बॉस माओ को फोन किया, बॉस माओ, पिंगशू का ओवरऑल डायरेक्शन मेरे दिमाग में क्लियर है, फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज भेज दूंगा, उसी डायरेक्शन के हिसाब से काम करना। फिर उसने एन युआंग से कहा, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर भेज रहा हूँ, उसके बाद जो काम अधूरा है वो कंप्लीट कर देना। एन युआंग ने हाँ में जवाब दिया, ठीक है, कोड में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बाद में जो प्रॉप चाहिए होंगे वो मुझे कहाँ से मिलेंगे? वूचैन ने कहा, अगर पता ना हो तो गुइरुबो और बाओ शिनहाओ से पूछ लेना, मैं कल हांगकांग जा रहा हूँ, वहाँ की सिचुएशन खुद देखनी होगी और आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को मनाना है।
थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर शैंपेन और बहुत सारे हाई क्लास वेस्टर्न डिशेज सज चुके थे। और ये सब किसने बनाया था? खुद ब्रदर वू ने। किचन से उसने आवाज लगाई, मेरी जान आओ, मेरी मास्टरपीस टेस्ट करो। उसकी मीठी बात सुनकर ली रूबिंग ने शक भरी नजर से देखा। मुझे यहाँ सिर्फ बारबेक्यू खिलाने के लिए बुलाया है? तुम्हें पता भी है रॉयल फैमिली के स्पेशल परफ्यूम की फॉर्मूला एडजस्ट करना कितना मुश्किल चल रहा है। वूचन ने अपने वाइफ को प्यार से गले लगा लिया और बोला, मुझे पता है मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते ही वूरंग और भी पावरफुल हो जाएगी और तुम उससे पीछे नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही ली रूबिंग ने नखरे से मुंह फेर लिया। तुम्हें बस मुझे ही परेशान करना आता और दूसरी औरतों के लिए तुम तो 200 और 100 बिलियन तक खर्च कर देते हो। वूचन ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। चाहो तो तुम्हें उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। ली रूबिंग ने आंखें सिकुड़ कर पूछा, एक मिनट, इस बार भी तुम किसी को फंसाने की प्लानिंग कर रहे हो ना? वूचन देखता है कि उसे बात समझ आ गई है और मुस्कुराता है। अरे मेरी जान, तू बहुत स्मार्ट हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। पहले कुछ राउंड खेलकर माहौल को गर्म क्यों ना करे। ली रूबिंग ने तुरंत उसे हल्का सा धक्का दिया। सॉरी, पहले काम की बात बताओ, इस बार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वूचन ने सिर खुजाते हुए कहा, फिल्म और टेलीविजन बेस और नए टीवी ड्रामा की शूटिंग दोनों को शियांग फैमिली जानबूझकर रोक रही है। दोनों तरफ से काम अटक गया। अगर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना है तो मुझे शियांग फैमिली की सेकंड मिस को अपनी साइड लेना होगा। ये सुनते ही ली रूबिंग के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाई। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ ग्रेट मास्टर वू, लड़कियों को पटाना तो तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल है, अब मिस शियांग का सोल्यूशन भी नहीं सोच पा रहे हैं। वूचन ने प्यार से समझाया, मेरी प्यारी डार्लिंग, तुम गलत समझ रही हो। शियांग नैनमिंग एक बहुत ही जंगली घोड़े की तरह है। वो वूरैंग से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर शुरू से उसे कंट्रोल ना किया तो बाद में और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ली रूबिंग ने नाराज होकर कहा, एक और वूरैंग, सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही मेरा सिर दुखने लगता है। उसने वूचन का हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर शियांग नैनमिंग को अपनी साइड लाने में मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पनिशमेंट सहनी होगी, वरना तुमने जो मुझे गुस्सा दिलाया है वो इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। रूम में वापस आते ही ली रूबिंग बेड पर सीधा लेट गई और बोली, एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ, आज मैं जरा भी मूव नहीं करूंगी। देखते तुम्हारे पास अभी भी मुझे खुश करने की कोई एबिलिटी बची है या नहीं। वूचन ने उसकी दी हुई पनिशमेंट बिना झिझक एक्सेप्ट कर ली। वो मुस्कुराया, मेरी जान, तुमने मेरे बहुत सारे तरीके देखे हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी सोच से भी आगे जाने वाला हूँ। वो घमंडी बात कहने के कुछ ही देर बाद ली रूबिंग सिर्फ मजे से करा सकी, तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम दुष्ट आदमी हो। अगले दिन हांगकांग में ली रूबिंग खुद वूचन के साथ यहाँ आ गई थी। मकसद था शियान नैनमिंग को उसकी औकात याद दिलाना, लेकिन ये सबक काफी सख्त होने वाला था। ली रूबिंग ने लॉलीपॉप उठाकर शियान नैनमिंग की तरफ तान दी। शियान नैनमिंग, तुम बार बार मेरे हस्बैंड को परेशान करती रहती हो, वो शायद तुम्हें बर्दाश्त कर ले, लेकिन मैं नहीं। शियान नैनमिंग बिल्कुल बिना डरे हंस पड़ी। सबको पता है मैं पिछले कई दिनों से वूचन की जिंदगी मुश्किल बना रही हूँ। क्या तुम्हें हिम्मत है मुझे यही मारने की? ली रूबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा लॉलीपॉप के बट से शियान नैनमिंग के चेहरे पर जोर का वार कर दिया। शियान नैनमिंग बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत! उसकी बात पूरी भी नहीं हुई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद बाओ शियानुई यह सब देखकर घबरा गया। क्या तुम लोग सच में सेकंड विश को खत्म करने वाले हो? क्या और कोई रास्ता नहीं है? वूचन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, बाओ शियानुई, अगर वो ऐसा ही करती रही तो ना मैं टीवी सीरीज शूट कर पाऊंगा, ना ही फिल्म और टेलीविजन बेस बना पाऊंगा। और ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी हमारे काम में दिक्कत दे चुकी है। अगर इस बार उसे छोड़ दिया तो कल तीसरी और चौथी बार भी वही करेगी। हर प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो सोच भी सकते हो कितना नुकसान होगा। बाओ शियानुई ने पूछा, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ कर दोगे तो शियांग फैमिली क्या चुप कर बैठ जाएगी? वूचन ने सिर हिला दिया। अगर फैमिली का कोई और मेंबर होता तो बात अलग थी, लेकिन शियान नैनमिंग बहुत ही स्पेशल केस है। बहुत एरोगेंट है और हमेशा अकेली रहती है। नॉर्थ अमेरिका में भी उसे अलग रहकर बंद कर दिया था। बाहर आती है तो सिर्फ मुसीबत खड़ी करने, उसका किसी से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसी दौरान शियान नैनमिंग को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें बंदी रखी और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। मुझे खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बाओ शियानुई ने पूछा, तो फिर क्या प्लान है? एन युआंग ने टैबलेट उठाई। ये देखो, ये शियान नैनमिंग का डिटेल फेशियल डेटा है। इस डाटा को स्कैन करके उसके जैसे हाइट और बॉडी वाली लड़की ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाएगी ताकि वो बिल्कुल शियान नैनमिंग जैसी दिखे। ली रूबिंग ने बात आगे बढ़ाई, फिर उसमें बिल्डिंग वॉइस सिंथेसाइजर यूज करेंगे ताकि उसकी आवाज भी बिल्कुल शियान नैनमिंग जैसी ही हो। और फिर वो फेक शियान नैनमिंग चुपचाप नॉर्थ अमेरिका वापस चली जाएगी। वूचन ने मुस्कुराते हुए कहा, एन युआंग, जरा शाओबाओ को डेमो दिखाओ। एन युआंग ने तुरंत शियान नैनमिंग की आवाज कॉपी करके कहा, अरे मेरे छोटे हुई इतने सालों बाद मिले हो, काफी मर्द बन गए हो, चेस्ट भी बन गई है, चलो कपड़े उतारो, दीदी देखना चाहती है। ये फेमिलियर आवाज सुनते ही बाओ शियानुई जम सा गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये तो बिल्कुल शियान नैनमिंग जैसी है। ली रूबिंग ने फिर कहा, शिशिंग की हाइट और बॉडी शियान नैनमिंग से काफी मिलती है। वैसे भी उसके पास कोई खास काम नहीं है, इस रोल के लिए वो परफेक्ट रहेगी। वूचन मुस्कुराए, जैसे एक्सपेक्टेड था। ली रूबिंग ने सबसे बेस्ट कैंडिडेट तुरंत ढूंढ लिया।
उधर शियान एनमिंग अब भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अंदर ही अंदर उसने गुस्से से मुट्ठी कस ली। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता तो कभी यकीन ही नहीं करती ये लोग इतने अजीब और शैतानी प्लान बना सकते हैं। ली रुबिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब सब अरेंज हो गया है तो शुरू करते हैं। तभी शियान एनमिंग की आंखें एकदम खुल गई। उनमें सीधा कत्ल कर देने वाला इरादा दिखाई दे रहा था। अचानक उसने कहीं से एक छुरा निकाला और जोर से चिल्लाई, मर जाओ। वो सीधा ली रुबिंग की तरफ झपटी और बिना एक पल सोचे उसकी गर्दन की तरफ वार कर दिया। ये देखकर वूचान, बाओ शियानवोई और बाकी सब एक पल के लिए सन रह गए। ली रुबिंग को गिराने के बाद शियान एनमिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। वो सीधा वूचन की तरफ दौड़ी और उस पर भी वार कर दिया। वूचन कुछ बोल भी नहीं पाया। वो खून से लथपथ होते हुए जमीन पर गिर गया। शियान एनमिंग ने बाओ शियानवोई की तरफ देखकर पूछा, पहले ये लोग मुझे मारना चाहते थे, अब ये सब खत्म हो गया, अब बताओ तुम्हारा क्या करूँ। बाओ शियानवोई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया तभी वूचान अचानक खड़ा हो गया, ताली बजाते हुए बोला, वाह तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ही शार्प और क्लीन है और अटैक के वक्त तुम्हारी आंखें बिल्कुल यूनिक। एक बार फिर शुक्रिया मिस यांग इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देने के लिए। ये देखकर शियान एनमिंग पूरी तरह हैरान रह गई। क्या तो मुझे मारने की जो बात कर रहे थे वो सब सिर्फ एक्टिंग थी? उस वक्त ली रुबिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक उठकर खड़ी हो गई। शियान एनमिंग की आंखें और भी बड़ी हो गई। क्या ली रुबिंग भी जिंदा है? लेकिन अभी जो कुछ हुआ वो इतना असली क्यों लग रहा था? एन युआंग ने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई ये सब शूटिंग के लिए था। अब घर के अंदर के सारे सेंस को सिर्फ एक क्लिक से कंट्रोल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और जब कोई इंसान किसी एक चीज पर पूरी तरह फोकस कर लेता है तो उस वक्त बाकी चीजों का एहसास उतना क्लियर नहीं होता। अब शियान एनमिंग को समझ आ गया कि उसके साथ चाल चली गई थी। उसने हैरानी से पूछा, ठीक है ली रुबिंग की गर्दन पकड़ने वाला ऐसा शायद इल्यूजन था, वो मैं किसी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन वूचन के पेट में मैंने छुरा घुसा दिया था, क्या उसमें भी मुझे धोखा हुआ? वूचन ने मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट खोली। अंदर एक स्पेशल मैजिक प्रॉप लगा हुआ था। उसने दिखाते हुए कहा, इस प्रॉप को कहीं भी छुपाया जाए तो असली जैसा आर पार होने का इफेक्ट देता है। आजकल मैजिक प्रॉप्स को इतना अपग्रेड कर दिया गया है कि उनका इफेक्ट पहले से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक होता है। ये सुनते ही शियान एनमिंग के शरीर में हल्का सा झटका सा आया। उसने मन ही मन सोचा, ये वूचन फिर से मुझे एक्टिंग करवा गया। वूचन उसे ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा, इसकी बॉडी में ट्विचिंग शुरू हो गई, मतलब वक्त आ गया है। ये वही सीक्रेट है जो मैंने 1000 साल की रीइंकार्नेशन के दौरान सीखा था। जब कोई इंसान एक ही आदमी से 2 बार हार जाता है तो उसका घमंड बुरी तरह हिल जाता है। उस वक्त जो काम पहले बहुत मुश्किल था वो अचानक काफी आसान हो जाता है। वूचन ने शांत आवाज में पूछा, सेकंड मिस, अगर मैं और ली रुबिंग गलत नहीं है तो तुम्हें फिर से वही अटैक आ रहा है ना जो पिछली बार आया था? क्या तुम्हें जाकर कपड़े चेंज करने की जरूरत है? शियान एनमिंग हल्की सी मुस्कुराई, ठीक है मानती हूँ तुम काफी कमाल के हो, लेकिन पिंग शाओ का क्या तुम वहाँ भी इतनी आराम से सब संभाल लोगे? वूचन ने आराम से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और हंसकर बोला, पिंग शाओ को हैंडल करना तुम और शंघाई को हैंडल करने से काफी आसान है। ये देखकर शियान एनमिंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या मतलब है? इतना सब होने के बाद भी ये इतना आराम से मेरा कंधा पकड़ रहा है। क्या ये इस वक्त भी मुझसे फ्लर्ट कर रहा है? वूचन बोला, 3 दिन पहले सुबह सुबह पिंगशाओ में जो फिल्म और टेलीविजन सिटी बन रही थी उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक कौवों का एक बड़ा सा झुंड आ गया। उन्होंने ऑफिस बिल्डिंग के ग्लास डोर और विंडोज तोड़ दिया और पूरी जगह को उथल पुथल कर दिया। लोगों ने इसे मौत का अपशगुन माना, यानी डेड एंड का संकेत, और ये बात तुरंत लोकल न्यूज में वायरल हो गई। लेकिन उसी दोपहर एक फेंगशु मास्टर कंस्ट्रक्शन साइट पर आया और बोला, अगर किसी घर की छत पहाड़ की ऊंची रेत जैसी और वो लंबी पगोड़ा के पास बनी हो तो वो बैड लक लेकर आती है और ये सारी बुरी किस्मत नीचे के टावर्स की वजह से आ रही है। फेंगशु मास्टर ने कहा, ये जगह बहुत पहले से श्रापित और पूरी आत्माओं का साया है। यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगले ही दिन एक और अजीब घटना हुई। कंस्ट्रक्शन साइट के 8 वर्कर्स अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनमें से एक वर्कर बस बार बार एक ही बात पागलों की तरह दोहरा रहा था, यहाँ कोई नहीं रुक सकता वरना तबाही आ जाएगी। इसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन साइट डर से भर गया। माओ रुटोंग ने सबको शांत करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल तो हालात और खराब हो गई। ज्यादातर वर्कर डर के मारे लीव लेकर भाग गए और फिल्म और टेलीविजन सिटी का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद करना पड़ा। वूचन ने शियान एनमिंग से कहा, सेकंड मिस, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनते ही शियान एनमिंग ने हाथ हिलाकर कहा, तो क्या हुआ अगर तुम सही हो? वूचन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सेकंड मिस, में एक साथ पिंग शो और शेंगजियांग दोनों जगह का मामला नहीं संभाल सकता। आप चेस बहुत अच्छी खेलती है लेकिन एक सबसे जरूरी बात भूल गई। शियान एनमिंग ने सीधा उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन सी बात? तब वूचन ने उसके सारे चाल एक एक करके खोल दिया। पहली चाल, तुमने सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक यूज करके डेड एंड का इल्यूजन क्रिएट किया। जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल बर्ड एक्सपर्ट था उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया गया था ताकि कई ट्रैप्स लगाकर वो कौवों को वहां से खींच सके। दूसरी चाल, तुमने ज़ेंगियोन को कंट्रोल करके उसे फेंगशु मास्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे किसी देवता का आशीर्वाद उस पर आ गया हो। और तीसरी चाल, वो 8 वर्कर जो अचानक गायब हो गए, क्या वो मर गए थे या कहीं छुपाए गए थे? अगर छुपाए गए थे तो कहाँ? माओ रुटोंग ना इसका जवाब दे पाया और ना ही इसका सोल्यूशन ढूंढ पाया।
तब पास खड़ी लिरुबिंग भी क्यूरियोसिटी से बोली, अरे हनी इतना सस्पेंस मत बनाओ, जल्दी बताओ। शियान एनमिंग मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या तुमने सच में इसका राज समझ लिया? वूचान मुस्कुराया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले एक फोन कर लेता हूँ। हेलो बॉस माउट, सब ठीक है ना? जो एड्रेस मैंने भेजा था वो। दूसरी तरफ लाओ माओ अपने आदमियों के साथ एक मोजोंग पार्लर में घुसा हुआ था। वो बोला, ब्रदर वो मिल गया है। वो ऑटो वर्कर्स विला में 2 टेबल्स पर मोजोंग खेल रहे हैं। किसी ने उन्हें पैसे देकर यहाँ बिठाया था। जीते या हारे हर आदमी को 6 से 8 लाख मिलने वाले थे। तब एक बुजुर्ग आदमी डरे हुए चेहरे के साथ आया और बोला, आराम से बात करते हैं, पहले मुझे वूचन से फोन पर 2 शब्द बोलने दो। सेक्रेटरी जैंग ने फोन पकड़ा और उसी वक्त मुड़कर सीधा उस ब्लॉन्ड लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर सेक्रेटरी जैंग बोले, ब्रदर वो माफ करना, इस हरामी ने फिल्म और टेलीविजन सिटी का पूरा काम रोक दिया। मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। शेंगजंग में बैठे वूचन को फोन से उस पार जोर जोर की पिटाई की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शांत होकर बोला, सेक्रेटरी जैंग की बात पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। मुझे कुछ काम है, मैं आप फोन रखता हूँ। फोन रखने के बाद वूचन ने तीसरी चाल का असली राज भी समझा दिया। शियान एनमिंग बिल्कुल चुप हो गई। वूचन ने देखा कि उसका हमेशा वाला घमंड अब गायब हो चुका है। वो आगे बढ़ा, उसे हल्का सा गले लगाया और धीरे से बोला, 8 बेकसूर लोगों को मार देना बहुत बड़ा रिस्क होता, इसलिए उन्हें छुपाने के लिए पिंगशाओ में उसके बेटे का घर चुना गया, जहां आमतौर पर कोई चेकिंग करने की हिम्मत ना करता। मानना पड़ेगा, लोगों को छुपाने के लिए उससे बेहतर जगह मुश्किल से मिलती। सेक्रेटरी जैसे बड़े आदमी ने अपने कनेक्शंस यूज किए और सेकंड मिस ने ज़ेंग युआन के कांटेक्ट से बर्ड एक्सपर्ट को बुलाया ताकि वो कौवों को पूरा तमाशा दिखा सके। बदले में सेक्रेटरी ने वर्कर को छुपाने में मदद की। इसी वक्त पिंगशाओ में सेक्रेटरी जैंग अपने शरारती बेटे की पिटाई करते हुए डांट रहा था, तू कितना बेवकूफ है, आज के बाद उस अजीब आदमी के साथ बिल्कुल मत घूमना जो उल्टे सीधे ट्रिक्स जानता है। याद रख, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। फिर सेक्रेटरी जैंग ने चैंग नाम के उस लड़के से कहा, इस इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि तुझे पिंगशाओ में कोई दोबारा देखना भी चाहेगा। माउरूटंग की आंखें गुस्से से गोलियों की तरह तेज हो गए। उसने मनी मन सोचा, इसने ब्रदर वॉर मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी, इसको तो अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद लाओ माओ अपने आदमियों को लेकर एक गली के मसाज पार्लर पहुंच गया और ज़ेंग युआन को अच्छी तरह से पेला। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाद में लाओ माओ के हाथों ज़ेंग युआन की पिटाई से वूचन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी। शियान एनमिंग अभी भी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर वूचन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। सेकंड में इस बार मैं जीत गया। शियान एनमिंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, बड़ी जीत का एहसास हो रहा है, इतना स्मग फील कर रहे हो? वूचन ने मुस्कुराकर मतलब भारी नजर से कहा, सेकंड में तुमने 2-3 बार सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए मुझे चैलेंज किया। तुम देखना चाहते थे कि क्या तुम अब भी वो थ्रिल, वो डोपामिन फील कर सकती हो। अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा, है ना? शियान एनमिंग ने पूछा, तो अब तुम और क्या करना चाहते हो? वूचन बिना झिझक बोला, मेरी औरत बन जाओ, फिर हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करेंगे। तुम जो करना चाहोगी मैं उसे और भी मजेदार बना दूंगा। ये सुनते उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म और गुस्से में उसने वूचन को जोर से धक्का दिया और डांटते हुए बोली, तुम बिल्कुल पागल हो। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी भागी और सीधा लिरुबिंग से टकरा गई। लिरुबिंग ये सब देखकर चुपचाप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। ये वूचन उसे और तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि बात यही खत्म हुई है। बाओ शियानुई ने पूछा, वूचन लगता है सेकंड मिस इस बार पिछली बार से भी ज्यादा गुस्से में चली गई। एन युआंग ने भी पूछा, कहीं तुमने सब कुछ खराब तो नहीं कर दिया? वूचन ने ताली बजाते हुए कहा, फिलहाल सब लोग अपने अपने काम में ध्यान दो, अब वो इस वक्त परेशान करने नहीं आएगी। कल से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दोबारा शुरू होगी, मैं ओवरटाइम करके सारा काम कवर कर लूंगा। उस रात वूचन अच्छे से नहाकर तैयार हुआ और शियान एनमिंग से मिलने चला गया। उसने बड़ी तमीज से दरवाजा खटखटाया। रूम के अंदर शियान एनमिंग नाइट गाउन पहने हल्की सी वाइन पी रही थी, शायद नींद लाने के लिए। दरवाजा खोलते ही वो बोली, वूचन लगता है मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। वूचन तुरंत उसके पास गया और उसे अपनी भाव में भरते हुए बोला, सेकंड में तुमने होश में दरवाजा खोला, मुझे पहचाना और मेरा नाम लेकर बुलाया, इससे कैसे मान लूं कि तुमने ज्यादा पी रखी है? उस वक्त दोनों के बीच का माहौल बहुत ही रोमांटिक हो गया। वूचन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात अभी भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। शियान एनमिंग ने पूछा, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मैंने तो अननोन नाम से रूम बुक किया था। वूचन ने उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेते हुए कहा, फिर वही सवाल, बस इतना समझ लो, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही शियान एनमिंग ने धीरे से आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ा लिया। वूचन ने भी बिना कुछ कहे उसकी फीलिंग्स का जवाब दिया और उसे किस कर दिया। अभी सुबह ही हुई थी कि ब्रदर वो पहले से ही रोमांस में डूबे हुए थे। दोनों के बीच जोश बढ़ता जा रहा था। उसने उसे दीवार से सटा दिया और वो चाहते थे कि वो अपनी शर्ट उतार दे क्योंकि बहुत गर्मी थी। वूचन ने सोचा, हजारों सालों की रीइंकार्नेशन में मैं कभी इस औरत को नहीं जीत पाया और अब मैं उसे किस कर रहा हूँ। फिर वूचन मुड़ा और उसे जोर से दीवार की तरफ धकेला और बोला, तुम चाहती हो मैं अपनी शर्ट उतारूं तो मैं तुम्हारे लिए इसे उतार देता हूँ, क्या अनोखा स्वाद है। फिर वूचन ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। ये कौन सी पोजीशन है आप लोग शायद अंदाजा लगा सकते हो, है ना? फिर वूचन ने पहला राउंड शुरू किया, लेकिन कुछ ही बेसिक मूव से शियान एनमिंग कराने लगी। रुको,
अगली सुबह दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। शिया ननमिंग हंसी और बोली, सच में लोगों के साथ वक्त बिताना गेम से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेकंड मिस, तुमने भी मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया है। इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल निकनेम सोचा है। आज से मैं तुम्हें शाओ शियानजी बुलाऊंगा। ये सुनते शिया ननमिंग उछल पड़ी, हे भगवान, ये कैसा नाम है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वूचैन हंसी रोककर बोला, बस मजाक कर रहा था, ही 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 ही। थोड़ी देर बाद शिया ननमिंग बोली, वैसे मैंने अपने डैड को किसी शेनलन नाम के बुजुर्ग के बारे में बात करते सुना था। पता नहीं वो क्या करना चाहते थे, अचानक याद ही नहीं आ रहा। फिर उसने पूछा, वैसे वू फैमिली की वूरैंग भी तुम्हारी लवर है ना? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, इस बात को तुमसे छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ली रुबिंग और वूरैंग के अलावा भी कुछ और औरतें हैं, किसी दिन सबसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। ये सुनते ही शिया ननमिंग ने तुरंत उसका मुंह हाथ से ढक लिया और बोली, नहीं, मुझे किसी से मिलना नहीं है और ना ही उनसे कोई लेना देना रखना है। मैंने बस यूं ही पूछ लिया था, उसका कोई और मतलब नहीं था। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच का रिश्ता जितना सिंपल और प्योर हो सके उतना ही रहे। ये देखकर कि वो चीजों को प्योर रखना चाहती थी, वूचैन ने तुरंत जोश के साथ उसे किस किया और कहा, ठीक है, हमारा रिश्ता वैसे ही रहेगा जैसे तुम चाहती हो। कुछ देर बाद जब वूचैन शावर लेकर बाहर आया तो शिया ननमिंग जा चुकी थी। टेबल पर उसके हाथ से लिखा हुआ एक नोट पड़ा हुआ था। उसमें लिखा था, इतने दिन घर से बाहर रहने के बाद अगर ओल्ड मैन को पता चला कि मैं गायब थी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगली बार हम कहाँ मिलेंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम ये क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखो। ये पढ़कर वूचैन बस मुस्कुरा दिया, कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है। फिर उसने सोचा, वैसे पहले फैंगशिन्यो वाले इंसिडेंट के बाद मैंने कहा था कि ली रुबिंग और सुशिनिन के सोशल रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अब जब थोड़ा फ्री टाइम मिला है तो इसी काम को निपटा लेना चाहिए। कुछ घंटे बाद वूचैन गहरी सोच में बैठा हुआ था। डिंगलोंग के अलावा जिसका ली रुबिंग और शाओशिया से कनेक्शन था, मुझे और कोई पोटेंशियल रिस्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन कल रात सेकंड मिस ने सिस्टर वूरैंग के फादर का जिक्र किया था। ये सोचते उसने तुरंत वूरैंग को फोन मिला दिया, हेलो सिस्टर वूरैंग। वूरैंग बोले, हनी, कुछ दिन बाद एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है। ओल्ड मैन और कुछ बड़े लोग मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओल्ड मैन काफी सुपरस्टिशियस है, उनका मानना है कि इसे सोंगशुआन के लिए पुण्य जमा होगा, इसलिए मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। ली रुबिंग और हमारी बाकी सिस्टर्स को भी साथ ले आना। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, समझ गया। थोड़ी देर बाद जब वो मेन हाउस वापस आया तो ली रुबिंग, जो सुबह से ही थोड़ी नाराज थी, उसका स्वागत करते हुए बोली, आखिर हमारे बिजी साहब वापस आ ही गए। अरे इतना लंबा चेहरा क्यों बना रखा है? उसकी बात दिखने में थोड़ी सार्कास्टिक लग रही थी, लेकिन असल में वो शिया ननमिंग को लेकर जेलस थी। वूचैन ने माफी भरे अंदाज में कहा, शिया ननमिंग वाली बात की वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई ना, लेकिन वूरैंग की एक रिक्वेस्ट थी। जैसे ली रुबिंग ने अपनी राइवल का नाम सुना, वो तुरंत गुस्से में बोली, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अब उस लड़की को और क्या चाहिए? वूचैन ने अपनी प्यारी वाइफ को प्यार से गले लगाया और धीरे धीरे उसे फैंगजिनियो के बारे में सब कुछ बताया, जिसने लगभग सोंगशुआन की जान ही ले ली थी। फिर उसने कहा, मुझे बस इतनी चिंता थी कि तुम और सुशिनिन या टियान टियान कभी उसकी तरह किसी मुश्किल में ना फंस जाओ। मैंने तुम सबके सोशल रिलेशनशिप चेक किए हैं, खुशकिस्मती से किसी में भी कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं मिला। यह सुनकर ली रुबिंग का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, तुम कितने पागल हो, हर कोई उस औरत जैसा थोड़ी होता है। कौन अपने ही हस्बैंड को मारने की कोशिश करता है और इतनी नफरत कैसे कमा लेता है? ठीक है, मैं सुशिनिन और टियान टियान से बात कर लूंगी। 2 दिन बाद वूरैंग के फादर के ऑर्गेनाइज किए हुए चैरिटी ऑक्शन का दिन आ गया। ईस्ट चाइना सी के कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ मौजूद थे। ओल्डू बोले, अरे बॉस ले बॉसू। ओल्ड ने मुस्कुरा कर बोले, बॉसलू, आपकी नजर कमाल की है, वो क्रिस्टिन डायमंड नेकलेस वाकई लाजवाब है। दूसरी तरफ वूचैन भी अपने हारम के साथ ऑक्शन में शामिल हुआ था। सुशिनिन कुछ यंग लेडीज के साथ बातें कर रही थी, तब टियान टियान थोड़ी जेलस होकर बोली, बैड गाय, क्या तुम मुझे भूल गए? जो ब्रेसलेट ली रुबिंग को पसंद था वो तुमने खरीद दिया, जो इयररिंग सुशिनिन को पसंद थे वो भी तुमने ले दिया, और जो रिंग सिस्टर शावडे को पसंद थी वो भी तुमने खरीद दी, पर मेरे लिए क्या लिया? वूचैन कुछ देख ही रहा था कि वूरैंग मुस्कुरा कर बोली, टियान टियान, लगता है ये तुम्हारे लिए कोई खूबसूरत नेकलेस चूज कर रहा है। तभी हथौड़ा धमका, ऑक्शनियर की आवाज गूंजी, 17.6 बिलियन, तीसरी और आखिरी बार सोल्ड। ऑक्शन खत्म होने के बाद कॉकटेल पार्टी शुरू हुई। वूचैन और ली रुबिंग उनकी तरफ आए। वूरैंग मुस्कुरा कर बोली, हमारे ओल्ड मैन की सबसे प्रीशियस कलेक्शन भी सक्सेसफुली ऑक्शन हो गई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ली रुबिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतनी फॉर्मल मत बनो। दोनों वाइफ जैसे आमने सामने आई, माहौल में हल्का सा कंपटीशन का एहसास होने लगा। वूरैंग ने प्यार से कहा, हनी, तुम सब लोग आए, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। वूचैन बोला, आखिर ये सब जूनियर सिस्टर सोंगशुआन के लिए तो है, हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाए। जाते वक्त वूरैंग मुस्कुरा कर बोली, जब वो रिकवर हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पास 3 दिन के लिए आऊंगी, वैसे भी एक नया गेम भी डेवलप करना है। कुछ देर बाद वूचैन आराम से टियान टियान की गोद में सिर रखकर मोबाइल पर नया गेम खेल रहा था। अचानक टियान टियान जोर से बोली, अरे बैठ गए, जल्दी देखो, अभी अभी हॉट न्यूज आई है, इंटरनेट पर धमाका मच गया है, सब वू फैमिली के बारे में है। वूचैन ने फोन उठा और थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन ये एंगल इतना अजीब क्यों लग रहा है?
हॉट सर्च पर खबर चल रही थी पिछले 7 दिन के सर्च डेटा और ग्रोथ रेट के हिसाब से। सेलेन ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने ऑक्शन में फेक फेमस पेंटिंग्स बेची और कैरन कैथेड्रल वाली पेंटिंग के नाम पर लगभग 3 बिलियन युआन कमाए। ये सब पढ़ते ही वूचैन तुरंत खड़ा हुआ और वूरेंग को फोन लगाया। दूसरी तरफ वूरेंग ने सीरियस आवाज में कहा, हनी ऑनलाइन जो न्यूज चल रही है सब सच है, हमारा मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। वूचैन ने शांत होकर कहा, फिक्र मत करो, मैं इस पूरी बात की तहकीकात करूंगा। फिर सीन बदलता है, वूचैन और एन ह्योंग मिलकर क्लूज ढूंढने लगते हैं। वूचैन बोला, मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने वू फैमिली को फंसाया है। माय डियर सिस्टर, ऑक्शन के बाद उन दोनों पेंटिंग्स, डेंजरस मकारा और ग्रैंड चर्च की लॉजिस्टिक चेन इन्वेस्टिगेट करो। देखो डिलीवरी प्रोसेस में कोई अनयूजुअल बात हुई थी या नहीं। एन ह्योंग हंसी और बोली, अब देखना असली एफिशिएंसी किसे कहते हैं। सिर्फ 5 मिनट की तेजी से इन्वेस्टिगेशन के बाद एन ह्योंग बोली, मिल गया, डिलीवरी के दौरान कुरियर को 10 से भी ज्यादा बार बदला गया था और आखिर में पेंटिंग यही डिलीवर हुई। रिसिपेंट अभी भी डोंगाई में ही है। इन्फॉर्मेशन देखते ही वूचैन हैरानी से सोचने लगा, तो ये उसका काम था। फिर उसने मुस्कुराकर एन ह्योंग से कहा, मेरी प्यारी सिस्टर, तुम्हारा साथ होना कितना सुकून देता है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। एन ह्योंग ने मुंह बनाकर जवाब दिया, खुश मेरी जूती, और कुछ इन्वेस्टिगेट करवाना है, एक ही बार में सब निपटा देती हूँ। वूचैन बोला, फिलहाल नहीं, अब मुझे एक पुराने जान पहचान वाले से मिलना है। फिर सीन बदल गया। एक यंग लड़की जो सिर से लेकर पैर तक ढकी हुई थी, अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वूचैन ने सीधा पूछा, मास्टर रैन का एक रूल था, वो कभी चाइनीज लोगों को धोखा नहीं देते थे, सिर्फ यूरोपियन क्लाइंट्स को टारगेट करते थे, फिर इस बार ये रूल क्यों तोड़ दिया? लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, बदतमीज। अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना तो मैं चिल्लाकर बोलूंगी कि तुम मुझे हैरास कर रहे हो। वूचैन बिना डरे बोला, बिल्कुल चिल्लाओ, साथ में पुलिस स्टेशन भी चलते हैं, वहाँ वू फैमिली की उन दोनों पेंटिंग्स के बारे में भी आराम से बात कर लेंगे, फिर देखते हैं किसकी ज्यादा चलती है। हिम्मत तो आगे बढ़ो, डर लग रहा है तो घर चली जाओ। ये सुनकर लड़की चुप हो गई। दोनों धीरे धीरे चलते हुए बात करने लगे। लड़की बोली, मास्टर रैन वू फैमिली की पेंटिंग्स, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। वूचैन बोला, मैं और मास्टर रैन 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमसे ज्यादा उन्हें कोई नहीं जानता। ये सुनकर लड़की तुरंत बोली, मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, झूठ बोलना है तो कम से कम बिलीवेबल तो बोलो। फिर वूचैन के दिमाग में 1000 सालों की रिइंकार्नेशन की यादें चलने लगी। एक वक्त था जब वो और मास्टर रैन साथ बैठकर पेंटिंग्स बनाया करते थे, लेकिन बार बार जन्म लेने की वजह से सब कुछ बदल चुका था। अब सामने खड़ी ये यंग लड़की उसे पहचान ही नहीं सकती थी। मास्टर रैन दुनिया के सबसे बड़े हाई एंड रेप्लिका पेंटर्स में से एक थे। उनकी बनाई हुई कॉपीज इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उन्हें असली मास्टरपीस मान लेते थे। और ये लड़की जुआंग, वो एक अनाथ थी, लेकिन मास्टर रैन ने उसे भी अपनी बेटी की तरह पाला था। दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था, इसलिए जुआंग कभी भी अपने मास्टर के प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ सकती थी। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। मास्टर रैन कभी भी अपने देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी पेंटिंग्स में असली और नकली का फर्क करना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इस बार तुम लोगों ने रूल तोड़ दिया। सिर्फ वू फैमिली को फंसाने के लिए फेक पेंटिंग्स बनाई गई। ये सुनते ही जुआंग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर तुम हमें इतने अच्छे से जानते हो तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे मास्टर को 1 हफ्ते पहले अरेस्ट कर लिया गया था? अगर नहीं पता तो जाकर उन लोगों से पूछो जिन्होंने उन्हें पकड़ा। ये सुनकर वूचैन ने उसे एक रुमाल दिया और पूछा, मास्टर रैन को किसने अरेस्ट किया? जुआंग बोली, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस आदमी ने मेरे मास्टर को पकड़ा उसने मुझे जबरदस्ती फेक पेंटिंग्स बनवाने पर मजबूर किया और उन पेंटिंग्स की डिलीवरी भी उसी ने करवाई। उसका नाम है ली डिंगजी। ये नाम सुनते ही वूचैन गहरी सोच में पड़ गया। ली डिंगजी ये डेगू के साउथ कोरियन रीजनल अलायंस फैक्शन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर था। बॉर्डर क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट 11 पहुंचने के बाद इसे गैंग से निकाला गया था। उसके बाद ये शिंगजुकू के चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन डोंगा सोसाइटी के करीब आ गया। और डोंगा सोसाइटी असल में डिंग फैमिली की ओवरसीज ब्रांच है। क्या इस सब के पीछे डिंगलोंग है? वूचैन ने तुरंत खुद ही जवाब दिया, नहीं, डोंगाई का काम करने का स्टाइल बहुत सीधा और बिना प्लानिंग का होता है। ये उसका काम नहीं हो सकता। तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है? उसने जुआंग से कहा, ठीक है, फिलहाल तुम वर्कशॉप वापस जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। जुआंग ने उम्मीद भरी नजर से पूछा, क्या तुम सच में मेरे मास्टर के पुराने दोस्त हो? क्या तुम उन्हें बचा सकते हो? वूचैन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मास्टर रैन की जिम्मेदारी अब मेरी है। अपने मन में वो सोचने लगा, मास्टर रैन का वर्कशॉप बहुत सीक्रेट जगह पर है, मकाओ की यॉन स्ट्रीट के फूड मार्केट के बेसमेंट में। ली डिंगजी जैसा बाहर का आदमी उस जगह तक कभी नहीं पहुंच सकता था। जरूर किसी अंदर वाले ने उसकी मदद की है। कुछ घंटे बाद वूचैन के हाथ में किसी की फोटो थी। वो धीरे से मुस्कुराया। अब समझ आया, ली डिंगजी अब ये हुआन का आदमी बन चुका है। लगता है बहुत जल्द ये हुआंग और उसके पीछे छुपा असली बॉस मेरे सामने होगा। उसने तुरंत फोन मिलाया, हेलो ओल्ड लाओ, मुझे 2 दिन के लिए तुम्हारे सबसे कैपेबल आदमी की जरूरत है। फोन के पास ही ली राउट आया था। वो बीच में बोल पड़ा, ब्रदर वो अगर कोई बड़ा काम है तो मुझे वापस बुला लो। वूचैन ने शांत होकर कहा, नहीं ली राउट है, सिचुएशन बहुत सीरियस है, तुम वही रहो और ओल्ड लाओ की मदद करो। फोन रखने के बाद ओल्ड लाओ बोला, मैं अपने सबसे डेंजरस असिस्टेंट स्कार तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। यह आदमी चाकू के सामने भी पीछे नहीं हटता। फाइटिंग की बात करे तो इसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर है। वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है।
अगले दिन वूचैन और स्कार एक खास जगह पर पहुंचे। वूचैन बोला, ये इस साल का बिग सर्कल कप अंडरग्राउंड बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। पहला राउंड जानबूझकर हार जाना, इससे लोकल फाइटर की इज्जत बनी रहेगी। इसके बाद अगले 2 राउंड्स में अपनी असली फाइटिंग दिखा देना, बिल्कुल भी हाथ मत रोकना। स्कार ने सिरिला का जवाब दिया, समझ गया ब्रदर वू। रिंग के अंदर कमेंटेटर जोर से बोला, आज का मुकाबला है इनविजिबल के नाम से मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन लुइस वर्सेस ड्रैगन क्रॉसिंग द रिवर के नाम से फेमस स्कार। लेविस का बैटिंग और 35-1 चल रहा है। जिसने अभी तक बैट नहीं लगाई जल्दी करे, क्योंकि मैच बस शुरू होने ही वाला है। स्टैंड के ऊपर बैठे फैन जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बकवास बंद करो, जल्दी मैच शुरू करो, मुझे अपनी जीत की रकम लेनी है। एक और आदमी बोला, इस मैच में सोचने की क्या बात है, मैंने अपने सारे पैसे लुइस पर लगा दिए हैं, वो पक्का जीतेगा। यूरोपियन ट्रिप, मैं आ रहा हूँ। रिंग के अंदर दोनों फाइटर्स रेडी पोजीशन में खड़े थे। रेफरी ने सिग्नल दिया और पहला राउंड शुरू हो गया। बेल बजते ही लुइस बिजली की तरह आगे दौड़ा। उसने लगातार पंचेस बरसा दिए, एक साइड पंच, फिर एक जबरदस्त अपर कट। लेकिन स्कार को वूचैन की बात याद थी, इसलिए पहले राउंड में उसने सिर्फ डिफेंस की और हर अटैक से बचने की कोशिश करता रहा। पहला राउंड खत्म होते ही रेफरी ने दोनों को अलग कर दिया। गैम्बलर्स खुशी से झूम उठे, वाह इनविंसिबल लुइस सच में कमाल का है, ऐसे ही लड़ते रहो, हमारी बैटिंग पक्की जीत जाएगी। थोड़ी देर बाद रेफरी ने दूसरे राउंड की शुरुआत का सिग्नल दिया। इस बार स्कार की आंखें गोलियों की तरह तेज हो गई। उसी वक्त लुइस फिर से पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ दौड़ा। स्कार ने एक ही पंच मारा। वो पंच इतना भयानक था जैसे कोई मिसाइल सीधा निशाने पर लगी हो। पंच लगते ही लुइस के मुंह से खून के कतरे बाहर निकल गए। सिर्फ एक ही बार में वो सीधा जमीन पर गिर गया। रेफरी ने 10 तक काउंटिंग की, लेकिन लुइस होश में ही नहीं आया। आखिर रेफरी ने मैच खत्म होने का ऐलान कर दिया। पूरा स्टेडियम एकदम खामोश हो गया। अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ मिनट बाद रेफरी ने स्कार का हाथ ऊपर उठा और जोर से ऐलान किया, इस मैच का विनर है वॉटर ड्रैगन स्कार। स्टैंड्स में बैठा वूचैन हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ सब देख रहा था। दूसरी तरफ बैटिंग हारने वाले लोग गुस्से में गालियां दे रहे थे, ये क्या बकवास है, लुइस हार कैसे गया। वूचैन ने अंदर ही अंदर हिसाब लगाया, स्कार पर 10 मिलियन सिर्फ मैंने ही लगाया था, यानी अब मुझे 100 मिलियन मिलने वाले हैं। वो जाने वाला था कि एक एम्प्लॉय उसके पास आई और बोली, सर आप वही बैटर है ना जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट जीता है, प्लीज मेरे साथ आइए। वूचैन उसके साथ एक प्राइवेट रूम में चला गया। वहाँ उसका इंतजार एक खूबसूरत रेड हेड वुमन कर रही थी। ये थी ये हुआन। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नदी का सांप बनने से बेहतर है ड्रैगन बनना, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। वूचैन भी मुस्कुराया, सिस्टर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा नाम वूचैन है। तब एम्प्लॉय धीरे से ये हुआन के पास गया और उसके कान में वूचैन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताया। ये सुनते ही ये युवान ने पूछा, अच्छा तो तुम ली फैमिली के सन इन लॉ हो, तो बताओ वूचैन मेरी एरिया में मुझे ढूंढने क्यों आए हो, तुम्हारे पास पैसे की तो कमी नहीं लगती। वूचैन ने बिना घुमाए सीधी बात कही, मैं सिर्फ सिस्टर ये से मिलने आया हूँ और मुझे बस 2 सवालों का जवाब चाहिए। ये युवान बोले, हमारे राउंड टेबल और ली फैमिली के बीच हमेशा अच्छे रिलेशंस रहे हैं, पूछो। वूचैन ने पहला सवाल पूछा, मास्टर रैंक को किडनैप क्यों किया गया। दूसरा, वो फैमिली के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रची जा रही है। ये युवान की नजर तुरंत तेज हो गई। वो ठंडी आवाज में बोली, मकाओ मेरा एरिया है, बिग सर्कल के अंदर जो भी बिजनेस होता है उसमें ली फैमिली को दखल देने का कोई हक नहीं। वूचैन बिल्कुल शांत रहा। सीधी बात करूँ तो ना मास्टर रैन का ली फैमिली से कोई लेना देना है, ना ही वो फैमिली का, ये दोनों सवाल सिर्फ मेरी तरफ से हैं। ये युवांग हंसी और बोली, तुम तो काफी ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ली फैमिली का नाम लेकर बाहर पंगा ले रहे हो। पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगी, फिर ली फैमिली को फोन करके बोल दूंगी कि अपने दामाद को आकर ले जाए। इतना बोलते वूचैन के पीछे खड़े एम्प्लॉयज ने अपने हथियार निकाल लिए। सब उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वूचैन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो आराम से बोला, सिस्टर ये हुआंग, तुम अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैचेस कराकर गैम्बलिंग से पैसा कमाती हो, प्रोटेक्शन मनी लेती हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट बनाती हो, इन सब पर शायद ऊपर वाले लोग आग बंद कर लेते हैं, लेकिन तुम इंश्योरेंस कंपनी का यूज करके बे एरिया के 30 शहरों में से 123 लोगों की जान लेकर इंश्योरेंस फ्रॉड कर चुकी हो और लगभग 240 मिलियन का इंश्योरेंस पैसा लूट चुकी हो। ये सुनकर ये हुआंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने हाथ उठाकर जोर से कहा, रुको। उसके इशारे पर सारे एम्प्लॉयज ने अपने हथियार नीचे कर दिए। वूचैन ने बात जारी रखी, 4th ईयर सिटीज में 2 या 3 केस है, 3rd ईयर सिटीज में 4 या 5, 2nd ईयर सिटीज में 7 या 8। तुमने सब कुछ इतनी प्लानिंग से किया, केसेस को अलग अलग जगह फैला दिया, कभी भी एक ही इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट नहीं किया, हर इंसिडेंट को इतना रियलिस्टिक बनाया कि किसी को शक ही ना हो। सिस्टर ये मानना पड़ेगा, तुम वाकई बहुत कैपेबल हो। ये युआंग अब साफ परेशान दिख रही थी। वो गुस्से में बोली, बिना सबूत के ये बकवास मत करो। वूचैन मुस्कुरा कर बोला, सिस्टर ये हुआंग, मैं एक इंटेलिजेंस डीलर हूँ, चाहो तो पुलिस को 123 विक्टिम्स के नाम, हर इंसिडेंट का एग्जैक्ट लोकेशन और इंश्योरेंस फ्रॉड का पूरा पैसा किस तरह घुमाया गया सब डिटेल्स दे सकता हूँ। ये सुनते ये हुआंग ने तुरंत अपने सारे आदमियों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। रूम में सिर्फ दोनों रह गए। उसने ठंडी आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो। वूचैन ने वही जवाब दिया जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे सिर्फ उन दोनों सवालों का जवाब चाहिए।
फिर वो थोड़ा झुककर धीरे से बोला, वैसे मुझे पता है शायद तुम खुद भी उनका जवाब नहीं दे सकती, आखिर तुम भी किसी और के हाथ की कठपुतली हो। क्यों ना अपने असली बॉस को बुला लो, मैं उससे सीधी बात करना चाहता हूँ, जिसे सब लोग हमेशा एक हिडन ड्रैगन मानते थे और जिसे हर कोई मास्टर लू के नाम से जानता था। ये नाम सुनते ये हुआंग का चेहरा एकदम शौक से जम गया। तभी उसके बालों में लगे हेयर पिन से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। ये हुआंग, ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, इसे अंदर ले आओ। ये युआंग वूचन को अपने साथ ले आई। रास्ते में वूचन सोचने लगा, ये मास्टर लू वाकई बहुत ही अजीब और असाधारण इंसान है। हजारों सालों की रीइंकार्नेशन में मैंने इस आदमी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन ढूंढी, लेकिन कभी भी कोई पक्का क्लू नहीं मिला। बस इतना जानता हूँ कि इसके पास भी कमाल का इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन असल में कितना पावरफुल है ये आज तक समझ नहीं पाया। सीक्रेट रूम में जाते हॉलवे में अजीब सी धुन फैल गई। वूचन ने मुस्कुरा कर कहा, मास्टर लू, आपका वेलकम करने का तरीका काफी अलग है। उसके सामने पर्शियन स्टाइल के कपड़े पहनी एक खूबसूरत यंग वुमन आई। वो धीरे धीरे उसके करीब आकर अदाओं से बोली, हेलो हैंडसम। वो तुरंत वूचन से लिपट गई और धीरे से बोली, अभी के लिए अपनी सारी टेंशन और डाउट्स भूल जाओ। कभी कभी दुनिया जीतने से पहले किसी खूबसूरत प्यार में खो जाना भी जरूरी होता है। उसने धीरे धीरे वूचन के कपड़े उतारते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे एक बहुत ही अलग सा एहसास हुआ। डार्लिंग, चलो हम डिंग 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 करते हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वूचन ने बिना एक पल सोचे उसे जोर से किस कर दिया। बाहर से मास्टर लू की आवाज आई, ये हुआ, मैंने पहले भी कहा था ना, बड़े से बड़े हीरो भी खूबसूरत औरत के जाल में फंसी जाते हैं। वूचन ने उस लड़की को एक हाथ से पकड़कर शांत आवाज में कहा, मास्टर लू, हिप्नोसिस से मुझे कमजोर करके खत्म करना चाहते थे, क्या आप मुझे इतना कम समझते हैं? तब मास्टर लू ने ताली बजाई, बस रुक जाओ। फिर वो हंसकर बोला, कमाल, ली फैमिली का सन इन लॉ सच में कमाल का है। आजकल के बहुत कम यंग लोग इस टेस्ट को पार कर पाते हैं, बहुत बढ़िया। वूचन ने उस लड़की को छोड़ दिया और सीधा पूछा, तो मास्टर लू, अब क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? मास्टर लू ने धीरे से कहा, ठीक है, जब तुम इतनी मेहनत करके खुद मुझसे मिलने आए हो तो मैं भी कुछ बातें बता देता हूँ। मास्टर रैन को पकड़ने का मकसद था वू फैमिली की रेपुटेशन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना। जब फेक पेंटिंग्स उनके नाम से बिकेंगी तो लोग सोचेंगे कि शायद वू फैमिली का पूरा कलेक्शन ही नकली है। फिर लोग और सोचेंगे, क्या पता वू फैमिली खुद ही फेक पेंटिंग्स बनाती और बेचती हो। बस इतना डाउट ही काफी होता है लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए। वूचन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, उसके बाद वू फैमिली पर मिडल ईस्ट के रेबल्स को सपोर्ट करने का आरोप लगा, जिसकी वजह से उनका मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट रुक गया। शॉर्ट में कहे तो इस पूरी साजिश के पीछे डिंग फैमिली और मा फैमिली का हाथ है। मास्टर लू ने उसके लिए एक ग्लास में वाइन भरा और शांत आवाज में बोला, यंग मास्टर, तुम गलत समझ रहे हो, हमारा असली टारगेट वू फैमिली कभी नहीं थी। वूचन ने वाइन का एक सिप लिया, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, अगर टारगेट वू फैमिली नहीं है तो क्या टारगेट मैं हूँ? लू फैमिली और कौन सा गेम खेलना चाहती है? मास्टर लू ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी सी मुस्कान के साथ बोला, इस वक्त चाकू मेरे हाथ में और तुम कटने के लिए रखी हुई मछली। इतनी जल्दी मत करो, इस गेम को आराम आराम से खेलेंगे, जैसे वाइन को धीरे धीरे एंजॉय किया जाता है। वूचन उसके करीब आया और बोला, अगर लू फैमिली को सिर्फ पैसा चाहिए तो मेरे पास उससे कमाने का बहुत आसान तरीका है। वू फैमिली से लड़ने में ही तुम्हारी इतनी मेहनत लग गई, और अगर सू फैमिली और ली फैमिली भी सामने आ गई तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। अंदर ही अंदर वूचन सोच रहा था, मुझे अभी भी इस बुड्ढे के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पता है, किसी तरह इसे और बातें निकालवानी होंगी। मास्टर लू ने 2 संतरों में से एक संतरा उठाया और बोला, मुझे तुम्हारा ये आसानी से पैसा कमाने वाला डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं। वूचन हंस पड़ा, लू फैमिली, मुझे सिर्फ एक पेन दे दीजिए, मैं दिखाता हूँ बिना किसी को मारे, बिना किसी इलीगल काम के पैसे कैसे कमाया जाता है। ये सुनकर मास्टर लू को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसने तुरंत उस खूबसूरत लड़के को इशारा किया, एक पेन लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस्टर वू क्या कमाल दिखाने वाले हैं। वूचन ने पेन लिया, एक फोल्डिंग फैन पर साइन करने की जगह उसने सिर्फ कुछ नंबर्स लिखे, फिर बोला, ये जियान में कलर बॉल लॉटरी के विनिंग नंबर्स है, आधे घंटे बाद रिजल्ट आएगा। मेरे पास डोंग वेंग, जियांग जियांग और शाओ शाओ की लॉटरी के भी 3 और विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं। मजे मजे में 20 मिलियन कमा लेना, ब्रेकफास्ट के नूडल्स का खर्च निकल जाएगा। आधे घंटे बाद लॉटरी के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। ये युआंग की आंखें शॉक से फट गई, चारों जगह एक भी नंबर गलत नहीं, सिर्फ आधे घंटे में 80 मिलियन। लेकिन मास्टर लू के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। ये देखकर वूचन मुस्कुराया और बोला, लू फैमिली, अब तो मान गए ना कि पैसे कितने आसानी से कमाया जा सकता है। इतने सालों से भाग दौड़ कर रहे हो, क्यों ना थोड़ा आसान तरीका ट्राई किया जाए। ये सुनते ही मिस्टर लू की आंखें हैरानी से फैल गई, उनके माथे पर पसीना आ गया। जो शांत चेहरा अब तक बना हुआ था वो एक पल में टूट गया। तब वूचन धीरे धीरे उसका पूरा गुजरा हुआ पास्ट बताने लगा। 17 साल की उम्र में तुमने इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया था, वहाँ मैक्सिको के ट्रैफिकर्स के लिए गोलियां और बॉम्ब्स के बीच माल पहुंचाया। उस काम के बदले तुम्हें पहली बार $30,000 मिले, वही तुम्हारी जिंदगी की पहली असली कैपिटल थी। उसके बाद तुम वापस आए, लोगों से कर्ज वसूल किया, लड़कियों के काम का अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग की। इन सब के बीच तुमने सिर्फ कनेक्शन ही नहीं बनाए बल्कि 2 मिलियन भी जमा कर लिए। फिर कई सालों तक तुम स्नेक हेड बनकर लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाते रहे। जब तक पैसा मिलता था तुम किसी की जान की परवाह किए बिना ही पैसा कमाते रहते थे।
ओल्लू ने गहरी नजर से देखते हुए पूछा, तुम कितने सालों से मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आई कहाँ से? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया? वुचेन शांति से मुस्कुराए, लू फैमिली मुझ पर शक मत कीजिए, मैं एक इंटेलिजेंस ब्रोकर हूँ। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बस ये साबित करता है कि आप वाकई एक बड़े आदमी हैं। वैसे क्यों ना हम मिलकर आसानी से पैसे कमाएं। मास्टर लाइन को छोड़ दीजिए, फिर हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, क्या ख्याल है? ओल्लू ठंडी आवाज में बोला, तुम इंटेलिजेंस ब्रोकर हो ना, तो क्या तुमने अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की? जिनसे तुम टकरा चुके हो क्या तुम्हें पता भी है वो कौन है? अपनी औकात जाने बिना मेरे साथ पार्टनरशिप की बात कर रहे हो? ये सुनकर वुचेन अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैं किससे टकरा गया? डिंग फैमिली, मा फैमिली। बाकी छोटे लोगों को इग्नोर ही कर सकता हूँ, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी सिर्फ डिंगलोंग के साथ ही हुआ है। सबको पता है ली रुबिंग और ले चैन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन डिंग फैमिली के खिलाफ मेरा असली प्लान अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये तो डिंग फैमिली नहीं हो सकती। माँ फैमिली से भी मेरा सीधा कनेक्शन बहुत कम है। नहीं, लगता है शुरू से ही मेरी सोच गलत डायरेक्शन में थी। मैंने किसी छोटे आदमी को नजरअंदाज कर दिया। सबसे ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट तो हाल ही में हुआ था, ज़ैंग युआन जो शिया नानमिंग का आदमी था। इंटरेस्टिंग, सब पुरानी इन्फॉर्मेशन दोबारा अरेंज करनी होगी। 1000 सालों की यादें उसके दिमाग में एक एक करके जुड़ने लगी। तो ज़ैंग युआन असल में मा फैमिली का इलेजिमेट बेटा है और लू फैमिली का मा फैमिली से ऑफिशियली कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर लू उसकी मदद कर रहा है तो मतलब पुरानी जनरेशन में जरूर कोई कनेक्शन था। फादर माँ अस्थि में गुस्से में मर गए थे और अब मा फैमिली की ओल्ड लेडी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ये सुनते ही वुचेन हल्का सा मुस्कुरा दिया, समझ गया, अब सारी बातें क्लियर हो गई। लू फैमिली की असली आइडेंटिटी यही है। ओल्ड ठंडी आवाज में बोला, अब और बातें करने का कोई फायदा नहीं, 80 मिलियन भी यही छोड़ दो और तुम भी यही रुकोगे। इतना बोलते ये युआंग सीधा वुचेन पर झपटी, लेकिन वुचेन इतने आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से ये युआंग का पैर पकड़ लिया। ये युआंग को हैरानी हुई जब वुचेन ने कहा, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो सिर्फ फायदा ही फायदा है, डिसीजन लेने से पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। उसने एक हाथ ये युआंग की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके पैर ऊपर उठा दिए। चेहरे पर एक विजयी मुस्कान के साथ वुचेन ने आगे कहा, मुझे पता चल गया इस सब के पीछे असली बॉस कौन है। लू फैमिली, आप मा फैमिली के कहने पर काम कर रहे हैं। ये सुनकर ओल्डू चुप हो गया। उसकी खामोशी देखकर वुचेन और भी पक्का हो गया। वो बोला, क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ज़ैंग युआंग को पीटा गया था और ज़ैंग युआंग मा फैमिली का इलिजिमेट बेटा है और आप मा फैमिली के छोटे भाई हैं। ये सुनते ही ओल्डू का चेहरा एकदम शांत हो गया। ये युआंग भी हैरानी से चिल्ला उठी, क्या मा फैमिली के छोटे भाई? वुचेन ने आराम से एक और ग्लास वाइन भरा और बोला, तुम्हारी माँ ने अपनी सारी नफरत तुम पर निकाली, तुम्हें एक अनजान किसान के पास छोड़ दिया, यानी मा फैमिली से निकाल दिया गया। जब तुम्हें अपनी असली पहचान का पता चला तब तुमने कसम खाई कि एक दिन मा फैमिली को पछताना पड़ेगा। उसके बाद तुम हर जगह सिर्फ पैसा कमाने में लग गए, लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी मिलने के बाद भी तुम्हारी ताकत मा फैमिली के बिजनेस के सामने अभी भी छोटी थी। नॉर्मल सिचुएशन में अभी तो मा फैमिली के सामने कभी नहीं आते, लेकिन इस बार तुमने उनका कमीशन एक्सेप्ट किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मा फैमिली की ओल्ड लेडी ने तुमसे कोई प्रॉमिस किया है। वुचेन ने वाइन का ग्लास ओल्डू के सामने रख दिया और बोला, चलिए मैं गेस करता हूँ। मा फैमिली का सबसे एल्डेस्ट बेटा बिल्कुल निकम्मा है, उसे सिर्फ लड़कों के पीछे भागना आता है। दूसरा बेटा टैलेंटेड है, लेकिन वो भी अपनी ही बहन के साथ उलझा हुआ है। आजकल दोनों बस अपनी सोकॉल्ड ट्रू लव में लगे हुए हैं, फैमिली बिजनेस की किसी को परवाह नहीं। इसलिए मा टियांगशेंग को अचानक अपने इलिजिमेट बेटे की याद आ गई। लेकिन ज़ैंग युआंग को देखकर लगता है वो सिर्फ पंचों से खेलना जानता है, लेकिन लोगों को संभालना उसके बस की बात नहीं। इसे भी सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मा फैमिली की ओल्ड लेडी मौत के करीब पहुंच गई। फैमिली इनहेरिटेंस का सवाल उठ खड़ा हुआ। शायद बाप से बेटी की जगह भाई से भाई तक जाने का वक्त आ गया। लू फैमिली, क्या ओल्ड लेडी का असली प्लान यही है? आखिर अफवाहें तो अफवाहें होती है, लेकिन वो उनकी माँ है, सबसे अच्छी तरह वही जानती है कि आप उनके असली बेटे हैं या नहीं। और वैसे भी आजकल डीएनए टेस्ट करवाना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। वुचेन ने शांत आवाज में कहा, ओल्ड लेडी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भेजा ताकि ज़ैंग युआन और टेंग शियांग का गुस्सा ठंडा हो जाए और तुम्हारे लिए मा फैमिली में वापस जाने का रास्ता साफ हो। वो वाकई तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में वो बस अपनी पुरानी गलती सुधारना चाहती है, ये बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या ओल्ड लेडी की मर्जी मा टियांगशेंग की मर्जी भी है? ये सुनते ही लू के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। वुचेन ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, एक बात बताओ, मा टियांगशेंग ओल्ड लेडी की बात मानेगा या नहीं? इस पर दाव लगाने से अच्छा क्यों ना तुम और मैं मिलकर अपनी मा फैमिली खड़ी करे। अगर मा टियांगशेंग की ब्रांच गिर गई तो असली मेन फैमिली कौन होगी ये बाद में पता चल जाएगा। वुचेन की काबिलियत देखकर वू ने हाथ जोड़कर कहा, ईना रूम बदलो और मिस्टर वू की अच्छी सी मेहमान नवाजी करो। तो ऑर्डर मानते हुए ईना ने उसे अंगूर खिलाया और उसकी मालिश की, जबकि वो आराम से उसकी गोद में बैठकर उस मीठे फल का मजा ले रहा था। तभी लू ने पूछा, वुचेन तुम्हारे हिसाब से हम दोनों को किस तरह कोऑपरेट करना चाहिए? वुचेन बोला, ईना सर्विस बाद में कर लेना, सबसे पहले एक गेम दिखाता हूँ जो मास्टर लू भी देखेंगे। ये सुनते ही ईना शर्मा गए, हैं यही मास्टर लू के सामने? उसकी बात सुनकर वुचेन हंस पड़ा, अरे मैं बस मोबाइल गेम की बात कर रहा हूँ। तब जाकर ईना को समझ आया, ओ तो ये मतलब था। लगभग 15 मिनट बाद वुचेन ने पूछा, ईना गेम कैसे लगा? उसने एक्साइटमेंट से जवाब दिया, बहुत मजा आया, सुपर फन।
वूचैन ने फिर पूछा, अगर ये गेम ऑफिशियली लॉन्च हो जाए तो क्या तुम इसे खेलना पसंद करोगी? इना बिना सोचे बोली, बिल्कुल। तब वूचैन ने लू की तरफ देखकर कहा, लू फैमिली, अरब कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। वो ग्लोबल गेमिंग सेंटर्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है और टैलेंटेड लोग भी। ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है। क्या ख्याल है, साथ मिलकर काम करें? फिर उसने प्रोजेक्ट के बारे में समझाना शुरू किया। जो जिस काम में एक्सपर्ट है वही संभालेगा। इनिशियल स्टेज में देखूंगा, बाकी ऑपरेशन ये युआंग संभालेगी। प्रॉफिट शेयरिंग मास्टर लू को 60%, मुझे 40%। कैसे लगा? ये सुनकर मास्टर लू हैरान रह गया। तुम कह रहे हो मुझे ऑपरेटिंग राइट्स भी मिलेंगे और प्रॉफिट का 60% भी? वूचैन आराम से बैठा हुआ बोला, तो डील पक्की समझे, अब बाकी इश्यूज भी सॉल्व कर देते हैं। लू ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मास्टर रैन को भी छोड़ दिया जाएगा और वू फैमिली की ओरिजिनल पेंटिंग्स भी वापस कर दी जाएगी। लेकिन शायद पहले मिस्टर वू को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। ये सुनकर वूचैन चुपचाप सोचने लगा, अब मेरा और लू का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उसने जो कहा उसमें आधी बात खुली थी और आधी बात इशारा कर रही थी कि उनके पीछे अभी भी कुछ और लोग हैं। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें फिलहाल छेड़ना ठीक नहीं। वूचैन ने इना के गाल पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, ठीक है मास्टर लू, मेरा एक दिन इंतजार कीजिए, मुझे कुछ काम निपटाना है। और एक और बात, इना का मुझसे कोई खास कनेक्शन है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उसे कोई और काम मत दीजिए, फिलहाल उसे मेरी असिस्टेंट बना दीजिए। ये सुनकर इना भी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। आधे दिन बाद मकाम में वूचैन ने मास्टर रैन को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। ये देखकर जूहोंग की आंखें भर आई। वो भागकर मास्टर रैन के पास गई और बोली, मास्टर आप वापस आ गए। उसके लिए मास्टर रैन अपने पिता से कम नहीं थे। वो रोते हुए उनके गले लगकर बोली, मुझे लगा था मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। मास्टर रैन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, ठीक है पागल लड़की, अब सब ठीक है। तब वूचैन ने डॉलर का एक बंडल निकाला और बोला, मास्टर इन दिनों जो तकलीफ हुई ये सिस्टर युआंग की तरफ से कॉम्पेंसेशन है। एक हफ्ता आराम कीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। जुआंग ने तुरंत मना कर दिया, आराम करने का टाइम नहीं है, ये जगह अब सेफ नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से शिफ्ट होना होगा। वूचैन हंसकर बोला, आज के बाद कोई तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगा सकता। अब बिग सर्कल के लोग भी तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की तरह प्रोटेक्शन करेंगे। फिर उसने मजाक में कहा, सिस्टर जुआंग तुम्हारी सफाई करने की स्पीड अब भी उतनी ही तेज है। जुआंग हैरान होकर बोली, तुमने मुझे कब सफाई करती देखा? कहीं फिर से ये तो नहीं बोलोगे कि हम 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं? वूचैन हंस दिया, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे एक इमरजेंसी आ गई है, मेरे पास किसी और को ढूंढने का टाइम नहीं। सिस्टर जुआंग मेरी एक मदद करोगी? ये सुनते ही जुआंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हैं? रास्ते में आते वक्त वूचैन ने मास्टर रैन से काफी बातें जान ली थी। वो सोचने लगा, लू हमेशा से मुझसे दुश्मनी रखता था और माँ टियांगशान के साथ मिलकर मौका देखते ही मुझे खत्म करना चाहता था। लेकिन जिस ज्वेलरी पॉइजनिंग इंसिडेंट की मुझे उम्मीद थी वो अब तक हुआ ही नहीं। यानी माँ टियांगशान ने लू के प्लान को और भी इम्प्रूव कर दिया। पर अच्छी बात यह है कि आज लू मकाऊ में ही है और उस साजिश का असली प्लान जानने का सबसे आसान तरीका सीधा उसी तक पहुंचना है। मास्टर रैन बोले, लिटिल ब्रदर मेरी डिसाइपल को सफाई करने और भागने के अलावा कोई खास स्किल नहीं आती। मुझे डर है कि वो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। वूचैन ने बीच में ही बात काट दी, मास्टर रैन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ सिस्टर जुआंग को जरा भी खतरा नहीं होगा। फिर सीन बदलता है 1 घंटे बाद मकाऊ के एक कसिनो में। ले लगातार कई राउंड हार चुका था, उसने आधे दिन में 30 मिलियन गवा दिए थे। वो सोच रहा था आज तो मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। तभी एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस पहने जुआंग उसके पास आई और प्यार से बोली, हैंडसम मैं पहली बार कसिनो में आई हूँ, मुझे खेलना बिल्कुल नहीं आता, क्या आप मेरी तरफ से 2 गेम्स खेल देंगे? ये देखकर ले के चेहरे पर मुस्कान आ गया। ऑफ कोर्स, एक खूबसूरत लड़की की हेल्प करना मेरे लिए खुशी की बात है। अंदर ही अंदर वो सोचने लगा, लगता है कसिनो में आज मेरा दिन खराब है, लेकिन लव लाइफ में तो जैकपॉट लग गया। उसने पहला गेम खेला और तुरंत जीत गया। जुआंग खुशी से उछल पड़ी, वाह हम जीत गए, हैंडसम आप तो बहुत अमेजिंग हो। ये सुनकर ले जोर से हंस पड़ा। जुआंग के कमर पर हाथ रखते हुए उसने सोचा, ये लड़की जैसे ही मेरे पास आई मैं तुरंत जीत गया, कहीं ये मेरी लकी चार्म तो नहीं? तभी अचानक एक तगड़ा सा यंग आदमी गुस्से में चिल्लाता हुआ वहाँ आ गया, अरे मैं तेरा इतना ख्याल रखता हूँ और तू यहाँ कसिनो में नए आदमियों के साथ घूम रही है। वो सीधा ले की तरफ दौड़ा और एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। ले सीधा दूर जा गिरा। उसके बॉडीगार्ड्स घबरा गए। बॉस बॉस, सब मिलकर उस आदमी को पकड़ने के लिए टूट पड़े। एक एम्प्लॉय घबरा कर बोला, सॉरी बॉस, हमें पता ही नहीं चला कि ये गुंडा अंदर कब घुस आया। लेने गुस्से में हाथ हिला दिया, ठीक है इसे अच्छे से सबक सिखाओ, मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ। रेस्टरूम में घुसते ही वो बड़बड़ाया, क्या बकवास दिन चल रहा है। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पीछे एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके तुरंत बाद ही झटक, एक स्टन गन का झटका। ले तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और उस पर अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि डिस्गाइज में जुहोंग थी। उसने आराम से एक यूएसबी निकाला और ले के फोन का डाटा कॉपी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वूचैन के पास डाटा पहुंच चुका था। वो मुस्कुराया, तुम लोगों ने खुद मुझे मजबूर किया है, अब मेरी तरफ से कोई रहम मत एक्सपेक्ट करना। उसने तुरंत फोन लगाया, एनयुआंग मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, इन लिस्ट में से जितने भी एड्रेस है सबको एनोनिमस लेटर भेज दो। लेटर का कंटेंट मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा। एनयुआंग बोली, समझ गई ब्रदर वू। वूचैन ने फिर कहा, और हाँ आज रात सोने से पहले हॉट सर्च पर एक धमाकेदार न्यूज छोड़ देना।
एनयोंग हंसी, नो प्रॉब्लम, ही 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 ही। 3 घंटे बाद वूचान दोबारा ओल्ड लू से मिला। ओल्ड लू पहले से ही बाहर में उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, मिस्टर वू, एक दिन भी नहीं लगा और तुम वापस आ गए। वूचान मुस्कुरा कर बोला, ऑफ कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब हमारी पार्टनरशिप की डिटेल्स फाइनल करनी है। उसने अपना फोन ओल्ड लू के सामने रखा और बोला, ले और मार्टी यांगशंग मिलकर जिनफू ग्रुप को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। प्लान कुछ ऐसा था, ज्वेलरी बायर्स में से वो मिडिल क्लास फैमिली के बुजुर्ग लोगों को टारगेट करेंगे, फिर अपने आदमियों को ज्वेलरी एक्सपर्ट बनाकर भेजेंगे और ज्वेलरी कैर के नाम पे असली ज्वेलरी को नकली से बदल देंगे। उसके बाद उन लोगों को जहर दिया जाएगा। गरीब लोग अक्सर पुलिस और कोर्ट के चक्कर से डरते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली चुप नहीं बैठेंगी। वो जिंगफू ग्रुप के खिलाफ मिलकर हंगामा करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले वू फैमिली के साथ किया गया था। ये सुनकर ओल्ड लू और ये युआंग दोनों के चेहरे बदल गए। ये प्लान उनके प्लान से भी ज्यादा खतरनाक था। ओल्ड लू धीरे से बोला, तो मिस्टर वू तुम्हें। वूचे ने उसकी बात पूरी कर दी। जो लोग डिस्गाइज में जाएंगे उनकी सबके लिए सारे सबूत और जिन लोगों को टारगेट किया गया है सब कुछ मैंने भेज दिया। अब वो लोग क्या सोचेंगे और कैसे रिएक्शन देंगे उस पर मेरा कंट्रोल नहीं। तभी ये युआंग ने जल्दी से अपना फोन आगे बढ़ाया, ब्रदर लू जल्दी हॉट सर्च देखिए, बहुत बड़ा धमाका हो गया। टॉप न्यूज नंबर 1, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरजेंसी इंटरवेंशन शुरू कर दी। नंबर 2, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए इंसान की जान से खेलने वाले निर्दयी लोग। ये सब देखकर ओल्ड लू के माथे पर पसीना आ गया। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, सिर्फ आधे दिन में 30 साल में पहली बार मैंने किसी को इतना बड़ा पलटवार करते देखा है। ये सिर्फ ली फैमिली के सन इन लॉ की कैपेबिलिटी नहीं हो सकती, इसके पीछे आखिर कौन सी ताकत है? ये वूचान असल में है कौन? दूसरी तरफ वूचान ने एक बड़ी सी जाम ली, आज काफी थक गया हूँ। कल तक वो फैमिली और सू फैमिली के शेयर ऊपर चढ़ जाएंगे और ले फैमिली के शेयर सीधे नीचे गिरेंगे। उसके बाद आराम से पार्टनरशिप की डिटेल्स डिस्कस करेंगे, कैसे रहेगा। ओल्ड लू ने तुरंत सिर हिला दिया, ठीक है, जैसे मिस्टर वू कहेंगे वैसे ही होगा। फिर उसने ईना की तरफ देखकर कहा, ईना आज रात मिस्टर वू का अच्छे से ख्याल रखना। कुछ देर बाद प्राइवेट रूम के बाथटब के अंदर ईना वूचान की पीठ मालिश कर रही थी। वो धीरे से बोली, मिस्टर वू आप इतनी छोटी उम्र में इतने कैपेबल कैसे हो गए? वूचान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ईना मुझे लगता है तुम्हारी बात के पीछे कोई मतलब छुपा हुआ है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उस वक्त ईना बाथटब के अंदर वूचान का खास ख्याल रख रही थी। कभी अपने हाथों से उसकी मसाज कर रही थी, कभी उसे अपने ट्विन टावर से आराम दे रही थी। वो धीरे से बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं मिस्टर वू, नहाना हो गया या फिर बेडरूम चले? ये सुनते ही वूचान तुरंत खड़ा हो गया लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी ईना दौड़ कर गई, लाइट्स बंद कर दी और साथ ही दरवाजा भी अच्छे से बंद कर दिया। वूचान बेड पर लेट गया और बोला, लाइट्स बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर ईना खुद उसके पास आई। वो बहुत ही खुश लग रही थी। मुस्कुराते हुए बोली, जितनी बड़ी तुम्हारी एबिलिटी होती है उतनी ज्यादा आदतें भी होती हैं। वूचान ने पूछा, आदतें? तो क्या तुम जानती हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ? ईना ने धीरे से अपना टॉवेल उतारना शुरू किया और उसके बदन की खूबसूरत कर्व्स नजर आने लगी। वो हल्की से मुस्कुरा कर बोले, आज रात मिस्टर वू जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगी। वूचान बेड पर बैठ गया, टॉवेल उठाकर वापस उसकी तरफ फेंका और बोला, मुझे वो लोग पसंद है जो पूरे दिल से वफादार होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और ख्याल चल रहा है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकता। रिजेक्ट होने के बाद ईना चुप हो गई। वूचान ने आगे कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जानबूझकर डुएंग गैंग में रुकी हुई हो क्योंकि तुम लू फैमिली की पावर का यूज करके उस इंसान को ढूंढना चाहती हो जिसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मर्डर किया था, और तुम चाहती हो कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूँ। सही कहा ना? ये सुनते ही ईना का चेहरा बदल गया। वो हैरान होकर बोली, आपको ये सब कैसे पता? वूचान ने आराम से पानी का एक घूंट पिया और बोला, अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता ना होता तो मैं लू टेरिटरी में तुम्हें अपने असिस्टेंट बनाने की हिम्मत ही कैसे करता। फिर उसने उसकी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़ेंगचेंग के चीफ ब्रिज इंजीनियर सीचिंग का बेटा था। तुम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले उसका मर्डर कर दिया गया। किलर के हाथ की कलाई पर नंबर 47 का टैटू था और उसने चाकू से उसकी जान ली थी। उस वक्त तुम अपनी वेडिंग ड्रेस पहने हुई थी। जब तुम्हें उसकी मौत की खबर मिली उस एक पल में तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर गई। तब से तुम उस किलर से इतनी नफरत करती हो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे ढूंढ कर रहोगी। उसके पेरेंट्स ने भी हर जगह क्लूज ढूंढने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार वो केस लोकल पुलिस के लिए कोल्ड केस बनकर रह गया। वूचान ने आगे कहा, वो किलर डीप वेब पर काम करने वाली एक इंटरनेशनल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उस ऑर्गेनाइजेशन के हर असैसिन के पास एक अलग नंबर का टैटू होता है। वो लोग इतना चालाक है कि उनका कोई पता ही नहीं चलता। सिर्फ इतना ही नहीं, मा फैमिली के पुराने दुश्मन नॉर्थ के टोंग फैमिली के यंग मास्टर का भी मर्डर कोड नंबर 69 वाले असैसिन ने ही किया था। मुझे पता है कि इसका मा फैमिली से गहरा कनेक्शन है। टोंग फैमिली के इंसिडेंट के बाद उनके इंडस्ट्री का मार्केट शेयर बहुत जल्दी मा फैमिली ने अपने कब्जे में कर लिया, और अब लू फैमिली को भी वो इतना दबा चुके हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैं मा फैमिली को अब और फ्री टाइम नहीं दूंगा। फिर वूचान ने ईना से कहा, मैं तुम्हारी नंबर 47 को ढूंढने में मदद करूंगा। बदले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ मेरी अच्छी असिस्टेंट बनकर काम करते रहना। अब लाइट्स बंद कर दो। ये सुनकर ईना ने बस धीरे से कहा, हैं? अगले दिन लू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन हो गया।
दोनों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया। वूचन बोला, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब मैं माँ टियांग शियांग के लिए कुछ तैयारी करने जा रहा हूँ, कृपया पहले से लू फैमिली को बता दीजिए। बुजुर्ग आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, क्या मिस्टर वू मा फैमिली के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं? वूचन ने शांत आवाज में जवाब दिया, इससे मा फैमिली की फाउंडेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे मॉन्क का चेहरा ना देखो, बुद्धा का चेहरा तो देखना ही पड़ता है, इसलिए निश्चिंत रहिए। बुजुर्ग ने कहा, जब तक ओल्ड मैडम की कंडीशन और खराब नहीं होती मुझे बाकी किसी बात की परवाह नहीं। वूचन उठते हुए बोला, ठीक है लू फैमिली, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, अगर कुछ भी हो मुझे कॉल कर देना। फिर सीन शिफ्ट होता है, दोपहर का वक्त था, लोकेशन पटाया थाईलैंड। वूचन एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसने ऑर्डर किया एक थाई करी, एक टॉम सूप और एक बेसिल मिंट पोर्क विद राइस। थोड़ी देर बाद एक डरावने चेहरे वाला बुजुर्ग शेफ उसका खाना लेकर आया। वूचन खाना देखते हुए बोला, थाई फूड वैसे तो अच्छा है, लेकिन रोज रोज खाने के बाद डाइजेस्ट करना मुश्किल होता जाता है, काश एक प्लेट चाइनीज एग फ्राइड राइस मिल जाती। पास खड़ा गंजा आदमी बोला, वहाँ सामने एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल है, उसकी ओनर बहुत कमाल का खाना बनाती है, आप जाकर उसे कह सकते हैं। वूचन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं पूछने में शर्मा जाऊंगा, मुझ में उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं है। ये सुनते ही बुजुर्ग आदमी एक पल के लिए रुक गया, उसके चेहरे पर शक साफ नजर आ रहा था। वूचन खाना खाते खाते बोला, 5 साल पहले एक मिशन के दौरान मैं बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, रिकवर होने के लिए मैं यहीं आया था। उस स्टॉल की ओनर की सच्ची फिक्र और देखभाल ने मेरी दिल की जख्म तक भरती है। मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ और उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, रात के 12:30 बज रहे थे। वूचन सफेद रेत पर बैठा समुद्र की लहरों को देख रहा था। तभी वो गंजा आदमी उसके पास और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरी उस स्टॉल की ओनर पर सीक्रेट क्रश के बारे में कैसे पता चला? वूचन ने जवाब दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हारा सबसे गहरा राज भी और तुम्हारी असली पहचान। तुमने अपना पुराना सब कुछ छोड़ दिया, ऑर्गेनाइजेशन से निकलकर एक शांत जिंदगी जीना चाहा। इतनी सारी किलिंग्स के बाद तुमने अपना नाम बदला और दूसरे देश भाग गए, और तुम वाकई अपनी जिंदगी को पाने में कामयाब हो गए। वूचन की बात खत्म होते ही नंबर 56 ने बिना एक सेकंड गवाए अपना डैगर उसकी तरफ फेंका। वूचन ने भी तुरंत अपनी छुरी उसकी तरफ उछाल दी, और जैसे हमेशा होता था, ये लोग किसी को बात पूरी ही नहीं करने देते। दोनों छुरियां हवा में टकराए और दूर जाकर गिर गई। वूचन ने अपनी छुरी की नोक उसकी तरफ करते हुए कहा, नंबर 56, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी हर आदत मुझे याद है, मैं पहले भी तुम्हारे जैसे फाइटर से लड़ चुका हूँ, अगर अभी हम दोनों लड़े तो जीत मेरी ही होगी। लेकिन नंबर 56 ने वही पुराना सवाल दोबारा पूछा, तुम कौन हो? वूचन को 1000 साल की रीइंकार्नेशन के दौरान गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। उसने धीरे से कहा, हमारी थ्रोइंग नाइफ और शूटिंग स्किल तब तक आगे नहीं बढ़ती थी जब तक हम एक दूसरे के सामने ना आते, इस हिसाब से हम दुश्मन भी थे और दोस्त भी। फिर वो बोला, मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। नंबर 56 ने पूछा, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? वूचन ने अपना वेपन नीचे रख दिया और बोला, नंबर 47, वो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है ना? मुझे बता वो कहाँ है? ये कहते हुए वूचन ने लॉलीपॉप निकाली और उसकी तरफ उछाल दी। नंबर 56 ने लॉलीपॉप पकड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा? वूचन मुस्कुराया, क्योंकि तुम ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए छोड़े थे ताकि बाकी की जिंदगी चैन से जी सको। लेकिन नंबर 47 अलग है, उसके अंदर पैदाशी एंटी सोशल टेंडेंसीज है। मिशन कंप्लीट करने के अलावा भी जो चीज उसे पसंद नहीं आती वो उस पर अटैक कर देता है, चाहे वो बोल ना सकने वाले कुत्ते और बिल्लियां ही क्यों ना हो। ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े बहुत रूल से भी उसे नफरत थी, इसलिए उसने ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ा ताकि और भी ज्यादा खुलकर लोगों का शिकार कर सके। वो शायद अब भी खुद को इंसान समझता हो, लेकिन एक ऐसा पागल किलर इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। नंबर 56 ने लॉलीपॉप का लंबा कश लिया और बोला, चाहे अंजाम कुछ भी हो, कम से कम मैं इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछले 2 दिन से नंबर 47 डोंगाई में है। ये सुनते ही वूचन का चेहरा बदल गया, डोंगाई में? सच में? उसकी आंखों में ठंडी सी मारने वाली चमक आ गई। नंबर 47, तुमने स्वर्ग जाने का टिकट छोड़कर सीधा जहन्नुम में कदम रख दिया, अब अपने पापों का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। वूचन ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, शुक्रिया इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हो गया, अगली बार मिलेंगे तो यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। नंबर 56 बस चुपचाप अंधेरी रात में दूर जाते हुए वूचन की परछाई को देखता रहा। उधर वूचन ने तुरंत अपनी ट्रस्टेड टीम को कॉल लगाया, ज़ैंगो अनगाउजी, तुरंत डोंगाई के सबसे बड़े लोगों से कांटेक्ट करो, पूरा लॉकडाउन करवा दो, आज से कोई डोंगाई से फ्लाइट लेकर बाहर ना जाए। नंबर 47, तुम गलत जगह आ गए हो, ये वूचन का एरिया है, अब तुम्हारे लिए सिर्फ 1 मिनट की खामोशी ही बची है। फिर सीन चेंज हुआ। सुबह सुबह का वक्त था। एक खूबसूरत लड़की सुपर हॉट बिकिनी पहने हुए सेल्फी ले रही थी। तभी वो लड़की उठकर बोली, शिनशिन तुम्हारी मॉम का कॉल आ रहा है। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से एक आदमी चुपके से उसकी तरफ बढ़ रहा था। शिनशिन ने कॉल रिसीव की, मॉम मैं शायद आज घर नहीं आऊंगी, शान मुझे मिलने आई है, मैं उसके साथ 2 दिन और एंजॉय करना चाहती हूँ, आप मेरी टेंशन मत लेना। कॉल कट होते ही शिनशिन खुशी से बोली, शान चलो 2-3 और लैप स्विमिंग करते हैं। शान मुस्कुरा कर बोली, नहीं अब और स्विमिंग नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं, एनर्जी रिचार्ज करनी है।
लेकिन उसी पल किसी ने अचानक उसके हाथ से फोन गिरा दिया। शेनचेन सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर गई और बेहोश हो गई। ये देखकर शिनचैन घबरा गई। सिस्टर शेनचेन! वो तुरंत उसके पास बैठी और उसकी पल्स चेक की। सांस चल रही है, लेकिन क्या हुआ? शेनचेन उठो, मुझे डराओ मत। तभी उनके पीछे एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में किसी केमिकल से भरी सिरिंज थी। जैसे वो कुछ करने वाला था, एक और हाथ बिजली की तरह आया और उसकी कलाई पकड़ ली और क्रैक! उसका हाथ तुरंत टूट गया और सिरिंज जमीन पर गिर पड़ी। वो और कोई नहीं, वुचैन था। उसने ठंडी आवाज में कहा, नंबर 47, बस यही रुक जाओ। वुचैन को देखते ही शिनचैन खुशी से चिल्लाई, टीचर आप आ गए। अपना शिकार हाथ से निकलता देख नंबर 47 गुस्से से धाड़ उठा, तुम कौन हो साले? उसने जोर लगाकर वुचैन की पकड़ से खुद को छुड़ाया और तुरंत डैगर निकाल लिया। मर जा साले! चिल्लाते हुए वो सीधा वुचैन पर टूट पड़ा। लेकिन वुचैन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जैसे ही टाइगर उसकी गर्दन के पास पहुंचा, उसने नंगे हाथों से उसके ब्लेड पकड़ ली। फिर आराम से बोला, बेकार की रेजिस्टेंस मत करो नंबर 47, मेरे साथ चलो। अगले ही पल वुचैन ने जोर लगाया और उसका हाथ तोड़ दिया, फिर उसे सीधा जमीन पर दबा दिया। वुचैन की ताकत के सामने खुद को बेबस देखकर नंबर 47 हैरान रह गया। साले छोड़ मुझे! वुचैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, ज्यादा हिलेगा तो और दर्द होगा। फिर उसने बस हल्का सा प्रेशर बढ़ा और क्रैक क्रैक क्रैक! उसके बाद उसे लगातार हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। दर्द इतना जबरदस्त था कि नंबर 47 की आंखें उलट गई। वो सिर्फ जोर जोर से चीखा और आखिर में बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि वो मजबूत रस्सी से बुरी तरह बंधा हुआ था। नंबर 47 ने दांतों तले होठ दबाकर पूछा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद आज तक कोई मुझे ट्रैक नहीं कर पाया, तुम आखिर कौन हो? वुचैन ने शांत आवाज में कहा, अब सवाल पूछने की बारी तुम्हारी नहीं है। अब तुम सिर्फ अपनी किस्मत का इंतजार कर सकते हो और जो अंजाम मिलेगा उसे एक्सेप्ट करना होगा। आधे दिन बाद मिस्टर वू के हेडक्वार्टर्स में वुचैन नंबर 47 को घसीटकर सबके सामने ले आया। उसके खिलाफ सबूत पहाड़ की तरह मजबूत थे। ईना भी वही मौजूद थी। जैसे उसने अपनी फियांसे के कातिल को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, शीजिंग इतना अच्छा इंसान था, फिर तुमने उसका मर्डर क्यों किया? नंबर 47 ने बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, जब कमर पर तलवार और हाथ में तीर हो तो इंसान की जान सुअर या कुत्ते से ज्यादा कीमती नहीं होती। मारना ही तो है, इसके लिए किसी वजह की क्या जरूरत है? वुचैन ने ईना की तरफ देखकर पूछा, आप बताओ बदला लेने का क्या तरीका सोचा है? ईना गुस्से से कांप रही थी। उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि नंबर 47 की तरफ देखे। वो बोली, मैंने ना जाने कितनी बार सोचा था कि इसे पकड़ने के बाद इसे बहुत तकलीफ दूंगी, लेकिन शीजी कभी नहीं चाहता कि मैं भी इसकी तरह बन जाऊं, इसलिए इसे पुलिस के हवाले कर देना ही बेहतर होगा। ये सुनते ही नंबर 47 बिल्कुल पागल हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या तुम लोग मुझे पुलिस स्टेशन भेजना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे बचपन से ही पुलिस से नफरत है। उसकी आंखों में खून उतर आए, चेहरे पर सिर्फ नफरत और गुस्सा था। वो धाड़ कर बोला, पुलिस वालों को मारना होगा, वो साले सबके सब मरने चाहिए। फिर उसकी दिमाग में बचपन की यादें ताजा हो गई। एक मोहल्ला जहाँ उसने पुलिस की असली हकीकत देखी थी। उस वक्त वो एक अलमारी के कोने में छुपकर बैठा था। डर के मारे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पुलिस वाला एक लड़की को मजबूर कर रहा था ताकि वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाए। पुलिस वाला चिल्लाया, जोर से बोला, आज खाना नहीं खाया क्या? जल्दी, मजा नहीं आ रहा। साली, मैंने ही तुम जैसे गरीबों की हिफाजत की है। उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के बाद उसने लड़की को मजबूर किया कि वो उसे ऑस्कर अवार्ड दे। फिर उसने नंबर 47 की तरफ उंगली करके कहा, इसके साथ खेलना बहुत बोरिंग है। उस छोटे कमीने को घुटने के बल बैठाओ और मेरे पैर की उंगलियां चटवाओ। उस वक्त का छोटा नंबर 47 इतना डरा हुआ था कि अपनी माँ को और तकलीफ ना हो, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। लेकिन पुलिस वाले ने उसे जोर से लात मार दी। निकम्मा बच्चा, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। फिर उसने उसकी माँ को जोर से थप्पड़ मारा। तुमने अपने बच्चे को कुछ सिखाया भी है या नहीं? वो औरत नंबर 47 की माँ थी। अपनी माँ को इतनी बेइज्जती सहते देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो उस पुलिस वाले पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले के हाथ में लॉलीपॉप थी। वो गरज कर बोला, अरे ये छोटा साला मुझ पर हमला करेगा, मरना चाहता है क्या? जैसे उसने लॉलीपॉप उठाई, उसकी माँ दौड़कर उसके सामने आ गई। उसने नंबर 47 को जोर से धक्का दिया और रोते हुए चिल्लाई, बेटा भाग जा, जल्दी भाग। नंबर 47 दौड़ पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर तेज बर्फ का तूफान चल रहा था। उसके पैर बर्फ में जम रहे थे, लेकिन वो रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी डिश के बंदूक चलने की आवाज गूंजी। आंखों में आंसू लिया उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी उसे भागना ही पड़ा। उसकी दर्द भरी चीख माँ पूरे बर्फ के तूफान में गूंज उठी। फिर सीन चेंज हुआ टोंग फैमिली विला में। काले कपड़ों में एक यंग आदमी बोला, मिस, पुलिस स्टेशन से खबर आई है, जिस असैसिन ने यंग मास्टर का मर्डर किया था उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर पकड़ा गया है। फुल काट रही लड़की खुशी से पलट कर बोली, सच में? उसे किसने पकड़ा? डायरेक्टर वैग ने तो कहा था कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। यह लड़की थी टोंग शिंग। अपने मर चुके भाई से उसे बहुत गहरा रिश्ता था। यंग आदमी ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि उस कातिल को डोंगाई के ली फैमिली के दामाद और ली रूबिंग के बॉयफ्रेंड वुचैन ने पकड़ा है। टोंग शिंग थोड़ी हैरान रही। वुचैन? इतने सालों तक हमने पुलिस और हर कनेक्शन का यूज किया, फिर भी कोई क्लू नहीं मिला और उसने इतनी आसानी से इसको पकड़ लिया।
2 दिन बाद टोंगशिन दूर खड़ी एक जगह को देख रही थी। उसने मनी मन सोचा, क्या यही वूचन से मिलने की जगह है? लेकिन मैं ऐसी जगह कभी नहीं आई, अब क्या करूँ? तभी बैंगनी बालों वाला यंग लड़का उसके पास आया और बोला, लिटिल ब्यूटी, अंदर आना चाहती हो लेकिन शर्मा रही हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। टोंगशिन डर कर थोड़ी पीछे हट गई। तभी एक दूसरा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस पर्पल हेड लड़के को जोर से लात मारी। गायब हो जा, यहाँ फालतू पंगा मत कर। टोंगशिन को उस पर्पल हेड लड़के के लिए थोड़ी सिंपैथी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा जो किया उसका यही अंजाम था। थोड़ी देर बाद उसे वूचन के पास ले जाएगा। टोंगशिन मुस्कुराते हुए बोली, हेलो वूचन, मैं टोंगशिन हूँ, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? वूचन ने हल्का सा मुस्कुराते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, ओह तो आप टोंग फैमिली की यंग लेडी हैं। मिस टोंग, सीधी बात करते हैं, आप मुझसे क्या चाहती हैं? टोंगशिन ने ईमानदारी से उसका हाथ मिला और बोली, मैंने सुना है आपने एसेसिन नंबर 47 को पकड़ लिया, क्या आप मेरी भी एक इंसान को पकड़ने में मदद करेंगे? मैं आपसे फ्री में मदद नहीं मांग रही, मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी है मैं आपको रिवॉर्ड दे सकती हूँ या कोई भी डील कर सकती हूँ, आप क्या सोचते हैं? वूचन ने सामने खड़ी इस लड़की को दिलचस्प नजर से देखा, फिर बोला, मदद तो मैं जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मिस टोंग मुझे बदले में क्या दे सकती हैं? टोंगशिन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, जब तक वो काम इंसाफ के खिलाफ ना हो, मेरी फैमिली के रेपुटेशन को नुकसान ना पहुंचाए और एथिक्स के खिलाफ ना हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वूचन मुस्कुरा और मनी मन सोचने लगा, सब कहते हैं कि टोंगशिन में टोंग फैमिली का बिजनेस संभालने की पूरी काबिलियत है। आज मिलकर लगा कि वाकई इस लड़की में अपनी अलग ही पर्सनैलिटी और चार्म है। अगर मैं इसकी मदद कर दूं तो टोंग फैमिली को अपनी साइड लाना और साथ ही थोड़ा पैसा कमा लेना बुरा डील नहीं होगा। वूचन बोला, ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, और रही बात बदले में तुमसे क्या चाहिए उसके बारे में अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, जब सोचूंगा तब बता दूंगा। टोंगशिन खुशी से मुस्कुरा उठी, सच बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। फिर सीन चेंज हुआ डोंगाई के कोस्ट पर बने स्पेशल क्राइम कंट्रोल प्रिजन के रूम नंबर 1 में। वूचन जेल की सलाह के बाहर खड़ा था। उसने पूछा, वो चीज पहनकर ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा ना? नंबर 47 ने गुस्से से जवाब दिया, उस चीज को पहनने के बाद मैं कुत्ते की तरह सिर्फ लेट ही सकता हूँ। उसके चेहरे पर इंटरोगेशन और पिटाई के निशान साफ दिख रहे थे। वो गुस्से में बोला, क्या ये सब तुम्हारी वजह से ही नहीं हो रहा? अब और क्या चाहिए तुम्हें? वूचन शांत लहजे में बोला, तुमने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर किया है, इसलिए तुम्हारे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी यहाँ की जिंदगी थोड़ी आसान बना सकता हूँ। नंबर 47 ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी इतनी अच्छी नीयत होगी। वूचन बोला, बदले में मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारे पुराने टीममेट के बारे में, नंबर 69। ये सुनते ही नंबर 47 जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा, तुम चाहते हो मैं अपने टीममेट से गद्दारी करूं? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? मैं चाहे कितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना हूं, लेकिन मैं इतना घटिया काम नहीं करूंगा। वूचन हल्का सा मुस्कुरा और बोला, मेरी नजर में इस दुनिया की लगभग हर चीज का सौदा हो सकता है, बस उसके पीछे वजह काफी बड़ी होनी चाहिए। तो फिर एक बार फिर पूछता हूँ, मैं न्यूयॉर्क के हाई रैंकिंग पुलिस चीफ रॉबर्ट लेटो को हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दूंगा, बदले में तुम मुझे नंबर 69 की इन्फॉर्मेशन दे देना, क्या ख्याल है? जैसे ही नंबर 47 ने रॉबर्ट लेटो का नाम सुना, उसकी आंखें खून से भर गई। उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा, उसकी हंसी, उसका घमंडी अंदाज, सब कुछ उसके दिमाग में ताजा हो गया, और साथ ही उसके माँ के साथ हुआ वो दर्दनाक वाकया भी। वूचन ने आगे कहा, वो कुत्ता अब कई बड़े कांग्रेसमैन की प्रोटेक्शन में है और गैंग्स को अपने पर्सनल टूल्स की तरह यूज करता है। आज वो न्यूयॉर्क का एक इनविजिबल पैरासाइट बन चुका है। इतने सालों में रॉबर्ट लेटो सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि और भी पावरफुल हो गया। तुम चाहे दुनिया के टॉप असेसिन्स में से एक हो, लेकिन जैसे उसके पास पहुंचते हो डर के मारे कांपने लगते हो। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इसी वजह से तुम उसे कभी मार नहीं पाए। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये बात सीधा उसके दिल पर लगी। नंबर 47 गुस्से से कांपने लगा। वो अपनी बेड़ियों से छूटने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाया, रॉबर्ट लेटो, रॉबर्ट लेटो। तभी टोंगशिन वहां आ गई। वूचन हल्का सा मुस्कुरा और बाहर निकलते हुए बोला, लगता है तुम मान गए, ही 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 ही। टोंगशिन ने पूछा, मिस्टर वू, क्या हम अब न्यूयॉर्क जा रहे हैं? वूचन ने जवाब दिया, लगभग, लेकिन तुम अपने रास्ते से जाओगे, मैं अपने रास्ते, हम न्यूयॉर्क में मिलेंगे। फिर सीन चेंज हुआ 2 दिन बाद न्यूयॉर्क में। वूचन ने धीरे से टोंगशिन का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, मेरे पीछे आओ। टोंगशिन हैरान होकर बोले, हाँ मिस्टर वू, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से तो हमें शैनल के मसाज स्टोर में जाना था। वूचन बस इतना बोला, बस मेरे साथ चलो। फिर दोनों एक चेंजिंग रूम के अंदर पहुंच गए। वूचन ने बोला, मिस्टर अपने कपड़े बदल लो, जूते मोजे सब कुछ चेंज कर लो। वूचन की बात सुनकर टोंगशिन का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत खुद को हाथों से ढक लिया। नहीं नहीं मिस्टर वू, यह हमारी डील का हिस्सा नहीं था। वूचन ने उसकी तरफ नए कपड़े बढ़ा दिए और बोला, मेरा मतलब है नए कपड़े पहन लो, हमें टूर ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन करनी है, बेकार का ख्याल मत लाओ। ये सुनते ही टोंगशिन शर्म से और भी लाल हो गए। उसे समझ आ गया कि वो ही गलत समझ बैठी। वूचन ने समझाना शुरू किया, रॉबर्ट लेटो के कंट्रोल में जो सबसे पावरफुल गैंग है वो नॉर्थ अमेरिका ब्रांच ऑफ डोंग हार्मनी सोसाइटी है, और डोंग हार्मनी सोसाइटी की 3 ब्रांचेस है, नॉर्थ अमेरिका, डिस्ट्रिक्ट 11 और साउथ ईस्ट एशिया।
इन तीनों में सबसे कॉमन ऑपरेशन है 50 मेंबर टूर ग्रुप स्पेशल सर्विस। इस सर्विस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि फ्लाइट में बैठने से पहले सब लोग एक डेजिग्नेटेड मसाज स्टोर में फुल बॉडी मसाज करवाते हैं। फिर 11 घंटे की फ्लाइट के बाद लैंडिंग होते ही एक और डेजिग्नेटेड मसाज स्टोर में दोबारा फुल बॉडी मसाज करवाते हैं। साथ ही ट्रैवल एक्सपेंसेस पर भी डिस्काउंट मिलता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इस टूर ग्रुप को चूज करते हैं। वुचैन ने तेज नजरों से देखते हुए कहा, बाकी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। उन्हें लगता है कि टूर ग्रुप का कम प्रॉफिट मसाज स्टोर से रिकवर हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इन 3 ब्रांचेस के बीच कांटेक्ट मेंटेन करने वाला आदमी है लिडिंग शी, वही जिसने मास्टर रैन को किडनैप किया था। इसी वजह से मैं खुद इस टूर ग्रुप का पीछा नहीं कर सकता, वरना वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा। तभी टोंगशिंग नए कपड़े पहनकर बाहर आई। वो हल्की सी शर्माते हुए बोली, मिस्टर वू, मैंने कपड़े चेंज कर लिए। वुचैन ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और बोला, चलो देखते हैं डोंग हार्मनी सोसाइटी स्पेशल सर्विस के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा रही है। उसने टोंगशिंग के सिर से लेकर पैर तक हर जगह ध्यान से चेक किया। फिर अचानक उसने उसका पैर उठा लिया और बोला, सिर, बॉडी, बाजू, कमर, चेस्ट, कहीं भी कुछ अजीब नहीं, लेकिन उसके पैरों का क्या? उसके पैर को ध्यान से देखते हुए वुचैन थोड़ा हैरान होकर बोला, ये क्या है? जब वुचैन उसके पैर की जांच कर रहा था, टोंगशिंग शर्म से और भी लाल हो गई। वो हल्की सी शर्मा कर बोली, आ। थोड़ी देर बाद वुचैन ने गहरी सांस लेकर कहा, इसके टोनेल्स के अंदर ग्रेड 4 फ्लावर के लगभग 0.5 ग्राम छुपाया गया है। उसने मनी मन सोचा, 1000 साल की रीइंकार्नेशन के दौरान मैंने अमेरिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी बड़ी चाल चल रहे होंगे। डोंग हार्मनी सोसाइटी की ये 3 ब्रांचेस हर रोज टूर ग्रुप के नाम पर अमेरिका की बॉर्डर क्रॉस करती हैं। हर ग्रुप में 45 लोग होते हैं और एक साल में ये लोग चुपके से लगभग 30 मिलियन US$ के फ्लोर की स्मगलिंग कर देते हैं। अब बाकी सब काफी आसान है। अगला हिस्सा उन कुत्तों की आपस की जंग होगी। फिर उसने कहा, मिस टोंग, आप कपड़े चेंज कर चुकी हैं, चलिए मुझे न्यूयॉर्क में एक पुराने दोस्त से मिलना है। टोंगशिंग ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, समझ गई। सीन चेंज हुआ एक क्लब के अंदर। वुचैन का वो पुराना दोस्त और कोई नहीं बल्कि डिंगलोंग था। वो मस्त मूड में कुछ खूबसूरत अमेरिकन लड़कों के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। पर पल बाल वाली लड़की बोली, डिंगलोंग, ड्रिंक करो और पियो। डिंगलोंग हंसी के साथ बोला, ठीक है, देखो कैसे पीता हूँ। तभी वुचैन की जोर से डांटने वाली आवाज गूंजी, अबे बेवकूफ, तेरे पास लड़कियों के साथ मजे करने और शराब पीने का टाइम है? उधर डिंग फैमिली का घर तो खच्चर बनने वाला है। ये आवाज सुनते डिंगलोंग उछलकर खड़ा हो गया। वुचैन, वो गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, साले तू फिर से अपना रूप बदल कर आ गया और ऊपर से लड़कियों को भी साथ लेकर घूम रहा है। लिरुबिंग के लिए आज तुझे मार ही दूंगा। उसने सीधा मुक्का मारा, लेकिन वुचैन ने एक हाथ से उसका पंच रोक दिया। फिर बोला, जबान संभाल कर, ये टोंग फैमिली की मिस टोंग है, ये यहाँ विटनेस है। डिंगलोंग हैरान होकर बोला, है विटनेस? किस बात की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वुचैन ने शांत होकर कहा, डिंगलोंग, मैं जानता हूँ तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, लेकिन एक बात की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम और तुम्हारी डिंग फैमिली कभी भी फ्लावर के धंधे में शामिल नहीं रहे, इसी वजह से मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। उसके बाद वुचैन ने रॉबर्ट लेटो और डिंगलोंग की फ्लोर स्मगलिंग वाले पूरे प्लान की सच्चाई बता दी। टोंगशिंग भी बोली, वुचैन और मैं झूठ नहीं बोल रहे, मैं टोंग फैमिली की इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ। ये सुनते ही डिंगलोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सीधा रास्ते पर चलने वाला इंसान था, उसने कभी भी फ्लोर के धंधे में हाथ नहीं लगाया था। वो गुस्से में गाली देते हुए बोला, रॉबर्ट लेटो और लिंगडिंग जी, उन साले वेस्टर्नर्स और कोरियंस की इतनी हिम्मत हमारे डिंग फैमिली को यूज करेंगे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसी रात टोंगशिंग वुचैन के साथ अमेरिका की सड़कों पर एक ऑपरेशन पर निकली। एक एरिया में जबरदस्त दंगा फसाद मचा हुआ था। रिसोर्ट के अंदर रॉबर्ट लेटो एक लड़की के साथ वक्त बिताने ही वाला था कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। उसे दंगे की खबर मिली। वो चिढ़कर बोला, सारी पुलिस फोर्स को मोबाइलाइज करो, पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दो। दोबारा राइट वाली जगह पर वुचैन और टोंगशिंग एक बिल्डिंग की छत पर खड़े नीचे का मंजर देख रहे थे। टोंगशिंग ने हैरानी से पूछा, ब्रदर वो हम यहाँ आखिर क्या कर रहे हैं? वुचैन हल्का सा मुस्कुराया। डिंगलोंग ने डोंग हार्मनी सोसाइटी की सारी इन्फॉर्मेशन डिंग फैमिली के ओल्ड मास्टर्स को दे दी है, अब बस उस बुजुर्ग का बड़ा दिल देखते हैं। नीचे रॉबर्ट लेटो माइक्रोफोन लेकर अपनी पुलिस लाइन को ऑर्डर दे रहे था, शील्ड्स रेडी, सब लोग अपनी पोजीशंस पर रहो। राइट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली वार्निंग के बाद भी भीड़ नहीं रुकी। रॉबर्ट लेटो ने गुस्से में हवा में एक गोली चला दी। सालो पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनाई नहीं देती? ठीक है, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जैसे वो एक्शन लेने वाला था, एक खूबसूरत लड़की भागते हुए उसकी तरफ आई। हेल्प, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसे देखते ही रॉबर्ट लेटो तुरंत उसकी तरफ भागा। मैडम घबराइए मत, हम आपको बचा लेंगे। लड़की धीरे से बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई और रॉबर्ट लेटो को जरा भी शक नहीं हुआ। अगले ही पल लड़की ने चुपके से अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ एक तेज ब्लेड निकाला और एक ही बार में उसने रॉबर्ट लेटो की गर्दन काट दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर अपने बॉस को देखकर सन रह गए। कुछ ही सेकंड्स बाद रॉबर्ट लेटो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए थम गई और वो लड़की भीड़ में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं।
छत पर खड़ी टोंगशिन ये खूनी मंजर देखकर थोड़ी घबरा गई। वूचन बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक। जैसे ही मैंने और डिंग फैमिली ने नॉर्थ अमेरिका में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, वैसे ही उन्होंने रॉबर्ट लेटो का नाम भी खत्म कर दिया। अचानक वूचन का चेहरा सीरियस हो गया। उसने अपने पीछे की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कोई मुझे ढूंढ रहा है, राइट का फायदा उठाकर मुझे खत्म करना चाहता है। डिंगलोंग इतनी जल्दी मुझे हल्का समझने लगा, लगता है पिछली बार जो हुआ था वो भूल गया है। उसने देखा कि 3 आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वूचन ने एक हाथ से टोंगशिन को अपने पीछे प्रोटेक्ट किया और दूसरे हाथ से लॉलीपॉप निकालकर डिफेंसिव पोजीशन ले ली। लेकिन उसने तुरंत सोचा, नहीं, अगर मैंने अभी अटैक किया तो इसका मतलब होगा कि ली फैमिली भी इस राइट में शामिल है। इससे ली फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होगा और डिंग फैमिली इसी मौके का फायदा उठाकर उन पर अटैक कर सकती है। मैं उनके ट्रैप में नहीं फंसूंगा। वूचन जोर से बोला, मैंने डिंगलोंग से पहले ही कहा था, एक भटकती हुई गोली आसानी से मिस टोंग को लग सकती है, या फिर हम एक डील कर सकते हैं। तभी रेडियो से डिंगलोंग की आवाज आई, अगर डील करनी है तो मेरे सामने आओ, घुटनों पर बैठकर मुझे डैडी बुलाओ, फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। वूचन बिल्कुल शांत रहा और बोला, अगर नॉर्थ अमेरिका में तुम इतनी शराब पी रहे हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम प्यार और फैमिली की प्रॉब्लम से परेशान हो। तुम पहले मेरी कैपेबिलिटी देख चुके हो, अगर इस बार भी मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो। डिंगलोंग गुस्से में बोला, साला वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें और क्या क्या पता है। फिर उसने ऑर्डर दिया, तुम लोग वूचन को मेरे पास लेकर आओ। सीन चेंज। डिंगलोंग एक बॉस की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने पूछा, और क्या जानते हो, सब बताओ। वूचन आराम से बोला, मैंने नॉर्थ अमेरिका में डिंग फैमिली के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सुनी है, अगर चाहो तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स भी दे सकता हूँ। डिंगलोंग ने आंखें सिकुड़कर पूछा, क्या तुम वही कुत्ते हो जो पूरा दिन छुपकर मुझ पर नजर रखते हो। वूचन हल्का सा मुस्कुराया, सबसे पहली बात, मैं एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हूँ, और दूसरी बात, मुझे तुम्हारा नौकर बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम पर दिन भर नजर रखने का वक्त भी नहीं है। डिंगलोंग भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आज इतने अच्छे बन रहे हो, जिस इंसान से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं उसकी मदद करोगे, तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। वूचन ने जवाब दिया, मैं ये सब मिस टोंग के लिए कर रहा हूँ, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो डिंग फैमिली एक और दुश्मन बना लेगी। अभी की सिचुएशन ही काफी वजह है, अगर हम शांति से मिलकर काम करें तो दोनों फैमिलीज को फायदा होगा, क्या ख्याल है। डिंगलोंग कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जितना भी मुझे मानना बुरा लगे, तुम्हारी एनालिसिस बिल्कुल सही है। उसने आगे कहा, टॉम ब्रदर्स इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, उसके पीछे इटली का रैप गैंग है। डोंग फैमिली की मीटिंग्स में मेरी तो जोर से बोलने की भी औकात नहीं थी। वूचन ने सिर हिलाया, इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर रॉबर्ट लेटो और ली डिंगजी लूपहोल्स का यूज कर रहे थे। वैसे आजकल उनका टारगेट कौन है। डिंगलोंग ने एक औरत की फोटो निकाली, मेरे फादर के पास सिर्फ एक ही भरोसेमंद इंसान बची है, वोंगहाओ में साल की शुरुआत में जिसका नाम लिया गया था, वही इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स की कांटेक्ट पर्सन है। मुझे नहीं पता वो और कितने दिन टिक पाएगी, ये फीलिंग सच में बहुत बुरी है। वूचन ने फोटो हाथ में ली और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मुझ पर छोड़ दो, लेकिन याद रखना मैं ये सब सिर्फ मिस टोंग के लिए कर रहा हूँ, काम होते ही हमारे बीच का रिश्ता वैसे का वैसा हो जाएगा, समझे। डिंगलोंग ने नाक से आवाज निकाली, साले आज तो मैं सोच रहा था तुम्हारा कम से कम एक हाथ या एक पैर तोड़ दूंगा, लेकिन क्योंकि तुमने मदद मांगी है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बड़े मुश्किल से तुम्हें ट्राई करने का परमिशन दे रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है, सड़क पर चलते हुए वूचन बोला, रॉबर्ट लेटो मर चुका है, अब मैं कभी भी नंबर 47 से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए 2 दिन के लिए सब पोस्टपोन करना पड़ेगा। टोंगशिन उसके साथ साथ चलते हुए बोली, समझ गए ब्रदर, वो अब हम कहाँ जा रहे हैं। वूचन बोला, सबसे पहले मुझे टॉम ब्रदर्स इंडस्ट्री की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है, खासकर उनके पोचिंग ऑपरेशंस। टोंगशिन ने तुरंत कहा, ब्रदर वो मुझे लगता है मेरी शक्ल मिस वैंग से काफी मिलती है, क्यों ना मैं उनका रोल प्ले करूं। वूचन थोड़ा हैरान हुआ, मैं मिस टोंग को इतने डेंजर में कैसे डाल सकता हूँ। टोंगशिन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ब्रदर वो मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। उस रात टोंगशिन मेकअप कर रही थी, वो मुस्कुरा कर बोली, ब्रदर वो देखिए क्या मैं मिस वैंग जैसी लग रही हूँ, लगभग 90%। वूचन ने ध्यान से देखा और बोला, काफी हद तक, पर याद रखना कल जब मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा तब बिना जरूरत एक शब्द भी मत बोलना, सिर्फ टॉम ब्रदर्स के लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना और सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना। टोंगशिन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है मैं समझ गई। अगली सुबह पिंक सूट पहना हुआ एक आदमी बोला, मिस वैंग अब जो भी आप देखे या महसूस करें प्लीज शॉक मत होना, क्योंकि जो भी आप देखने वाली हैं वो हमारी कंपनी का सिर्फ बेसिक प्रोसीजर है। वो उसे एक लंबी कॉरिडोर से ले गया। चलते चलते उसने कहा, मिस वैंग जब आप हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगी ये सारे स्लेव आपके अंडर होंगे, आप इन्हें जो चाहे वो करने का ऑर्डर दे सकती है, उनकी जिंदगी या मौत तक का फैसला भी। टोंगशिन थोड़ी कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगी। पिंक सूट वाला आदमी बोलता रहा, और सैलरी की बात करे तो टोंग फैमिली से जो कमाती है उनका डबल मिलेगा। नीचे हॉल में एक यंग मास्टर ने सामने खड़ी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेडीज मेरे लिए अपने सारे कपड़े उतार दो, तुम्हारे शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। ऑर्डर मिलते ही सारी लड़कियां उस आदेश का पालन करने लगती हैं। बुरी नजर वाला बूढ़ा आदमी खुशी खुशी एक महिला के चारों ओर अपना बायां हाथ और दूसरे के चारों ओर अपना दायां हाथ डालता है और बड़े ही माहिर तरीके से इधर उधर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम सब कितने ओबीडियंट हो, वाह मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है।
पिंक सूट वाला आदमी फिर बोला, चलिए उस तरफ ध्यान मत दीजिए, अब काम की बात करते हैं। वर्क प्लेस साउथ अमेरिका की प्लांटेशंस भी हो सकती है या एंटार्क्टिका की फिशिंग बोट्स। काम वही होगा जो आप टोंग फैमिली में करती थी, मैनेजमेंट। मिस वैंग, क्या आपको और कुछ जानना है? अगर कंडीशंस पसंद आई है तो हम किसी प्राइवेट रूम में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। तभी वूचन धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया और बोला, इन्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं और ये तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करेंगी। डबल सैलरी, सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, इतनी अट्रैक्टिव कंडीशंस रखते हो कि आम आदमी आसानी से फंस जाए। ये सुनते ही पिंक सूट वाले का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में पूछा, तू है कौन और यहाँ अंदर कैसे घुस गया? वूचन को देखते टोंगशिन के चेहरे पर खुशी आ गई। वूचन ने बिना वक्त गवाए उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया, फिर ठंडी आवाज में बोला, रेजर गैंग का सेकेंड लीडर हैरी डियागो 10 साल पहले खत्म हो चुका था। तुमने उसका मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी ले लिया और टॉम ब्रदर्स के बिजनेस में घुस गए। चलो ऑफिस में चलते हैं, वहाँ टॉम ब्रैडी के सामने तुम्हारी रेजर गैंग को दोबारा जिंदा करने वाली पूरी प्लानिंग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता? वूचन ने टोंगशिन का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके कान में कहा, डोंग हार्मनी सोसाइटी का एक हिस्सा। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है जो तुम मेरी नजरों में आ गए। वो आदमी गुस्से से पागल हो गया। डैम इट, तो फिर तुम मेरी एंटरटेनमेंट बन जाओ। ये बोलकर वो सीधा वूचन पर झपटा, लेकिन उसी पल एक औरत हाथ में चाकू लेकर बिजली की रफ्तार से वूचन की तरफ दौड़ी। वूचन ने एक हाथ से टोंगशिन को अपने पीछे सुरक्षित किया और दूसरे हाथ से उस औरत के अटैक को तुरंत रोक दिया। उसने मन ही मन सोचा, हिडन बॉडीगार्ड्स। जब उसकी नजर उस औरत के टैटू पर पड़ी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया। वहाँ साफ लिखा था नंबर 69। वूचन की आंखों में तेज चमक आ गई। ऐसे से नंबर 69 जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। लगता है अब असली मजा आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।